तो गाइस अब हम देखेंगे सेक्शन 18 जिसमें बात करेंगे ड्यूटीज ऑफ आईआरपी के बारे में। ठीक है, तो ड्यूटीज क्या रहेंगी, आईआरपी जो हमारा इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल रहेगा उसकी क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी। इसको लर्न करने के लिए जो मैंने कोड बनाया है वो फॉर्मिक है। ठीक है, फॉर्मिक कोड रहेगा, उसको मैं बाद में बताऊंगी कैसे फॉर्मिक से आप याद कर सकते हो, लेकिन पहले मैं आपको समझा देती हूँ क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी। सबसे पहले क्या है, आईआरपी जो है वो कलेक्ट करेगा ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द असेट, फाइनेंस और ऑपरेशंस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। साथ साथ ये रिसीव एंड कलेक्ट करेगा ऑल द क्लेम्स जो कि सबमिटेड करे हैं बाय द क्रेडिटर्स। ठीक है, कंस्टिट्यूट करेगा सीओसी, मॉनिटर करेगा और मैनेज करेगा क्या चीज, असेट ऑफ कॉर्पोरेट डेटा और इसके ऑपरेशंस को। ठीक है, फाइल करेगा इन्फॉर्मेशन जो कि कलेक्टेड विद द इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी, अगर वो नेसेसरी है तो वो इन्फॉर्मेशन फाइल भी करेगा। टेक कंट्रोल एंड कस्टडी ऑफ द असेट, ठीक है, असेट की कस्टडी ले लेगा, आईआरपी के पास आ जाएगी सारी असेट, और साथ साथ कोई अदर ड्यूटीज जो कि स्पेसिफाइड बाय बोर्ड है वो भी ये परफॉर्म करेगा। अब देख लेते हैं इसको लर्न कैसे करना है। तो पहले हमारा फॉर्मेट, ठीक है, एफ से तो हमारा क्या है, फाइल करेंगे इन्फॉर्मेशन, एफ से हो जाएगा आपका इन्फॉर्मेशन फाइल करनी है। ओ से यहाँ पर क्या रहेगा, जो हमारे नीचे था ना अदर फंक्शंस, ठीक है, वो हमारा ओ से रहेगा। आर से है ये रिसीव एंड कलेक्ट कर सकता है क्लेम्स को जो कि सबमिटेड बाय द क्रेडिटर्स है। ठीक है, आर के बाद है हमारा एम, एम से क्या करेगा, एम से मॉनिटर मैनेज करेगा इसके ऑपरेशंस को, असेट को। आई से हमारा क्या रहेगा, आई से ऊपर देखेंगे, आई से क्या रहेगा, इन्फॉर्मेशन रहेगा, आई से कलेक्ट करनी है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द असेट और फाइनेंस वगैरह। और सी से हमारा क्या रहेगा, सी से हमारा कंस्टिट्यूट करेगा एक तो सीओसी और एक सी से रहेगा कस्टडी या कंट्रोल रहेगा ऑफ द असेट। ठीक है, तो गाइस सिंपल है, ड्यूटीज ऑफ द आईआरपी फॉर्मेट याद रखना है आपको। इसके बाद देखेंगे सेक्शन 20 जो कि बात करेगा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉर्पोरेट डाटा, जो कि हमें मैनेज करने होंगे ऐसे गोइंग कंसर्न बेसिस। ठीक है, मतलब इसका बिजनेस अभी चलाना है। ठीक है, तो आईआरपी जो अपॉइंट करा जाता है वो क्या करेगा, प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करेगा वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और साथ साथ मैनेज करेगा ऑपरेशंस एज ए गोइंग कंसर्न बेसिस। ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए आईआरपी क्या क्या चीज करेगा, इसके लिए अपॉइंट कर सकता है किसी अकाउंटेंट या लीगल या फिर कोई अदर प्रोफेशनल, अगर इसको जरूरत है तो उनको अपॉइंट कर सकता है। एंटर कर सकता है इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेट डाटा, और साथ साथ ही अमेंड और मॉडिफाई भी कर सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट्स और द ट्रांजेक्शंस को। इसके पास राइट रहेगा, ये रेज कर सकता है इंटरिम फाइनेंस, लेकिन प्रोवाइडेड, इसका एक एक्सेप्शन है, कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट नहीं होनी चाहिए ओवर एनी अनकम्बर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर्स। ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शंस भी दे सकता है टू द पर्सनल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज मे बी नेसेसरी, और टेक ऑल सच एक्शंस जो कि इसको जरूरी लगेंगे लेने। ठीक है, रिलेटिंग टू द कॉर्पोरेट डेटा एज ए गोइंग कंसर्न। ठीक है, तो वो ये एक्शंस ले सकता है। अब हम देखेंगे जो हमने क्लेम सबमिट करा है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो प्रूफ है उनको कैसे सबमिट करा जाएगा। मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ द प्रूफ ऑफ क्लेम्स ऑफ आईआरपी। तो यहाँ तीन तरीके की पार्टी रहेंगी, एक होंगे हमारे फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक होंगे हमारे ऑपरेशनल क्रेडिटर, और तीसरे होंगे हमारे वर्कमैन एंड एम्प्लॉइज। ठीक है, वर्कमैन एंड एम्प्लॉइज भी हमारे ऑपरेशनल क्रेडिटर ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो हमने थर्ड नंबर पे लिया है ना ऑपरेशनल क्रेडिटर, ये हमारे अदर देन वर्कमैन वाले रहेंगे। ठीक, तो पहले नंबर पे देख लेते हैं वर्कमैन एंड एम्प्लॉइज के लिए फॉर्म नंबर डी रहेगा। रिवर्स ऑर्डर में देखेंगे फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए फॉर्म जो रहेगा फॉर्म सी रहेगा, और हमारा ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है उसके लिए फॉर्म बी रहेगा। ठीक है, आप रिवर्स ऑर्डर में देखना, पहले नंबर पे वर्कमैन का रहेगा, फिर हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर, देन हमारा ऑपरेशनल क्रेडिटर, तो फॉर्म क्या रहेंगे डी सी बी। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, जो क्रेडिटर रहेंगे उनको सबमिट करने होंगे क्लेम विद द प्रूफ ऑन और बिफोर लास्ट डेट मेंशन इन द पब्लिक अनाउंसमेंट। ठीक है, उससे पहले इनको सबमिट कर देने सारे प्रूफ। आईआरपी जो है वो वेरीफाई करेगा उन क्लेम्स को विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द क्लेम, से 7 दिन के अंदर आईआरपी को वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही वेरीफाई कर लेना वहां से 2 डेज के अंदर, विद इन 2 डेज ऑफ सच वेरिफिकेशन ऑफ द क्लेम, फाइल कर देनी है रिपोर्ट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जो क्रेडिटर है वो फेल हो जाता है टू सबमिट द क्लेम विद प्रूफ इन अ स्पेसिफाइड टाइम, तो वो क्या करेगा, सबमिट द क्लेम, क्लेम को सबमिट करेगा विद ए प्रूफ टू आईआरपी या आरपी जो भी होगा। ठीक है, उनमें से किसी को भी दे सकता है, ऑन और बिफोर द 90th डे ऑफ द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डे। अगर ये ऊपर विद इन टाइम सबमिट नहीं कर पाया प्रूफ, ठीक है, तो उस केस में इसके पास ऑप्शन होता है, ये सबमिट कर सकता है आईआरपी या आरपी को ऑन और बिफोर 90th डे ऑफ द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डे। अब इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 22 जो कि बेसिकली बात करेगा किससे रिलेटेड, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, यानी इसको प्यार से आरपी बोलते हैं। गाइस सीआईआरपी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हम क्या है आईआरपी को अपॉइंट करते हैं, फिर आगे चल के क्या है हमारे पास ऑप्शन होता है उसी आईआरपी को आरपी बना दे या फिर उसको रिप्लेस करके किसी दूसरे पर्सन को आरपी बनाए। ठीक है, तो आरपी से रिलेटेड देख लेते हैं क्या प्रोविजंस रहेंगे। मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है जो फर्स्ट मीटिंग ऑफ द सीओसी होती है वो कितने टाइम के अंदर हो जानी चाहिए, विद इन 7 डेज ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ द सीओसी। ठीक है, जो आईआरपी रहेंगे वो सीओसी बनाएंगे, और सीओसी बनाने के 7 दिन के अंदर क्या पहली मीटिंग ऑफ द सीओसी हो जानी चाहिए। ठीक, अब देखते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी एज आरपी। ठीक है, कैसे होता है, मैंने आपको ऊपर बताया था, यहाँ ऑप्शन होता है आईआरपी को आरपी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और बाय अनदर आरपी किसी दूसरे बंदे को आरपी की तरह अपॉइंट करा जा सकता है। मतलब देखो सिंपल है, आपने क्या है सीआईआरपी प्रोसेस में आईआरपी को अपॉइंट करा था इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, तो आगे चल के क्या होता है उस आईआरपी को ही या तो आप आरपी बना सकते हो, आपके पास ऑप्शन होता है, या फिर रिप्लेस कर सकते हैं बाय अनदर आरपी, किसी दूसरे बंदे को ले सकते हो उसकी जगह। ठीक है, तो यहाँ अपॉइंटमेंट कैसे करा जाता है, बाय मेजोरिटी वोट करा जाता है। वोट कितना होना चाहिए, मिनिमम 66% ऑफ द वोटिंग शेयर ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर की वोटिंग होती है। अब हम देखेंगे पहला वाला केस अगर बनता है, अगर ये बंदा जो है कंटिन्यू कर रहा है आईआरपी ही आरपी की तरह, तो उस केस में क्या रिटन कंसेंट लेनी पड़ेगी आईआरपी से कि वो रेडी है आगे आरपी की तरह काम करने के लिए इन द स्पेसिफाइड फॉर्मेट
में ले लेंगे और शेल कम्युनिकेट्स हिज डिसीजन टू आईआरपी को, कॉर्पोरेट डेटा को, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। लेकिन अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, रिप्लेस कर रहे हैं किसी दूसरे बंदे को लेकर आ रहे हैं, रिप्लेस के केस में क्या हो जाएगा, रिप्लेस के केस में फाइल करनी पड़ेगी एप्लीकेशन बिफोर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और साथ साथ रिटन कंसेंट लेनी पड़ेगी फ्रॉम द प्रपोज्ड रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। मतलब क्या है, नया बंदा जैसे आप ला रहे हो उसे रिटन कंसेंट लेनी पड़ेगी और एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। यहाँ दो चीजें, रिटन कंसेंट ऊपर भी थी लेकिन यहाँ क्या है, कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपना डिसीजन टू द आईआरपी, कॉर्पोरेट डेटा और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका। तो गाइस जो रिप्लेस वाला केस था उसमें आपने देखा था एप्लीकेशन आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को देगा, ठीक है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उस एप्लीकेशन का क्या करेगा, हलवा रख के खाएगा क्या, नहीं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो बोर्ड को दे देगा फॉर इट्स कंफर्मेशन, बोर्ड के दे दी जाएगी कि आप कंफर्म करिए, ठीक है। बोर्ड अगर कंफर्म कर देता है तो प्रोसीड कर दिया जाएगा, वो बंदा आरपी बन जाएगा। लेकिन अगर बोर्ड कंफर्म नहीं करता है विद इन द 10 डेज, आपने आगे भी पढ़ा था कि 10 दिन के अंदर बोर्ड को कंफर्म करना होता है, ठीक है। अगर 10 दिन के अंदर कंफर्म नहीं करता है तो आईआरपी विल बी वर्क एज आरपी टिल बोर्ड कंफर्म। जब तक वो कंफर्म ना कर दे हम आईआरपी को ही आरपी की तरह काम कराएंगे, ठीक है। लेते हैं सेक्शन 25 जो भी बात करेगा ड्यूटीज ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। आपने ऊपर अपॉइंटमेंट देख लिया आरपी का, ठीक है। आपके पास दो ऑप्शन होते थे, आप कन्वर्ट कर सकते थे आईआरपी को आरपी में या फिर रिप्लेस कर सकते थे, ठीक है। तो अब देखेंगे ड्यूटीज क्या रहेंगी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की। सबसे पहले ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं। तो ड्यूटीज आती है ये इमीडिएट कस्टडी या कंट्रोल ले सकते हैं ऑल द सेट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा। मेनली ड्यूटीज जो है वही रहेंगी जो आईआरपी की होती है, ठीक है। तो ये कस्टडी वगैरह ले सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्ट कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट डेटा विद द थर्ड पार्टीज। भाई इसके पास ही सारा मैनेजमेंट वेस्ट हो जाएगा तो यही रिप्रेजेंट करेगा और यही एक्ट करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट डेटा। रेज कर सकता है इंटरिम फाइनेंस और सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द सीओसी, आपने उसमें भी पढ़ा था, सेम ही है। अपॉइंट कर सकता है अकाउंटेंट, लीगल और कोई अदर प्रोफेशनल जो भी उसको जरूरी है उन सबको अपॉइंट कर सकता है। मेंटेन एंड अपडेटेड लिस्ट ऑफ द क्लेम्स, ठीक है। ये प्रॉपर उसको मेंटेन करनी पड़ेगी, अपडेटेड लिस्ट ऑफ द क्लेम कन्वीन करनी पड़ेगी और अटेंड करनी पड़ेगी ऑल द मीटिंग्स ऑफ द सीओसी, ठीक है। आरपी करेगा, प्रिपेयर करेगा इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, इन्वाइट करेगा प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट्स जो है उनको इन्वाइट करेगा, प्रेजेंट करेगा ऑल द रिजोल्यूशन प्लान्स जितने भी प्रिपेयर करें एट द मीटिंग्स और फाइल और साथ साथ फाइल करेगा एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन और भी कोई अदर एक्शंस है जो कि स्पेसिफाई करें बाय द बोर्ड, वो भी सारे एक्शन ले। मेनली आप नोटिस कर रहे होंगे आईआरपी वाली ड्यूटीज है, कुछ और एडिशन है वो आप एक बार रीड कर लोगे, ठीक। अब देखेंगे फीस क्या देनी होगी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, ठीक है। तो जो भी कॉस्ट इनकर्ड बाय द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो रहेगी वो इंक्लूड कर दी जाएगी इन द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट। जो सीआईआरपी कॉस्ट रहेगी उसमें ऐड कर दी जाएगी और पेड करी जाएगी इन द प्रायोरिटी बिफोर पेमेंट टू एनी अदर क्रेडिटर्स। आगे आप पेमेंट का भी शेड्यूल देखोगे किस किस हिसाब से पेमेंट करी जाती है, तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को पेमेंट प्रायोरिटी में करी जाएगी, ठीक है। देख लेते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बाय सीओसी। अगर सीओसी किसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को रिप्लेस करना चाहती है, पहले जो पढ़ा था ना वो आपने क्या देखा था, आईआरपी को रिप्लेस करना चाहती है बाय आरपी। अब क्या है, आरपी को रिप्लेस करना चाहती है। पहली बात तो क्वेश्चन आता है क्या वो कर सकती है, हाँ कर सकती है। कैसे कर सकती है, बाय 66% वोटिंग शेयर्स, ठीक है। आप मोस्टली केसेस में देखोगे 66% वोटिंग शेयर है और बाकी मैं आपको लास्ट में एक बार बता दूंगी कि परसेंटेज को आपको कैसे याद रखना है, ठीक है। लेकिन मेनली केसेस में आप देखोगे 66% वोटिंग शेयर आपको याद रखना है, तो रिप्लेसमेंट आप कर सकते हो बाय 66% वोटिंग शेयर। इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द सीआईआरपी आपकी चल रही है उसी बीच में अगर किसी कमेटी ऑफ डायरेक्टर का ओपिनियन अगर उनको लगता है कि रिप्लेस करने की जरूरत है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, तो वो रिप्लेस कर सकती है बाय क्या, बाय 66% वोटिंग शेयर्स की अप्रूवल लेकर। वही चीज है, रिक्वायरमेंट ऑफ वोटिंग शेयर क्या रहेगी, 66% की रहेगी, सब्जेक्ट टू द रिटन कंसेंट लेनी पड़ेगी ऑफ द प्रपोज्ड। जो भी नया बंदा आएगा ना उससे उसकी हामी लेनी है, भाई तो तैयार तो है ना काम करने के लिए, ठीक है। तो रिटन कंसेंट लेनी है। अप्रूवल के बाद सीओसी क्या करेगी, फॉरवर्ड कर देगी नेम ऑफ प्रपोज्ड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। जो भी नया बंदा आ रहा है ना उसका नेम जो है उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी किसको फॉरवर्ड करेगी, जो नया आरपी आ रहा है ना उसका नेम जो है बोर्ड को दे दिया जाएगा फॉर इट्स कंफर्मेशन। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल बी अपॉइंटेड इन द सेम मैनर, जैसे कि करा जाता है, आपने ऊपर जो देखा था ना अपॉइंटमेंट का वैसे ही अपॉइंट करा जाएगा। अगर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग है अगेंस्ट द प्रपोज्ड आरपी, जब नया बंदा ले रहे हो ना उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है तो वो क्या है, वो कंटिन्यू रहेंगी टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ अनदर आरपी। होता है हमारा सेक्शन 29 जो कि बात करेगा प्रिपरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम से रिलेटेड। कौन प्रिपेयर करेगा इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम, भाई सिंपल है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाएगा आईएम इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो रहेगा वो प्रोवाइड करेगा असेस टू द रिजोल्यूशन एप्लीकेशन, असेस कराएगा ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, चाहे वो फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जैसे भी उसको कराना है वो करा सकते हैं। जो रिजोल्यूशन, लेकिन रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को याद रखना है, ध्यान रखना है कि वो कंप्लाई करेगा प्रोविजंस विद द लॉ, प्रोविजंस ऑफ द लॉ को कंप्लाई करना पड़ेगा रिलेटिंग टू द कॉन्फिडेंशियलिटी और इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। तो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट इस चीज का ध्यान रखेगा, प्रोटेक्ट करेगा एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, साथ साथ कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा विद द थर्ड पार्टीज। तीन चीज याद रखनी पड़ेगी,
मतलब क्या है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो असेस तो दे देगा, इन्फॉर्मेशन की सारी असेस दे देगा किसको, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को, लेकिन रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को क्या याद रखना है, वो ये कंप्लाई करेगा प्रोविजंस ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्फिडेंशियलिटी और इनसाइडर ट्रेडिंग, और साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई है उसको प्रोटेक्ट करेगा, भी इन्फॉर्मेशन विद थर्ड पार्टीज भी शेयर नहीं करेगा। ठीक है, ये याद रखना है रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। तो गाइस अब देख लेते हैं सेक्शन 21 जो कि बात करेगा किससे रिलेटेड, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, जिसे हम प्यार से बोलते हैं COC। तो इतनी बार हम सुनते आ रहे हैं COC कंस्टिट्यूट होगी, अप्रूवल ली जाएगी बाय 66% या 51% ऑफ द वोटिंग शेयर। ठीक है, तो इतनी बार हमने COC का नाम सुना है, तो देख लेते हैं COC आखिर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ COC जो है वो कौन करेगा, IRP। आपने पहले ही देख लिया, IRP इसको कॉन्स्टिट्यूट करेगा आफ्टर कॉलेशन ऑफ ऑल द क्लेम्स। जो भी कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट क्लेम्स है उनको पहले कॉलेट कर लेगा एंड डिटरमाइन करेगा फाइनेंशियल पोजीशन और द कॉर्पोरेट डेटर की, इसके पास क्या क्या कितना कितना पैसा है। ठीक है, इसकी पूरी फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद हम देखेंगे इसका कंपोजिशन क्या रहेगा COC का, तो इसमें सारे के सारे फाइनेंशियल क्राइटेरिया रहेंगे। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना, इसमें सारे के सारे फाइनेंशियल क्राइटेरिया रहेंगे, ऑपरेशनल क्राइटेरिया नहीं होते हैं। ठीक है, जब COC बनाई जाती है उसमें सिर्फ फाइनेंशियल क्राइटेरिया रहेंगे, लेकिन जो फाइनेंशियल क्राइटेरिया या कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है वो क्या एंटाइटल नहीं होंगे टू पार्टिसिपेट इन COC। किस केस में, अगर ये रिलेटेड पार्टीज है, इफ इट इज रिलेटेड पार्टीज तो ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ना ही वोटिंग कर सकते हैं इन द मीटिंग ऑफ COC। ठीक है, वहां पर ये कोई भी इनके पास राइट नहीं रहेगा टू द रिप्रेजेंटेशन, टू पार्टिसिपेशन और द वोटिंग का। ठीक है, इसके बाद देखेंगे वेयर फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है इज अ फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर जो है सोली ऑन अकाउंट ऑफ कन्वर्जन या फिर सब्स्टिट्यूशन ऑफ डेट इनटू द इक्विटी शेयर्स, ठीक है, या फिर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कन्वर्टेबल इनटू द इक्विटी शेयर्स प्रायर टू द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। मिलाकर यहाँ पे क्या है, अगर रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर का डेट इनटू द इक्विटी शेयर्स में कन्वर्जन हुआ है प्रायर टू द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, तो उस केस में ये मेंबर बन जाएगा और इस पे ये वाला प्रोवाइजर नहीं लगेगा। तो देखेंगे अगर डेट जो है ओन टू 2 और मोर FCs है, तो उस केस में क्या होगा, अगर कॉर्पोरेट डेटर ने 2 और मोर FC से डेट लिया हुआ है तो ईच सच फाइनेंशियल क्रेडिटर शैल बी पार्ट ऑफ COC, हर एक को पार्ट माना जाएगा एंड देयर वोटिंग शेयर जो रहेगा शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल डेट ऑन टू देम। ठीक है, बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल डेट के हिसाब से उनको वोटिंग शेयर मिलेंगे। ठीक है, ये अब एक ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अगर क्रेडिटर जो है वो फाइनेंशियल भी है एज वेल एज द ऑपरेशनल क्रेडिटर भी है, मतलब आपका क्रेडिटर जो है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर भी है और एट द सेम टाइम वो ऑपरेशनल क्रेडिटर भी है, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में से फाइनेंशियल क्रेडिटर मान लिया जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल डेट ओन्ड बाय द कॉर्पोरेट डेटर, मतलब जितना अमाउंट का फाइनेंशियल डेट लिया हुआ है कॉर्पोरेट डेटर ने उतना टू दैट एक्सटेंट उसे फाइनेंशियल क्रेडिटर मान लिया जाएगा और साथ साथ उसे ऑपरेशनल क्रेडिटर मान लिया जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशनल डेट ओन्ड बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर। मतलब क्या है, अगर कोई बंदा जो है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर भी है और ऑपरेशनल क्रेडिटर भी है, तो उस केस में क्या है, जितना उसका फाइनेंशियल डेट लिया हुआ है तो उतना तो उसे फाइनेंशियल क्रेडिटर मान लिया जाएगा, जितना उससे ऑपरेशनल डेट लिया हुआ है तो उतना उसे ऑपरेशनल क्रेडिटर मान लिया जाएगा। लेकिन अब देखिए अगर कोई डेट जो है वो असाइन कर रहा है बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर, अगर कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर किसी डेट को असाइन कर रहा है टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर, लीगली ट्रांसफर कर रहा है एनी ऑपरेशनल डेट टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर, तो उस केस में क्या है, शैल बी कंसिडर एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ सच असाइनमेंट और लीगल ट्रांसफर। कुल मिलाकर मतलब क्या है, अगर कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर ने डेट दिया है फाइनेंशियल क्रेडिटर को, तो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है ना उसे कंसिडर किया जाएगा एज एन ऑपरेशनल क्रेडिटर टू द सच एक्सटेंट। अब देखेंगे अगर कोई कंसर्वेटिव अरेंजमेंट है ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर, तो उस केस में क्या प्रोविजंस रहेंगे, तो ईच फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो ऑथराइज कर सकता है किसी ट्रस्टी को या एजेंट को टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ, मतलब COC में वोटिंग पर्पस के लिए ऑथराइज कर सकते हैं किसी ट्रस्टी को या एजेंट को कि उनके बिहाफ पे वो काम कर सके, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ कर सकते हैं इन द COC। ठीक है, अपॉइंट कर सकते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अदर देन द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, किसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट कर सकते हैं एट हिज ओन कॉस्ट लगाकर, एक्सरसाइज कर सकते हैं वोटिंग टू वोट टू द एक्सटेंट ऑफ हिज वोटिंग शेयर विद मोर देन और इक्वल टू 1 फाइनेंशियल क्रेडिटर जॉइंटली और सेवरली। ठीक है, एक्सरसाइज अपना राइट टू वोट भी कर सकते हैं। तो क्या है, हर एक ईच फाइनेंशियल क्रेडिटर के पास ये राइट्स रहेंगे कंसोर्टियम के अंदर। ठीक, आपने ऊपर ये तो देख लिया किसी पर्सन को ये ऑथराइज कर सकता है, लेकिन अगर वोटिंग बाय ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा तो उस केस में क्या प्रोविजंस रहेंगे, या जो भी लिखा हुआ है वो मैं नीचे चार्ट से कवर करा दूंगी, तो आप सिंपल चार्ट पर आ जाओ। who can act as an authorized representative, तो यहाँ क्या ट्रस्टीज एजेंट जो है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर, और जहाँ कहीं फाइनेंशियल डेट जो है वो रिप्रेजेंटेड बाय गार्जियन एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उस केस में क्या है, वो पर्सन जो है हमारे गार्जियन एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो हमारे एक्ट एज एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ सच फाइनेंशियल क्रेडिटर। ठीक है, ये जो COC के डिसीजन रहेंगे वो कैसे लिए जाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, मिनिमम 51% ऑफ द वोटिंग शेयर ऑफ द ऑल द फाइनेंशियल क्रेडिटर होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 51% ऑफ वोटिंग शेयर
शेयर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर जो है ना उनकी अगर वोट आती है तो ही डिसीजन लिए जाएंगे ऑफ द सीओसी। ठीक है, अभी तक हम सारी चीजें 66% पढ़ते आ रहे थे, इसमें आपको याद रखना है 51% का प्रोविजन है। यहाँ राइट ऑफ मेंबर्स ऑफ सीओसी क्या रहेगा, वो चाहे तो रिक्वायर कर सकते हैं रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से कि फर्निश करो कोई भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इन रिलेशन टू द कॉर्पोरेट डाटा, जो भी उनको चाहिए ये वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से मांग सकते हैं। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अवेलेबल करानी पड़ेगी भाई, सारी इन्फॉर्मेशन सीओसी को देनी पड़ेगी, उसकी ड्यूटीज है ये विद इन ए पीरियड ऑफ 7 days ऑफ सच रिक्विजिशन। मतलब जैसे ही उसने मांगा ना उसके 7 दिन के अंदर आरपी को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को सीओसी को देनी पड़ेगी, इस मेंबर ऑफ द सीओसी को ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेगी जो भी वो मांगे। ठीक है, ऊपर ये जो ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है ना सीओसी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, वो मैं नीचे चार्ट से कवर करा दूंगी। ठीक है, देख लेते हैं कमेटी ऑफ क्रेडिटर सीओसी, जिसके बारे में क्या, जिसके कॉम्पोजिशन के बारे में यहाँ बात करी गई है। ठीक है, तो उसको मैं बता देती हूँ। इसमें क्या है, बेसिकली आपने पढ़ा था सारे के सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर ही होने चाहिए, लेकिन अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता है का मतलब क्या, मतलब वेयर कॉर्पोरेट डेटर हैज नो फाइनेंशियल डेट, को फाइनेंशियल डेट ही नहीं है भाई, ऑपरेशनल डेट है उसके पास, फाइनेंशियल डेट है ही नहीं। या फिर क्या है, फाइनेंशियल क्रेडिटर सारे के सारे रिलेटेड पार्टीज है भाई, रिलेटेड पार्टीज नहीं होने चाहिए, आपने ऊपर पढ़ा, लेकिन ये क्या है, यहाँ सारे के सारे रिलेटेड पार्टीज है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, यहाँ पर भी एक इसके लिए सॉल्यूशन निकाला है। उस केस में 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर बाय वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर बाय वैल्यू हो, साथ आप पूरी बात सुनो, एक रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए जो कि इलेक्टेड बाय ऑल द वर्कमैन, मतलब सारे वर्कमैन को रिप्रेजेंट करे कोई ऐसा एक बंदा, उसको भी लेंगे, और साथ साथ एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय ऑल एम्प्लॉइज भी होना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के क्या है, आपके टोटल 20 बने, 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर बाय वैल्यू प्लस में एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि वर्कमैन ने इलेक्ट करा है, सारे वर्कमैन ने मिलकर, और साथ साथ एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि सारे एम्प्लॉइज ने मिलकर इलेक्ट करा है। तो लेकिन यहाँ पर भी आपको पंगे हो गए, नंबर ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है वो 18 से कम निकल गए भाई, लेस देन 18 रह गए। तो अब क्या करेंगे, तो भाई अब क्या करें, अब तुम्हारे पास जितने हैं ना उनसे कर लो, ऑल सच ऑपरेशनल क्रेडिटर जितने भी 18 से कम मतलब 16 है ना, तो 16 ही ले लो, लेकिन ये साथ साथ आपके चलेंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि वर्कमैन ने इलेक्ट करा और एक रिप्रेजेंटेटिव जो कि क्या एम्प्लॉइज ने इलेक्ट कराया। अगर यहाँ पे 16 हमारे पास ऑपरेशनल क्रेडिटर है तो क्या करेंगे, 16 ये ले लिया प्लस 1 ये दोनों ले लिए, तो टोटल मिला के हमारे 18 बन जाएंगे। तो क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ सीओसी से रिलेटेड अगर कोई प्रोविजन आ जाए तो आपको क्या रखना है, वैसे तो है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर ही होने चाहिए, लेकिन अगर भाई फाइनेंशियल क्रेडिटर कंपनी में है नहीं है, उसके भी दो रीजन आपने पढ़े थे, क्यों नहीं है, कोई फाइनेंशियल डेट ही नहीं है। अरे भाई फाइनेंशियल डेट नहीं है, सिर्फ ऑपरेशनल डेट है उसके पास, तो क्या करे, फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है। ठीक है, या फिर क्या है, वो बंदा जो है वो रिलेटेड पार्टीज है। ठीक है, रिलेटेड पार्टीज है, तो इन दोनों की वजह से कोई कंपनी में अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो वहां पर हम कैसे करेंगे, तो उस केस में इन्होंने सॉल्यूशन दिया था 18 जो है 18 ऑपरेशनल क्रेडिटर बाय वैल्यू होनी चाहिए, लार्जेस्ट होनी चाहिए, प्लस में 1 हमारे क्या है 2 रिप्रेजेंटेटिव ले लिए गए थे। लेकिन ये कह रहा है भाई मेरे पास 18 भी नहीं है, इससे कम है, तो लेस देन 18 जितने भी है वो ले लेंगे, प्लस में 1 जो है 2 रिप्रेजेंटेटिव ले लिए जाएंगे, किसके, सारे के सारे वर्कमैन और द एम्प्लॉइज के देख लिया जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे सेक्शन 24 जो कि बात करेगा मीटिंग ऑफ सीओसी कैसे होती है। तो मीटिंग ऑफ सीओसी जो है वो इन पर्सन में ही कर सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी कर सकते हो, सिंपल है। लेकिन करेगा कौन, हु विल कंडक्टेड बाय द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, अब देखिए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो नोटिस फॉर द मीटिंग ऑफ सीओसी, आपने देखा था मीटिंग कौन करेगा भाई, आरपी कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या नोटिस फॉर द मीटिंग ऑफ सीओसी किसको देगा, ये देगा मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ द क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग द कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको भी ये नोटिस जाएगा, साथ साथ मेंबर ऑफ द सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और द पार्टनर ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन। ठीक है, उनको भी जाएगा, और कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है या फिर उसके कोई रिप्रेजेंटेटिव है, अगर अमाउंट जो है एग्रीगेट ड्यूज का जो है वो 10% या उससे ज्यादा है ऑफ द डेट। ठीक है, तो उस केस में ऑपरेशनल क्रेडिटर को भी नोटिस जाएगा। मतलब क्या है, आपने देखा सीओसी की मीटिंग कौन कंडक्ट करेगा, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, आरपी करेगा ना, आरपी तो आरपी मीटिंग के अकेले बैठ के करेगा नहीं भाई, नोटिस देगा, लोगों को भी बुलाएगा। तो किस किस को नोटिस जाना है, सबसे पहले क्या है, मेंबर ऑफ द सीओसी इंक्लूडिंग कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो उनको भी जाएगा। ठीक है, साथ साथ हम देखेंगे मेंबर ऑफ द सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर कोई पार्टनर है किसके, कॉर्पोरेट डेटर के, ठीक है, कॉर्पोरेट पर्सन के, ठीक है, उनको भी नोटिस जाएगा, और कोई ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अमाउंट जो यहाँ पर स्पेसिफाइड करा हुआ है जो कि आपको याद रखना है 10% या उससे ज्यादा अमाउंट है ऑफ द डेट, ठीक है, तो ही ऑपरेशनल क्रेडिटर को भेजा जाएगा। देखेंगे कौन कौन अटेंड कर सकता है मीटिंग ऑफ सीओसी और वोट कौन कौन कर सकता है। तो डायरेक्टर, पार्टनर या फिर कोई 1 रिप्रेजेंटेटिव और ऑपरेशनल क्रेडिटर है ना, तो वो क्या है हमारे अटेंड कर सकता है मीटिंग, लेकिन याद रखोगे इनके पास राइट टू वोट नहीं होता भाई सिर्फ तुमको मुंह ताकने जाना है। ठीक है, ये जो डायरेक्टर, पार्टनर और द 1 रिप्रेजेंटेटिव और ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है वो एब्सेंस है, तो उस केस में क्या है, नॉट इनवैलिडेट प्रोसीडिंग ऑफ सच मीटिंग। ठीक है, प्रोसीडिंग जो है इनवैलिडेट नहीं होंगी क्योंकि भाई तुमको बस एक नाम के लिए बुला रहे थे, तो ऐसा नहीं है तुम्हारी प्रोसीडिंग्स इनवैलिडेट हो जाएंगी, इस वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखेंगे कौन अपॉइंट कर सकता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अदर देन रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। सिंपल सी बात है, कोई भी
भी कैरेक्टर जो कि मेंबर ऑफ सीओसी का वो अपॉइंट कर सकता है टू रिप्रेजेंट सच कैरेक्टर इन ए मीटिंग ऑफ द सीओसी, ठीक है भाई, रिप्रेजेंटेशन के लिए। लेकिन जो फीस पेबल होगी टू सच प्रोफेशनल वो रिप्रेजेंट करी जाएगी बाय इंडिविजुअल कैरेक्टर भाई बॉर्न भी बाय सच कैरेक्टर। मतलब अगर तुम भाई इंडिविजुअल कैरेक्टर अपने लिए उठा के लाया उसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो फीस भी भाई तुम ही दोगे, और कोई क्यों देगा, फीस भी तुमको ही बॉर्न करनी पड़ेगी। अब देखिए वोटिंग से रिलेटेड प्रोविजंस की भाई सीओसी की जो मीटिंग होती है उसमें वोटिंग का क्या प्रोविजन है। द वोट होंगे इन अकॉर्डेंस विद द वोटिंग शेयर जो कि असाइन करे हुए हैं टू हिम बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल डेट, ठीक है। ये तो बता दिया वोटिंग शेयर के हिसाब से वोट होंगे, लेकिन ये जो वोटिंग शेयर है वो डिटरमाइन कौन करेगा, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल भाई, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल डिटरमाइन करेगा वोटिंग शेयर्स जो कि डिजाइन करे गए हैं हर एक कैरेक्टर को, ठीक। क्वारम से रिलेटेड प्रोविजंस था यहाँ पे नया और इस पे क्वेश्चन भी है तो मैंने सोचा इसको कवर करा दूं, ठीक है। तो क्वारम एट द मीटिंग क्या है, आपको कितना क्वारम होना चाहिए, मिनिमम 33% ऑफ द वोटिंग शेयर्स हमारे प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो क्वारम की रिक्वायरमेंट आए तो आपको याद रखना मिनिमम 33% की होनी चाहिए, इधर इन पर्सन भी हो सकती है और वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है और ऑडियो विजुअल मीन्स भी चलेगा। लेकिन अगर कोई मीटिंग जो है हेल्ड नहीं हो पाई है फॉर द वांट ऑफ क्वारम तो वो मीटिंग क्या है, एडजॉर्न कर दी जाती है, आपने लॉ में भी पढ़ा है, ठीक है। तो एडजॉर्न कर दी जाती है, ऑटोमेटिकली स्टैंड और एडजॉर्न हो जाएगी टू द सेम टाइम सेम प्लेस, इस पे नेक्स्ट डे। आपको याद रखना है नेक्स्ट वीक नहीं है, नेक्स्ट डे पर अगले ही दिन सेम टाइम सेम प्लेस पर मीटिंग एडजॉर्न हो जाएगी फॉर द वांट ऑफ क्वारम, ठीक। जितने भी एरिया से क्वेश्चन बनते हैं ना डोंट वरी, मैं सारे कवर करा रही हूँ आपको उन्हीं में से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो चैप्टर बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है, अगर हम हर एक छोटी छोटी चीजों को पढ़ेंगे तो हम सिलेबस अभी तो कवर कर जाएंगे लेकिन रिवाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि चैप्टर बहुत ब्रॉड है। तो इसमें से क्या है, जो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं ना, जहां से भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने वो तो कवर करा है, और जो भी मेरे को लग रहा है ना थोड़ा बहुत पढ़ाना चाहिए वो सब मैंने आपको कवर कराया। टेंशन फ्री होकर बस लेक्चर को मेरे साथ सुनते जाओ। आपको मैं फिर बोल दे रही हूँ ये चीज, आपके नोट्स हाईलाइटेड प्रॉपर होने चाहिए भाई। तो ये सारे चैप्टर्स के पीडीएफ जो हाईलाइटेड है प्रॉपर, ठीक है, वो मैं सारे के सारे पीडीएफ जो है वहाँ शेयर करती जा रही हूँ टेलीग्राम चैनल में, जो कि टेलीग्राम चैनल का नेम क्या है, वही सेम नेम है जो मेरे चैनल का नेम है, यूट्यूब चैनल का नेम जो है लर्न विद पायल, उसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। अगर आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने लिंक भी डाली है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उस पर क्लिक करके आप वहाँ चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। उस पर मैं साथ के साथ जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो मैं वहाँ पर भी शेयर करती हूँ। तो गाइज अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इकोनॉमिक लॉ का आपका सारा सिलेबस मेरे चैनल के थ्रू फ्री में हो जाएगा। आपको बिल्कुल पैसे बिगाड़ने की जरूरत नहीं है सब्जेक्ट के लिए। मैं इतना कह सकती हूँ मेरे रिवीजन लेक्चर अगर आपने 2-3 बार भी सुन लिया ना तो एग्जामिशन आप पक्का स्कोर करोगे, ठीक। बाकी ये सारे चैप्टर्स करने के बाद आपको केस स्टडी डाइजेस्ट जरूर करना है। मैं फिर बोल रही हूँ केस स्टडी डाइजेस्ट आप करोगे, प्रैक्टिस करो, एज ए क्वेश्चन बैंक समझो उसको और क्वेश्चन लगा कर देखो। गाइस कम ऑन आवर टॉपिक सेक्शन 28 जो की बात करेगा अप्रूवल ऑफ सीओसी फॉर सर्टेन एक्शंस के लिए लेनी होती है। तो क्या क्या एक्शंस है जिनके लिए हमें अप्रूवल ऑफ सीओसी लेनी होगी। अगर कोई रेज कर रहे हो इंटरिम फाइनेंस इन एक्सेस में, अगर रेज कर रहे हो अमाउंट जो कि डिसाइडेड बाय द सीओसी है ना, तो उस केस में आपको अप्रूवल ऑफ सीओसी लेनी पड़ेगी। कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करा जा रहा है ओवर द सेट ऑफ कॉर्पोरेट डेट है तो उस केस में भी अप्रूवल लगेगा। चेंज करी जा रही है कैपिटल स्ट्रक्चर, कोड करा जा रहा है, एनी चेंजेस इन ओनरशिप या कोई इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, अंडरटेक करा जा रहा है एनी रिलेटिव पार्टी ट्रांजेक्शन या अमेंड करे जा रहा है एनी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट या डिलीगेट करी जा रही है अथॉरिटी किसी और दूसरे बंदे को, या फिर डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, परमिट कर रहे हैं डिस्पोजल ऑफ द शेयर्स ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ किसके, कॉर्पोरेट डेटा के, तो उस केस में भी सीओसी की परमिशन चाहिएगी। साथ साथ मेक कर रहे हैं कोई चेंजेस इन द मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटा या ट्रांसफर कर रहे हैं राइट ऑफ फाइनेंशियल डेट या ऑपरेशनल डेट ट्रांसफर करा जा रहा है अंडर द मटेरियल कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन याद रखना ये अंडर अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज देन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कर रहे हो तो उसमें आपको अप्रूवल लगेगी। अगर कोई चेंजेस कर रहे हैं द अपॉइंटमेंट और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सच पर्सनल जो कि स्पेसिफाइड है बाय द सीओसी, या चेंजेस इन द अपॉइंटमेंट और टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर कर रहे हो या इंटरनल ऑडिटर कर रहे हो ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा, तो उन दोनों केसेस में भी आपको अप्रूवल ऑफ सीओसी लगेगी। तो गाइज ये ऊपर से लेके यहाँ तक मैंने जितने भी केसेस बताए हैं आपको, ठीक है, तो इनके लिए क्या है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अगर ये काम करने हैं ड्यूरिंग द CIRP तो उसको अप्रूवल ऑफ सीओसी लेनी पड़ेगी, वरना ये सारे एक्शंस नहीं ले सकता, ठीक। तो गाइज अब इसके बाद सेक्शन 29 ही देख लेंगे बेसिकली, जो कि बात करेगा कौन कौन से ऐसे बंदे हैं जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकते। तो यहाँ कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है तो वो हम देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। अगर वो इन डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो वो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता। विलफुल डिफॉल्टर है, ठीक है, अकॉर्डिंग विद द गाइडलाइंस ऑफ RBI तो भी वो उस केस में रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता। और अगर वो क्लासिफाई है एज NPA, मतलब क्या, इन अकॉर्डेंस विद द RBI और बरा एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से अगर वो NPA क्लासिफाई हो चुका है तो उस केस में भी ये एलिजिबल नहीं रहेगा टू बी आर रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, ठीक है।
साथ साथ इसमें बताया अगर वो कन्विक्टेड है ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है, अगर उसने कोई अपराध करा है जिसकी वजह से उसको जेल मिली है, पनिशमेंट जो मिली है वो जेल की मिली है, कितनी 2 ईयर और मोर, मतलब 2 साल या उससे ज्यादा, या फिर किसी अदर लॉ के अंदर उसको 7 ईयर और मोर का इम्प्रिजनमेंट मिला है, तो उस केस में भी वो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता। लेकिन ये जो क्लॉज है, हमने जो इम्प्रिजनमेंट का क्लॉज जो पढ़ा है वो अप्लाई नहीं होगा अगर उस पर्सन का जेल को कंप्लीट करे 2 साल हो चुके हैं। अगर वो पर्सन को जेल से निकले हुए, मतलब रिलीज हो गया फ्रॉम द इम्प्रिजनमेंट, जेल से निकले हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं, तो उस केस में अच्छा बच्चा बन जाएगा, एज ए रिजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, अगर वो डिस्क्वालिफाइड है टू एक्ट एज एन डायरेक्टर, तो उस केस में भी नहीं बन सकता रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। प्रोहिबिटेड बाय द सेबी है तो भी नहीं बन सकता। अगर प्रोमोटर या फिर कोई मैनेजमेंट या फिर कंट्रोल ऑफ ए कॉर्पोरेट डाटा इन विच प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन या अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन या एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन या फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हैज टेकन प्लेस, तो वहां पर भी ये एलिजिबल नहीं हो, तो उस केस में भी ये एलिजिबल नहीं होता। ये जो मैंने अभी भारी भारी वर्ड बोले हैं ना, प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन, अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन या एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये हम आगे डीपली पढ़ेंगे। ये न्यूली एडिड टॉपिक्स है, इनको हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है, ये है कि अगर ये सब ट्रांजेक्शंस हुई हैं और इसके रिगार्डिंग अगर ऑर्डर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के थ्रू पास हो चुका है, तो वहां पर जो पर्सन अगर प्रमोटर है या फिर इज इन मैनेजमेंट में है या फिर कंट्रोल ऑफ कॉर्पोरेट डेटर है, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसने एग्जीक्यूट करिए गारंटी इन फेवर ऑफ ए क्रेडिटर इन रेस्पेक्ट ऑफ ए कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है, तो उस केस में भी एलिजिबल नहीं होगा। अगर कोई डिसेबिलिटी है करस्पॉन्डिंग लॉ में, यानी कि अगर कोई आउटसाइड इंडिया के लॉ के हिसाब से कोई डिसेबिलिटी है, तो उस केस में भी एलिजिबल नहीं होगा। हमने ऊपर जितने पढ़े, अगर उससे कनेक्टेड पर्सन है तो भी वो एलिजिबल नहीं होगा। ठीक, तो हमने ये सारी की सारी जो इनएलिजिबिलिटी पढ़ी है वो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट से रिलेटेड पढ़ी है। इससे पहले जो पढ़ी थी वो किससे रिलेटेड थी, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से रिलेटेड। ठीक है, ये सब चीजें होंगी तो ये बंदा जो है रिजोल्यूशन एप्लीकेंट नहीं बन सकता। तो अब गाइस देख लेते हैं रिजोल्यूशन प्लान से रिलेटेड प्रोविजन। भी हमने ऊपर पढ़ा था ना रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, ठीक है, तो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट जो रहेगा वो सबमिट करेगा, जो रिजोल्यूशन प्लान जो बनाया जाता है उसको सबमिट करेगा अलॉन्ग विद द एफिडेविट। एक एफिडेविट भी लगाएगा कि वो एलिजिबल है। एफिडेविट किस रिगार्डिंग, कि वहां लिखा होगा क्लियर दैट ही इज एलिजिबल अंडर सेक्शन 29A। ऊपर अभी आपने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखे थे ना, उसके हिसाब से वो एलिजिबल है। ठीक है, ये चीज क्लियर एफिडेविट में लिखेगा। वो देखेंगे जो रिजोल्यूशन प्लान है उसका जो फॉर्मुलेशन और सबमिशन होता है, तो वहां पर 2 केसेस बनते हैं। वो रिजेक्ट भी करा जा सकता है रिजोल्यूशन प्लान, और वो अप्रूव भी करा जा सकता है। अगर रिजेक्शन होता है तो उस केस में क्या क्या चीजें होंगी। अगर रिजेक्ट कर दिया रिजोल्यूशन प्लान, तो उसके बाद कंपनी सीधे लिक्विडेशन प्रोसेस में जाएगी, अपॉइंट करा जाएगा लिक्विडेटर, और साथ साथ लिक्विडेशन ट्रस्ट बनाई जाएगी, कंसोलिडेशन एंड वैल्यूएशन करा जाएगा कितना कितना क्लेम है, और जो भी कॉर्पोरेट डेटर की असेट है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर रिजोल्यूशन प्लान आपका अप्रूव हो जाता है तो उस केस में क्या क्या चीजें होंगी। मॉरेटोरियम सीजेस हो जाएगा। आपने देखा था जैसे ही आपका रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो जाता है तो मॉरेटोरियम पीरियड आपका जो रहता है वो सीज कर दिया जाता है, इंप्लीमेंटेशन करना शुरू कर देते हैं रिजोल्यूशन प्लान का। देखेंगे जो हमारा आरपी था, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो था, उसकी क्या ड्यूटी रहेंगी ऑन सबमिशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान। रिजोल्यूशन प्लान जो है वो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट ने सबमिट कर दिया है, लेकिन जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है वो अब क्या करेगा, वो उस प्लान को एग्जामिन करेगा, ईच रिजोल्यूशन प्लान रिसीव बाय हिम, और कंफर्म करेगा दैट ईच रिजोल्यूशन प्लान जो है, रिजोल्यूशन प्लान जो सबमिट करा है उसमें प्रॉपर मैनर होना चाहिए कि किस तरीके से जो सीआईआरपी प्रोसेस कॉस्ट है उसको सबसे पहले किस तरीके से पे करेगा। ठीक है, प्रॉपर मैनर होना चाहिए, और साथ साथ पेमेंट ऑफ डेट ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर जो भी स्पेसिफाइड करे गए हैं बाय द बोर्ड, वो क्या क्या पेमेंट होनी चाहिए। ऑपरेशनल क्रेडिटर को कितनी पेमेंट होनी चाहिए, जो कि अमाउंट स्पेसिफाइड है इन द रिजोल्यूशन प्लान में, या फिर अमाउंट टू बी पेड इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, इनमें से जो भी हायर उतना ऑपरेशनल क्रेडिटर को पेमेंट होनी चाहिए। यहाँ पर बताया जो फाइनेंशियल क्रेडिटर जो फेवर में वोट नहीं कर रहे हैं, हु डू नॉट वोट इन फेवर, ठीक है, उनका भी नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको भी अमाउंट मिलना चाहिए इन द सेम मैनर जो भी स्पेसिफाई कराया बाय द बोर्ड, जो कि लेस देन नहीं होना चाहिए अमाउंट टू बी पेड टू सच क्रेडिटर इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, तो उनको भी नुकसान नहीं होना चाहिए उन फाइनेंशियल क्रेडिटर को। एक बार मैं फिर से इसको कंक्लूड कर देती हूँ। यहाँ क्या होता है, जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट जो होता है, ठीक है, वो क्या है, रिजोल्यूशन प्लान सबमिट कर देता है। अब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है उसकी ड्यूटी होती है एग्जामिन करने की कि रिजोल्यूशन प्लान जो आया है वो सही से बनाया या नहीं। तो वो देखेगा रिजोल्यूशन प्लान में सबसे पहले प्रोसेस कॉस्ट जो है वो पे करने के लिए उन्होंने प्रॉपर मैनर डाला है ना, कि किस तरीके से वो सबसे पहले प्रोसेस कॉस्ट को पे करेंगे, क्योंकि ये सबसे पहले पे की जाती है। फिर इसके बाद हमारा ऑपरेशनल क्रेडिटर के पेमेंट होते हैं, क्योंकि जो सीओसी बनती है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर से मिलकर बनी होती है, वहां पर ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं होते। आपने देखा था अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं आपकी कंपनी में तब ऑपरेशनल क्रेडिटर को लेते थे। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए डाला हुआ है कहीं ऐसा ना हो सीओसी में फाइनेंशियल क्रेडिटर ही होता है तो मिलकर वो अपने फायदे के लिए सोचे, ऐसा नहीं करना है। तो इसी चीज को रिमूव करने के लिए इन्होंने सबसे पहले जो पेमेंट रखी थी वो ऑपरेशनल क्रेडिटर की रखी थी इंस्टेड ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्ट की पेमेंट करनी है, उसके बाद जो है ऑपरेशनल क्रेडिटर को पेमेंट करना है, और पेमेंट उसका कितना होना चाहिए, जो अमाउंट स्पेसिफाइड करा है इन द रिजोल्यूशन प्लान में उतना, या फिर अमाउंट जो पेड करना है इन द इवेंट ऑफ
ऑफ लिक्विडेशन में वो अमाउंट, इनमें से जो भी हायर होगा ना उतना ऑपरेशनल क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए प्रॉपर क्लॉज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर जो फेवर में वोट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान के, पेमेंट तो उनको भी करी जाएगी डेट की, लेकिन जो पेमेंट ऑफ डेट करनी है ना उस केस में वो सेम मैनर में करनी है जो कि बोर्ड ने स्पेसिफाई करनी है, जो कि बोर्ड ने स्पेसिफाई करी हुई है। लेकिन साथ साथ आप याद रखोगे वो जो अमाउंट है वो लेस देन नहीं होना चाहिए जो अमाउंट पेड करना है उन सच क्रेडिटर को इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, ठीक है। जो लिक्विडेशन के टाइम पे पेमेंट करना है उससे कम ना मिले उनको अमाउंट, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर थर्ड नंबर पे रिजोल्यूशन प्रोफेशनल चेक करेगा कि जो हमारा रिजोल्यूशन प्लान है उसमें प्रॉपर प्रोविजन है ना फॉर द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डाटा, मतलब किस तरीके से मैनेज करा जाएगा अफेयर्स को आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान, किस तरीके से मैनेज करना है वो सारा तरीका भी उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। इंप्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन किस तरीके से करा जाएगा वो भी प्रॉपर होना चाहिए वहां पर। कॉन्ट्रावीन ना करे एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, इसके लिए भी प्रॉपर क्लॉज होना चाहिए। कंफर्म करे कि अदर रिक्वायरमेंट जो कि स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड है वो कंप्लाई करी जाएंगी। तो ये सारी चीजें होंगी तो ही वो रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव करा जाएगा, ठीक। अगर ये सारी कंडीशन कंप्लाई करेगा तो ही रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करा जाएगा, ठीक है। रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करने के लिए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होता है वो प्रेजेंट करेगा रिजोल्यूशन प्लान को किसके पास, सीओसी के पास, ठीक है। तो वहां अप्रूवल बाय सीओसी दी जाएगी, सीओसी अप्रूव करेगा रिजोल्यूशन प्लान बाय वोट ऑफ मिनिमम 66%, ठीक है। आपको वैसे भी याद रखना है मोस्टली केसेस में 66% की ही अप्रूवल लगी थी, ठीक है। मिनिमम 66% ऑफ द वोटिंग शेयर ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर के थ्रू ये अप्रूव कराया जाएगा। यहाँ एक एक्सेप्शन भी है, सीओसी जो है वो अप्रूव नहीं करेगी रिजोल्यूशन प्लान को अगर वो सबमिट कर दिया गया था रिजोल्यूशन प्लान बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑर्डिनेंस 2017। अगर इससे पहले ही रिजोल्यूशन प्लान अगर सबमिट हो चुका है तो उस केस में सीओसी रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव नहीं करेगी। रिजोल्यूशन एप्लीकेंट का आपने देखा था कि ये अटेंड कर सकते हैं मीटिंग को इन विच रिजोल्यूशन प्लान ऑफ एप्लीकेंट इज कंसिडर्ड, लेकिन इनके पास कोई राइट नहीं होता टू वोट करने के लिए, सिंपल मुंह ताकने के लिए जाना है इनको, बस अटेंड कर सकते हैं, वोट नहीं दे सकते अनलेस सच रिजोल्यूशन एप्लीकेंट इज आल्सो फाइनेंशियल क्रेडिटर। अगर वो फाइनेंशियल क्रेडिटर रहेंगे तो ही वो वोट दे सकते हैं, क्योंकि जनाब अल्टीमेटली सीओसी में फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है तो उन्हीं के थ्रू ही वोटिंग होती है, उन्हीं की वैल्यू होती है। वो तो बस एक प्रोटेक्शन क्लॉज दे दिया गया था ऑपरेशनल क्रेडिटर को, बाकी यहाँ जो वैल्यू रहती है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर की रहती है, अप्रूवल सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर के थ्रू ही होते हैं, ठीक। तो गाइस देखो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने क्या है प्लान को चेक करने के बाद अप्रूव भी करा लिया सीओसी से, अब उस प्लान को क्या करेगा, घर ले जाके रख देगा क्या, नहीं, उसको अप्रूव कराने के बाद उसको सबमिट करेगा टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। जो हमारी अपीलेट अथॉरिटी होती है ना एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, उसको ये प्लान सबमिट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो गाइस अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास वो रिजोल्यूशन प्लान आ गया, अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसका क्या करेगी, अप्रूवल ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान करेगी। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सेटिस्फाइड हो जाती है तो अप्रूव कर देगी, और जो रिजोल्यूशन प्लान इसने अप्रूव कराया ना वो बाइंडिंग होगा किस पर, डाटा पर और इसके एम्प्लॉइज मेंबर क्रेडिटर इंक्लूडिंग द मोदी जी, भैया मोदी जी और द स्टेट गवर्नमेंट और कोई लोकल अथॉरिटी वगैरह, मतलब सब पर ये बाइंडिंग हो जाएगा अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इसको अप्रूव कर देती है। तो ठीक चीजें यहाँ पर तोड़कर बता दिया, बाइंडिंग हो जाएगा कॉर्पोरेट डाटा इसके एम्प्लॉइज पे, मेंबर क्रेडिटर गारंटर पे, अदर स्टेक होल्डर इन्वॉल्व इन द रिजोल्यूशन प्लान उस पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी सब पर ये एप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब सब पर ये बाइंडिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ केस रिजेक्शन का भी बन सकता है, भाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो रिजोल्यूशन प्लान को रिजेक्ट भी कर सकता है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अप्रूवल देख लेते हैं, जो कि मैंने भी एक बार आपको ऊपर भी बताया था। मॉनिटोरियम पीरियड जो पास करा गया था वो खत्म हो जाएगा, भैया रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया, मॉनिटोरियम पीरियड का कोई मतलब नहीं है। और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है फॉरवर्ड कर देंगे ऑल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ सीआईआरपी, किसको दे देंगे भाई, बोर्ड को दे देंगे, ठीक है, रिकॉर्डेड ऑन इट्स डेटाबेस, जो भी डेटा था ना उसके डेटाबेस में वो सारा का सारा फॉरवर्ड कर दिया जाएगा बोर्ड को, ठीक है। रिजोल्यूशन प्लान जो है वो कंटेन करता है प्रोविजन ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन जो आपने कॉम्पिटिशन एक्ट में भी पढ़ा था सेक्शन 5 के अंदर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रोविजन से, अगर आपको ये आपने नहीं पढ़ा है तो मेरा इस पे कॉम्पिटिशन एक्ट पे प्रॉपर एक लेक्चर पड़ा हुआ है, 1 आवर में आपका पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका रिजोल्यूशन प्लान में कंटेन करते हैं प्रोविजन ऑफ द कॉम्बिनेशन तो उस केस में क्या होगा, जो हमारे रिजोल्यूशन एप्लीकेंट जो होते हैं ना ऑब्टेन करेंगे पहले अप्रूवल ऑफ द सीसीआई प्रायर टू द अप्रूवल ऑफ सच रिजोल्यूशन प्लान बाय द सीओसी, मतलब यहाँ पे प्रायोरिटी दिया, पहले आपको सीसीआई की अप्रूवल लेनी है प्रायर टू द अप्रूवल ऑफ सीओसी, सीओसी की बाद में ली जाएगी, पहले सीसीआई की ली जाएगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अपील को देखकर एक शायरी याद आ गई, कहो तो सुना दूं, चलो सुना देती हूँ। वो इश्क ही क्या जिसमें दर्द ना हो, आप वाह वाह तो करिए, वो इश्क ही क्या जिसमें दर्द ना हो, और वो चैप्टर ही क्या, वो लॉ का चैप्टर ही क्या जिसमें अपील ना हो, ठीक है। तो अपील आपको हर चैप्टर में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई अप्रूव कर दिया है रिजोल्यूशन प्लान, उसके अगेंस्ट आपको अपील करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ ग्राउंड्स स्पेसिफाई करें किस किस केस में आप कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। कुछ ग्राउंड्स दिए हुए हैं, देख लेते हैं। अगर वो अप्रूव रिजोल्यूशन प्लान जो है कॉन्ट्रावेंशन में है, ठीक है, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, ठीक है, फॉर द टाइमिंग इन फोर्स कॉन्ट्रावेंशन में है तो उस केस में आप अपील में जा सकते हैं। अगर मटेरियल इरेगुलरिटी हुई है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स बाय द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल तो उस केस में जा सकते हो। डेट ओन टू द ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑफ द कॉर्पोरेट डाटा प्रोवाइडेड नहीं है फॉर इन द रिजोल्यूशन प्लान, ठीक है, तो उस केस में जा सकते हो। अगर प्रोसेस कॉस्ट प्रोवाइड नहीं करें
फॉर रीपेमेंट इन प्रायोरिटी टू ऑल अदर डेट्स। आपने देखा था ना, सबसे पहले प्रायोरिटी में प्रोसेस कॉस्ट पे की जाती है। अगर उसको ऐसे कोई प्रोविजन मेंटेन नहीं कर रहे हैं कि इसको प्रायोरिटी में पेमेंट करनी है, तो उस केस में भी आप अपील में जा सकते हैं। रिजोल्यूशन प्लान अगर कंप्लाई नहीं कर रहे हैं विद एनी अदर क्राइटेरिया जो कि स्पेसिफाई करे हैं हमारे IBBI ने, बोर्ड ने अगर स्पेसिफाई करे हैं कोई क्राइटेरिया, अगर उनको कंप्लाई नहीं कर रहा है आपका रिजोल्यूशन प्लान, तो उस केस में भी आप अपील में जा सकते हैं। इन 5 केसेस में से कोई केस है तो ही आप अपील में जा सकते हैं अगेंस्ट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। लायबिलिटीज फॉर द प्रीवियस ऑफेंस, इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है मैं उसको समराइज में बस बता दे रही हूँ, आप वो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ क्या है, न्यू मैनेजमेंट जो है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी, पेनल्टी उन न्यू मैनेजमेंट पे इंपोज नहीं होगी। भैया वो क्यों झेले, नई मैनेजमेंट पे कोई ना वो खुद रेस्पॉन्सिबल होगी, ना ही उस पर कोई पेनल्टी इंपोज होगी। लेकिन नई मैनेजमेंट की कुछ ड्यूटीज भी है। माना तुम्हारी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन तुम्हारी कुछ ड्यूटीज तो बनती है ना। ड्यूटीज ऑफ न्यू मैनेजमेंट क्या रहेगी कि वो कॉपरेट करे। ऐसा नहीं है कि पल्ला ही झाड़ दे अपना कि मुझे कोई चीज से किसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं करना है, उसको प्रॉपर कॉपरेट करना है CIRP में, ठीक है। देखेंगे हम लिक्विडेशन प्रोसेस, जो कि बात करेंगे सेक्शन 32 टू सेक्शन 54। अब उस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल पे एक कंपनी नहीं बचाई गई। भाई रिजोल्यूशन प्लान भी बना दिया, इतनी मेहनत भी कर लिया, अप्रूव भी करा लिया, COC से 66% से लेकर भी रिजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करा लिया, लेकिन फिर भी वो रिजोल्यूशन प्लान जो है उसका सक्सेस नहीं कर पाया, कंपनी को रिवाइव नहीं कर पाया और अंत में कंपनी मर गई, स्वाहा। कंपनी का लिक्विडेशन प्रोसेस इनिशिएट हो गया है। अभी तक का हमने जितना पढ़ा था उसमें कंपनी को जिवाने की बात कर रहे थे, मतलब उसको रिवाइव कराने की कोशिश करी जा रही। तो अब इसके प्रोविजंस देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज क्या होगी, पहले कंपनी को रिजोल्यूशन मोड में डाला जाता है, CIRP इनिशिएट करी जाती है। तो जो प्रोसेस होती है ना CIRP होती है, जो अब तक हम पढ़ते आ रहे थे, लेकिन सॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने में कॉर्पोरेट डेटा की में वो फेल हो जाता है, तो उस केस में क्या है, लिक्विडेशन ही ऑप्शन बचता है। लिक्विडेशन प्रोविजन ऑफ दिस कोड इज ट्रिगर, ठीक है। उस केस में लिक्विडेशन ही एक ऑप्शन बचता है, ठीक। तो इनिशिएशन देख लेते हैं लिक्विडेशन का। यहाँ क्या होता है, अगर कोई रिजोल्यूशन प्लान जो है रिसीव नहीं करा है या फिर रिजेक्ट हो गया रिजोल्यूशन प्लान या तो रिसीव ही नहीं करा गया था। यहाँ क्या रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया था, रिसीव हो गया था, सब कुछ हो गया था, लेकिन रिजेक्ट कर दिया गया एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने। भाई वहां पे हमने देखा था ना, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास 2 ऑप्शन होता है, अप्रूव भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। तो रिजेक्ट जो करा था तो उससे क्या लिक्विडेशन होता है आगे चलकर, ठीक है। तो रिजेक्ट हुआ रिजोल्यूशन प्लान फॉर द नॉन कंप्लायंस ऑफ द रिक्वायरमेंट जो कि स्पेसिफाइड थी देयर। इस केस में ऑर्डर पास कर दिया जाता है रिक्वायरिंग कॉर्पोरेट डाटा की लिक्विडेट हो जाओ। पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी जाती है स्टेटिंग कॉर्पोरेट डाटा इज इन लिक्विडेशन, ठीक है। भैया लोगों को तो बताना जरूरी है ना, ये कंपनी में पैसा वैसा मत लगाओ, ये कंपनी जो है इज अबाउट टू लिक्विडेट है, ठीक है। ऑर्डर जो है वो सेंड कर दिया जाता है अथॉरिटी विद विच कॉर्पोरेट डाटा जो है रजिस्टर्ड है, ठीक है। ये 3 चीज कर दी। जैसे कि आपने CIRP प्रोसेस में भी देखा था, CIRP प्रोसेस जब इनिशिएट करी गई थी तो मॉरेटोरियम पीरियड डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी गई थी, वैसे ही सेम है, यहाँ भी सेम चीज है। ऑर्डर पास कर दिया जाता है कि ये कंपनी जो कॉर्पोरेट डाटा है वो इज अबाउट टू लिक्विडेटेड है, पब्लिक अनाउंसमेंट कर दी जाती है, कॉर्पोरेट डाटा लिक्विडेशन में है, ऑर्डर पास कर दिया जाता है जहां पर भी कॉर्पोरेट डाटा रजिस्टर्ड है, ठीक है, उस अथॉरिटी के पास एक ऑर्डर भी सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। सब वही है जो अभी ऊपर पढ़कर आए हो। लेकिन एक केस ऐसा भी बनता है, अगर COC खुद से चाहती है कि लिक्विडेट कराना कंपनी को, ठीक है, कॉर्पोरेट डाटा को लिक्विडेट कराना, तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होता है वो ड्यूरिंग CIRP, मतलब CIRP तो स्टार्ट हो गई है, बट बिफोर द कंफर्मेशन ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान इंटीमेट कर देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को डिसीजन ऑफ द COC कि COC ने अप्रूव कराया बाय मिनिमम 66% ऑफ द वोटिंग शेयर कि वो चाहती है टू लिक्विडेट द कॉर्पोरेट डाटा, ठीक है। तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो इस चीज को किसको बता देगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, ठीक है। और लिक्विडेशन का केस एक ये भी बन सकता है अगर कॉन्ट्रावेंशन करा है रिजोल्यूशन प्लान से, ठीक है, मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने एक रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर दिया था, भाई इस केस में रिजेक्ट नहीं किया, ऊपर तो आपने देखा था उसने रिजेक्ट कर दिया था, यहाँ क्या रिजेक्ट नहीं किया, उसने अप्रूव करा था, लेकिन आपने क्या कॉन्ट्रावेन कर दिया उस रिजोल्यूशन प्लान से, ठीक है। एनी पर्सन अदर देन द कॉर्पोरेट डाटा हुज इंटरेस्ट इज प्रेजुडिशियली अफेक्टेड मेक एन एप्लीकेशन कर सकता है टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इन लिक्विडेशन। भाई जिसको भी दिक्कत हो रही है वो बोल देगा कि ये जो आपने रिजोल्यूशन प्लान बनाया था उससे वो कॉर्पोरेट डाटा कॉन्ट्रावेन कर रहा है और उससे हम सब चीज और उससे हम लोगों को दिक्कत हो रही है, तो आप प्लीज इस चीज को देखिए और उस कंपनी को लिक्विडेट में डालिए। तो गाइस आपने यहाँ 3-4 केसेस देखे लिक्विडेशन के। सबसे पहले क्या था, कोई रिजोल्यूशन प्लान जो है रिसीव नहीं हो पाया, उन्होंने कोशिश करी लेकिन कुल मिलाकर कोई रिजोल्यूशन प्लान नहीं बन पाया। यहाँ क्या है, दूसरा केस क्या है, रिजोल्यूशन प्लान बना तो सही, हमने अप्रूवल के लिए भेजा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और रिजेक्ट के साथ साथ ये ऑर्डर पास कर दिए, ठीक है, तो उस केस में भी लिक्विडेशन में जाएंगे। थर्ड क्या था, COC खुद चाहती है तो उस केस में भी लिक्विडेशन हो सकता है। और फोर्थ केस में क्या था, रिजोल्यूशन प्लान भी बना और अप्रूव भी हुआ, लेकिन उन्होंने क्या करा, इन्होंने कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, भाई तमीज से चल ही नहीं रहे थे, कॉन्ट्रावेंशन कर दिए, ठीक है, तो उस केस में भी लिक्विडेशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। देखेंगे पार्ट टू फाइलिंग सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग। क्या लिक्विडेशन ऑर्डर पास होने के बाद कोई सूट या लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करी जा सकती है अगेंस्ट डेटर? नो। व्हेन लिक्विडेशन ऑर्डर पास नो सूट और लीगल प्रोसीडिंग, कोई भी लीगल सूट और लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं करी जाएगी बाय और अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर, ना वो खुद कर सकता है ना इसके अगेंस्ट करी जा सकती है, ठीक है। इंस्टीट्यूट कर सकते हैं बाय द लिक्विडेटर, लिक्विडेटर चाहे तो कर
सकता है, लेकिन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। भाई उसकी परमिशन लेके करना, अपने आप ही खुद मत लगे रहना। ठीक है, जो रेस्ट्रिक्शन थी ना ऑन फाइलिंग ऑफ द सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग शैल नॉट अप्लाई, किस पर अप्लाई नहीं होगी? अगर कोई ट्रांजेक्शन जो नोटिफाइड करी गई है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस केस में क्या है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, उस केस में आप सूट और लीगल प्रोसीडिंग्स में जा सकते हैं। ऑर्डर टू बी डीम्ड टू बी द नोटिस ऑफ डिस्चार्ज, जो लिक्विडेशन ऑर्डर है उसे डीम टू बी नोटिस ऑफ डिस्चार्ज मान लिया जाएगा टू द ऑफिसर और एम्प्लॉइज ऑफ वर्कमैन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, व्हेन द बिजनेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर कंटिन्यू है, भाई बिजनेस तुम्हारा चल रहा है ड्यूरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस बाय द लिक्विडेटर, तो उस केस में आप डिस्चार्ज नहीं मानोगे, बिजनेस डिस्चार्ज ऑर्डर नहीं माने जाएंगे, अनलेस आप माना जाएगा सब चीज से आप फ्री हो गए हो, बिजनेस डिस्चार्ज ऑर्डर मान लोगे। लेकिन अगर आपका बिजनेस चल रहा है इवन ड्यूरिंग द लिक्विडेशन प्रोसेस, तो उस केस में आप बिजनेस डिस्चार्ज ऑर्डर नहीं माने। तो कुल मिलाकर इन सब चीजों से कंक्लूड करा जाता है कॉर्पोरेट डेटर जो है पुट इनटू द लिक्विडेशन डाला जा सकता है इन द फॉलोइंग सिनेरियोस देख लेंगे क्या क्या है, मतलब एक तरीके से कंक्लूजन है जो अभी तक पढ़ के आया है। नॉन रिसीप्ट ऑफ द रिजोल्यूशन प्लान मिला ही नहीं है तो लिक्विडेशन में जाओगे। 66% ऑफ मेजोरिटी ऑफ द सीओसी ने रिजॉल्व करा है कि लिक्विडेट खुद से चाह रहा है, ठीक है, तो उस केस में लिक्विडेशन में जा सकते हो। क्रेडिटर्स कमेटी डज नॉट अप्रूव रिजोल्यूशन प्लान, भाई उनके पास हमने भेजा था ना कि 66% से अप्रूव करना है, उन्होंने ही नहीं किया विद इन टाइम, जो 180 दिन के अंदर कर देनी चाहिए। आपने नॉर्मल CIRP देखी थी ना, 180 दिन प्लस में एक्सटेंशन बाय 90 डेज, ठीक है, उतने टाइम उन्होंने अप्रूव नहीं करा है, तो उस केस में भी आप लिक्विडेशन में जाओगे। NCLT ने, जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास राइट होता है ना अप्रूवल और रिजेक्शन, उसे रिजेक्ट कर दिया रिजोल्यूशन प्लान जो उसको सबमिट करा गया था, तो उस केस में भी आप लिक्विडेशन में जाओगे। और डेटर ने कॉन्ट्रावीन कर दिया है द एग्रीड रिजोल्यूशन प्लान एंड अफेक्टेड पर्सन मेक एन एप्लीकेशन टू द NCLT वाला पॉइंट है, प्लान तो अप्रूव कर दिया गया था लेकिन कॉर्पोरेट डेटर जो थे उन्होंने कॉन्ट्रावेंशन करे हैं उस प्लान से, और बंदों ने आगे चल के एप्लीकेशन कर दी टू द NCLT, भाई हम अग्री है, हमारी दरखास्त सुनिए, तो उस केस में भी लिक्विडेशन में कंपनी को डाला जा सकता है। वन द NCLT पास एन ऑर्डर ऑफ द लिक्विडेशन, भाई लिक्विडेशन लग गया ना, मोरेटोरियम इम्पोज हो जाएगा एंड असेट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर जो है वेस्ट इन द लिक्विडेशन एस्टेट, ठीक है, टोटल लिक्विडेशन एस्टेट जो होती है वहां पर सारा पैसा डाला जाता है, सारी एसेट डाली जाती है और वो लास्ट में प्रायोरिटी बेसिस पर बांटी जाती है। जैसे आपने ऊपर देखा था ना कैसे कैसे बांटी गई थी, ऐसी लिक्विडेशन एस्टेट को भी बांटा जाता है। अगर लिक्विडेशन ऑर्डर पास हुआ ना तो तू तो गियो, मोरेटोरियम इम्पोज हो जाएगा, तो तुम्हारी एसेट जो है उठाकर लिक्विडेशन एस्टेट में डाल दी जाएगी, उसको प्रायोरिटी बेसिस में आगे चल के बांट दिया जाएगा। तो आपने अभी ये सब जो ऊपर देखा है ना वो सारे इवेंट्स ट्रिगरिंग लिक्विडेशन थे, मतलब अगर ये सब इवेंट हुआ है ना तो आप लिक्विडेशन में ही जाओगे, इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना आप अच्छे से। आपने देखा था ना CIRP के लिए IRP को अपॉइंट किया गया था, फिर वो IRP आगे चल के RP बन जाता है, ठीक है, तो वही सब चीजें अब अपॉइंट करा जाएगा लिक्विडेटर को। लिक्विडेशन में लिक्विडेटर को अपॉइंट करेंगे जो कि सेक्शन 34 डील करता है। यहाँ क्या है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वही एक्ट एज लिक्विडेटर भी कर सकता है सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ रिटेन कंसेंट टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, मतलब जो हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल था ना वही लिक्विडेटर की तरह काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको क्या है, रिटेन कंसेंट देनी पड़ेगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, ठीक है। और जो पावर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और KMP ऑफ द कॉर्पोरेट डायरेक्टर वो वेस्ट कर दी जाएगी इन द लिक्विडेशन। मतलब क्या है, कॉर्पोरेट डायरेक्टर के जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या KMP थे ना, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और KMP थे, उनकी सारी पावर जो है वो लिक्विडेटर को दे दी जाएगी। और पर्सनल टू एक्सटेंड कोऑपरेशन टू द लिक्विडेटर, जितने भी पर्सन है ना कॉर्पोरेट डायरेक्टर के, ठीक है, उनको एक्सटेंड करना पड़ेगा। कोऑपरेशन किसको देंगे, लिक्विडेटर को प्रॉपर कोऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे ऑर्डर टू रिप्लेस द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। आपने ऊपर क्या देखा था, जो हमारा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होता है वो ये आगे चल के लिक्विडेटर बन जाता है, लेकिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास राइट है कि वो पास कर सकता है ऑर्डर रिप्लेस करने का, ठीक है, वो हम नीचे चार्ट से पढ़ेंगे, नीचे देखते हैं इसको। तो क्या क्या ग्राउंड है जिस केस में रिप्लेस करा जा सकता है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को। सबसे पहले देखेंगे अगर रिजोल्यूशन प्लान जो है वो सबमिट करा गया था बाय द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और वो रिजेक्ट कर दिया गया, भैया तुम वहीं पे ही कुछ काम नहीं कर पाए तो आप लिक्विडेशन में ही क्या उखाड़ लोगे, ठीक है। तो अगर रिजोल्यूशन प्लान उसे सबमिट करा और रिजेक्ट हो, फेलर टू मीट द रिक्वायरमेंट, तो भी उसको रिप्लेस करा जा सकता है। बोर्ड रिकमेंड कर रहा है, भैया बोर्ड कह रहा है तो हम कर ही क्या सकते हैं, फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, लेकिन उसके लिए उसको प्रॉपर रीजन देने पड़ेंगे, ठीक है, तो उस केस में भी रिप्लेस करा जा सकता है। अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल फेल है टू सबमिट द रिटेन कंसेंट, जो कि हमने ऊपर देखा था कि मैंडेटरी है रिटेन कंसेंट देना, वो अपनी रिटेन कंसेंट नहीं दे पा रहा है, तो उस केस में भी उसको नहीं लिया जाएगा एज ए लिक्विडेटर, ठीक है। इस केसेस में RP को लिक्विडेटर नहीं बनाएंगे, ठीक है, ये ग्राउंड्स आपको याद रख रहे हैं, ठीक। तो गाइस क्या क्या ग्राउंड्स है मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ये रिजोल्यूशन प्लान जो इसने बनाया था वो रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो रिक्वायरमेंट को मीट ही नहीं कर पा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर तुम आप रिजोल्यूशन प्लान ही ठीक से नहीं बना पा रहे तो आपको लिक्विडेटर के लिए हम आगे कैसे अपॉइंट कर लें, तो ये वाला केस आप याद रखोगे। इसके साथ साथ आप ये वाली रिक्वायरमेंट याद रखोगे। एक तो ये था कि रिजोल्यूशन प्लान सबमिट करा, वो रिजेक्ट हो गया। दूसरा क्या था, उस बंदे ने रिटेन कंसेंट ही नहीं दी, जो कि आपने देखा ऊपर इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। और थर्ड नंबर पे क्या है, बोर्ड कह रहा है, भाई बोर्ड कह रहा है तो उस केस में हम कुछ नहीं कर सकते। तो कुल मिला के इन 3 केसेस में ही उस बंदे को रिप्लेस करा जाएगा। जब उसको रिप्लेस कर दिया है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो डायरेक्ट करेगी IBPI को, बोर्ड को बोलेगी भाई नेम प्रपोज करो, अनदर IP को किसी दूसरे बंदे का नाम बताओ। IB है वो प्रपोज कर देगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को क्या, अनदर नेम, सॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नेम बता देगी जो भी टू बी अपॉइंटेड एज अ लिक्विडेटर, ठीक है। विद इन 10 डेज में बताना होगा IBPI को द डायरेक्शन इशूड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी।
सेम है जो आपने ऊपर पढ़ा था, जैसे कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने अगर आज आपसे बोला है ना कि मुझे नेम रिकमेंड करो, तो उसको 10 दिन के अंदर उसको नेम जो है नेम प्रपोज कर देना है ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की लिक्विडेटर बन सकता। अब जब नेम भी प्रपोज हो गया तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या है, अपॉइंट कर देगी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज ए लिक्विडेटर। सेम वही है जो ऊपर पढ़ के आए थे, ऑन रिसीप्ट ऑफ प्रपोजल ऑफ द बोर्ड। चार्जेस ऑफ फीस क्या रहेंगी, इन सच ए प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ द लिक्विडेशन एस्टेट सेट, जो कि स्पेसिफाइड करी गई है बाय द बोर्ड। मतलब क्या है, जो लिक्विडेशन प्रोसीडिंग के लिए जो फीस चार्ज करेगा ना लिक्विडेटर, वो सेम प्रोपोर्शन में होगी टू द वैल्यू ऑफ लिक्विडेशन एस्टेट असेट, ठीक है, जो भी स्पेसिफाई करी गई है बाय द बोर्ड। अब देखेंगे सेक्शन 35 पावर एंड ड्यूटीज ऑफ लिक्विडेटर। भाई रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास पावर और ड्यूटीज थी, तो क्या इसके पास नहीं होंगी, इसके पास भी होंगी। क्या क्या कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है क्लेम ऑफ क्रेडिटर्स, टेक इनटू द कस्टडी ऑफ कंट्रोल, वही सेम है, इवैल्यूएट कर सकता है एंड द प्रॉपर्टी, और इसके लिए प्रॉपर रिपोर्ट भी बना सकता है, मेजर कर सकता है टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व ऑल असेट एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है, कैरी कर सकता है बिजनेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। भाई वो आगे चाहे तो कैरी भी कर सकता है बिजनेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, कैरी करेगा ऐसा नहीं बिजनेस को आगे गोइंग कंसर्न बेसिस पे चलाना, इसलिए नहीं, फॉर इट्स बेनिफिशियल लिक्विडेशन, ठीक है, कुछ कमा सके लिक्विडेशन एस्टेट में ले जाने के लिए। फाइल कर सकता है मूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी एंड एक्शनेबल क्लेम्स भी दे सकता है, ड्रॉ कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, मेक कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, टू टेक आउट इन हिज ऑफिशियल नेम लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू एनी डिसीज कॉन्ट्रीब्यूटरी, ठीक है, तो ये सब चीजें भी कर सकते हैं। ये सारे पढ़ने वाली चीजें आप खुद भी पढ़ सकते हो। ऑब्टेन कर सकता है प्रोफेशनल असिस्टेंस, इन्वाइट एंड सेटल कर सकता है क्लेम को, इंस्टीट्यूट कर सकता है डिफेंड एनी सूट वगैरह, इन्वेस्टिगेट कर सकता है फाइनेंशियल अफेयर्स या अदर एक्शन स्टेप्स वगैरह, साइन करना, एग्जीक्यूट करना है और किसी पेपर को वेरीफाई, डीड वगैरह को वेरीफाई करना है तो वो भी वो कर सकता है। अप्लाई कर सकता है टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर सच ऑर्डर और डायरेक्शन, अगर उसको टाइम टू टाइम कोई जरूरी लगती है तो उसके लिए भी ये अप्लाई कर सकता है। परफॉर्म कर सकता है सच अदर फंक्शंस, ठीक है, अदर फंक्शंस भी ये परफॉर्म कर सकता है। तो गाइस अगर आप एक तरीके से देखो ना तो लिक्विडेटर कुल मिलाकर उसी के फेवर में ही काम कर रहा है कॉर्पोरेट डेटर के, ठीक है, कोशिश कर रहा है कि कुछ जितना हो सके कॉर्पोरेट डेटर का पैसा कहीं पे भी जहां फंसा हुआ है या फिर उससे कहीं से भी उसकी हेल्प करी जा सके, तो वो सब ये करता है इस लिक्विडेशन प्रोसेस के दौरान। सेक्शन 36 जो कि बात करता है लिक्विडेशन एस्टेट के बारे में। लिक्विडेशन एस्टेट होती क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ लिक्विडेशन लिक्विडेटर को क्या करना पड़ता है, फॉर्म करनी पड़ती है एस्टेट ऑफ द असेट, सारी असेट को इकट्ठा करना पड़ता है और उस एस्टेट को हम लिक्विडेशन एस्टेट बोलते हैं। यहाँ लिक्विडेटर जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द होल्ड द लिक्विडेशन एस्टेट एज ए फिड्यूशियरी। फिड्यूशियरी का मतलब होता है जिम्मेदार व्यक्ति, के साथ रियल एस्टेट को होल्ड करना पड़ता है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द क्रेडिटर्स, कि आगे चलकर सारी लिक्विडेशन एस्टेट को सारे क्रेडिटर्स में प्रायोरिटी बेसिस पर बांट सके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आप लिक्विडेशन एस्टेट में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है और क्या क्या चीज एक्सक्लूड होती है। तो सबसे पहले हम इंक्लूजन देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज ऐड होंगी। तो सबसे पहला है एनी असेट ओवर विच कॉर्पोरेट डेटर हैज ओनरशिप राइट, जिस असेट पर भी कॉर्पोरेट डेटर का ओनरशिप राइट है, ठीक है, वो सारी असेट आ जाएंगे। एनकम्बर्ड असेट आ जाएंगी, टेंजिबल असेट वेदर चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, इंटेंजिबल असेट्स भी आ जाएंगी और साथ साथ डिटर्मिनेशन ऑफ ओनरशिप बाय द कोर्ट और अथॉरिटी, ठीक है, कोई भी असेट है जो कि सब्जेक्ट टू डिटर्मिनेशन है ऑफ द ओनरशिप बाय द कोर्ट और अथॉरिटी, मतलब आगे चल के कोर्ट डिटरमाइन करेगा कि ये असेट इस बंदे की है या नहीं, वो सारी असेट भी इसी के अंदर आ जाएगी। और कोई असेट और द वैल्यू रिकवर्ड थ्रू द प्रोसीडिंग्स फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, आप आगे पढ़ोगे अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है, जो भी अगर आप उससे रिकवर कर रहे हो वो सारी असेट और वैल्यू भी इसके अंदर आ जाएगी। और इसमें कोई भी असेट रिस्पेक्ट में सिक्योर्ड क्रेडिटर ने रिलिंक्विश किया है सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है, तो वो भी आ जाएंगी। और भी कोई प्रॉपर्टी जो वेस्ट है इन द कॉर्पोरेट डेटर एट द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट ICD के टाइम पर, कोई भी अगर प्रॉपर्टी वेस्ट है कॉर्पोरेट डेटर में, ठीक है, बिलोंग करती है कॉर्पोरेट डेटर से, वो भी हमारी लिक्विडेशन एस्टेट में आ जाएगी। और कोई ऑल प्रोसीड्स ऑफ लिक्विडेशन जैसे जैसे वो रियलाइज होगी वो भी हमारी लिक्विडेशन एस्टेट में डालते जाएंगे। तो गाइस ये था हमारा लिक्विडेशन एस्टेट में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है। इसको लर्न कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप याद रखोगे यहाँ एनकम्बर्ड असेट, टेंजिबल असेट और इंटेंजिबल असेट, ठीक है, ये 3 पॉइंट आप एक साथ याद रखोगे। असेट में कौन कौन सी, इनकम्बर्ड असेट ले ली, टेंजिबल असेट और इंटेंजिबल असेट। फिर साथ साथ आप ओनरशिप से रिलेटेड ये 2 पॉइंट एक साथ देखोगे, ओनरशिप वाले ये दोनों, ठीक है, डेटर का ओनरशिप राइट है। और ये वाला क्या था, जहाँ कोर्ट अभी डिसाइड करेगी ओनरशिप, डिटर्मिनेशन ऑफ ओनरशिप बाय द कोर्ट और अथॉरिटी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर, ये ओनरशिप का हो गया। तो गाइस अभी तक आपके 5 इंक्लूसिव स्टेट हाथ में आ चुके हैं, ठीक है, बाकी के देखते हैं कैसे याद कर सकते हैं, हम देख लेते हैं, वो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ क्या है, एक तो आप सिक्योर क्रेडिटर से रिलेटेड याद रखोगे, एक कॉर्पोरेट डेटर से रिलेटेड याद रखोगे, ये 2 पॉइंट एक साथ हो गए। फिर एक अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन से रिलेटेड पॉइंट था, ये याद रखना है आपको। बचा कुछ क्या है, ऑल अदर प्रोसीड्स जैसे से रियलाइज हो जाए। देखो अगर मैं चाहती तो मैं इसके लिए कोड भी बना सकती थी, वो भी आराम से बन जाता, लेकिन क्या है, आपको ज्यादा भी कोड इकट्ठे करने से फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है, हमें कोड
कोड तो याद रह जाते हैं, लेकिन कोड से क्या क्या चीजें बन रही वो चीजें दिमाग में लाने में बड़ी दिक्कतें होती है। ठीक है, तो जहाँ कोड की ज्यादा नीड है वहाँ कोड बनाएंगे, लेकिन जहाँ सिंपल तरीके से भी करा जा सकता है तो उस तरीके से करेंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, देखो एनकम्बर, टेंजिबल, इंटेंजिबल, तीन एक साथ आ गए। फिर ये वाले हमारे 2 पॉइंट किससे, ओनरशिप से रिलेटेड हो गए। फिर बात कर लेते हैं सिक्योर कैरेक्टर, कॉर्पोरेट डाटा, फिर इसको अवॉइड कर दिया। ठीक है, फिर बच्चा कुछ तो ऑल अदर तो आप हर जगह देखते हो, ऑल अदर प्रोसीडिंग्स जैसे जैसे वो रियलाइज होती जाए। ठीक है, क्या तक क्लियर। अब रियल एस्टेट में क्या क्या चीजें एक्सक्लूड करी जाती है, मतलब रियल एस्टेट का पार्ट नहीं बनेगी ये चीजें। तो देख लेते हैं कौन कौन सी चीजें। असेट ओन बाय ए थर्ड पार्टी, भाई हम ओनर के ले रहे थे, आपने इंक्लूजन में देखा था ना, ओनरशिप जो कॉर्पोरेट डाटा की खुद की ओनरशिप है वो वाली असेट लेनी है। तो यहाँ क्या ओन जब थर्ड पार्टी कर रहा है तो ऑब्वियसली नहीं लेंगे। ठीक है, असेट इन सिक्योरिटी कोलेटरल हेल्ड बाय द फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर ने कोई भी असेट हेल्ड करी हुई है वो वाली नहीं लेंगे। पर्सनल असेट्स नहीं ली जाएंगी, आपको याद रखना है, ऑफ द शेयर होल्डर, पार्टनर और द कॉर्पोरेट डाटा। ठीक है, उनकी कोई भी पर्सनल असेट्स को आप यहाँ नहीं लोगे। भैया तुम्हारी है ही नहीं तो तुम क्यों लोगे, उसको नहीं लेना है तुमको। ठीक है, असेट ऑफ एनी इंडियन और फॉरेन सब्सिडरीज। ठीक है, सब्सिडरी छोटी छोटी सब्सिडरी है यार कॉर्पोरेट डाटा की, उनकी भी ले लोगे क्या, मतलब मार ही डालो कॉर्पोरेट डाटा को। कॉर्पोरेट डाटा की ही लेनी है। ठीक है, उसकी सब्सिडरीज की आप नहीं लोगे, कोई और अदर असेट। ये तो अदर वाला पॉइंट तो आपको हर जगह ही याद रखना है। कोई भी बचा कुचा अदर असेट जो स्पेसिफाई कर सकती है बोर्ड, ठीक है, वो भी लेना है इसमें। ठीक है, तो क्या इसको लर्न करना हार्ड था, बिल्कुल नहीं, इसको भी हम आराम से कर सकते हैं। ओनरशिप वाली पॉइंट से ये वाला चीज निकल के आ गया कि थर्ड पार्टी ने हेल्ड करिए नहीं ले सकते। ठीक है, अगर कोई पर्सनल असेट किसकी शेयर होल्डर वगैरह इन लोगों की पर्सनल असेट है तो हम नहीं लेंगे भाई, हमें सिर्फ कॉर्पोरेट डाटा की लेनी है। तो तो ये वाला पॉइंट भी हो जाएगा। फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर की भी नहीं लेनी, सिंपल कॉर्पोरेट डाटा की लेनी है हमें। और फॉरेन सब्सिडी, छोटे छोटे बच्चों को लोगे क्या, अब ऐसी बातें कर दी। ठीक है, तो सब्सिडी नहीं लेनी है ऑफ द कॉर्पोरेट डाटा। ठीक है, और बचा कुचा अदर असेट। देखो यार आराम से हो जाएगा, इस तरीके से आप करो। मुझे लगता है यहाँ पे कोड वोड बनाने की जरूरत है, इस तरीके से आप आराम से कर सकते हो। गाइस मैं यहाँ एक चीज और बोलूंगी, जो हमारा पुराना स्टडी मटेरियल था ना, इससे पहले वाला जो था, ठीक है, तो वहाँ क्या था, हमारे जो लिक्विडेशन एस्टेट था, ठीक है, लिक्विडेशन एस्टेट को इन लोगों ने इस तरीके से बाइफर्गेशन किया हुआ था। एक प्रॉपर टेबल बनी हुई थी कि यहाँ चीजें इंक्लूजन वाले पार्ट्स थे और यहाँ एक्सक्लूजन वाले पार्ट्स लिखे हुए थे। तो आप भी इस तरीके से बना लो, उससे क्या होता है, हम कंपेयर करके लर्न करना बड़ा ईजी रह जाता है। जैसे यहाँ पर क्या था, असेट जिस पर ओनरशिप है कॉर्पोरेट डाटा की उसकी लेंगे, तो यहाँ सिंपल हम लिख सकते थे, थर्ड पार्टी वाली नहीं लेंगे। ठीक है, इस तरीके से कंपेयर करने में, लर्न करने में इजी हो जाता है। तो आप चाहो तो इस तरीके से बना सकते हो। तो गाइस अब हम देखेंगे पावर ऑफ लिक्विडेटर टू असेस इन्फॉर्मेशन। ये चाहे तो इन्फॉर्मेशन तक असेस कर सकता है, लेकिन ये क्यों करेगा, लेकिन ये किस पर्पस के लिए करेगा, इसका जो पर्पस रहेगा, फॉर द एडमिशन एंड प्रूफ ऑफ द क्लेम एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिक्विडेशन एस्टेट असेट रिलेटिंग टू द कॉर्पोरेट डाटा। ठीक है, तो कॉर्पोरेट डाटा से रिलेटेड कोई लिक्विडेशन एस्टेट असेट है उनको वेरीफाई करने के लिए, या फिर जो क्लेम आए हैं उन प्रूफ को वेरीफाई करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन पर असेस कर सकता है। ठीक है, लिक्विडेटर के पास ये पावर रहेगी। तो कौन कौन से इन्फॉर्मेशन सिस्टम पर ये असेस कर सकता है देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम रेगुलेटेड अंडर द लॉ, या कोई एजेंसी है किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज। इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर द फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर सिक्योरिटीज एंड असेट पोस्टेड एज सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, वो उसका भी देख सकते हैं। एंड डेटाबेस जो कि मेंटेन करा है बाय द बोर्ड, या फिर कोई अदर सोर्स। ठीक है, अदर तो हर जगह आता है, अदर सोर्स जो कि स्पेसिफाई करे बाय द बोर्ड। ठीक है, ये सब चीजें लिक्विडेटर के पास पावर है, इनको असेस कर सकता है। तो गाइस अब देखेंगे सेक्शन 38 जो कि बात करेगा कंसोलिडेशन ऑफ द क्लेम से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ क्या लिक्विडेटर जो होता है वो रिसीव करता है, कलेक्ट करता है ऑल द क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर। आपने देखा था ना, क्लेम सबमिट करते हैं क्रेडिटर्स, तो लिक्विडेटर क्या होता है, उन क्लेम को रिसीव करता है और कलेक्ट करता है सारे क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर विद इन 30 डेज। ठीक है, 30 दिन के अंदर करने होते हैं इसको, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस। जैसे ही लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई वहां से 30 दिन के अंदर सारे के सारे उसको रिसीव करने के साथ साथ सारे क्लेम कलेक्ट भी करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे हमारा सबमिशन ऑफ क्लेम। फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो सबमिट कर देगा क्लेम को टू द लिक्विडेटर बाय प्रोवाइडिंग अ रिकॉर्ड ऑफ सच क्लेम्स। तो यहाँ क्या है, फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो सबमिट कर देगा सारे क्लेम टू द लिक्विडेटर बाय प्रोवाइडिंग अ रिकॉर्ड भी देगा ऑफ सच क्लेम विद द इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी। फाइनेंशियल क्रेडिटर तो सारे क्लेम सबमिट करेगा, और जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो सबमिट करेगा क्लेम टू द लिक्विडेटर। ठीक, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी सबमिट कर सकता है सच फॉर्म मैनर जो भी स्पेसिफाई करे हुए हैं अलॉन्ग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर है ना, वो सबमिट तो करेंगे, लेकिन वो कितना सबमिट कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ हिज फाइनेंशियल डेट। भाई जितना तुम्हारा फाइनेंशियल डेट है ना, बस उतना ही तुम क्लेम कर सकते हो। अब देखिएगा, अगर आपको कोई अल्टरेशन करना है इन क्लेम तो क्या कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हो आप, लेकिन इसके लिए आपके पास टाइम है, विद इन 14 डेज में आपको कर देना है ऑफ इट सबमिशन। जैसे ही आपने सबमिट कराना वहां से 14 दिन के अंदर आपको क्लेम जो है अल्टर कर सकते हो, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकते हो। अल्टर के साथ साथ आप चाहो तो इन 14 दिन में विड्रॉ भी कर सकते। देखेंगे सेक्शन 39 जो कि वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम
क्लेम से रिलेटेड बात करता है तो लिक्विडेटर को आपने ऊपर भी देखा था, लिक्विडेटर को वेरीफाई करने होंगे सारे के सारे क्लेम जो कि सबमिटेड करे हैं, लेकिन ये क्लेम जो है इसके लिए जो इसको टाइम दिया गया है वो विदिन 30 डेज दिया हुआ है फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ क्लेम। जैसे ही क्लेम रिसीव करे हैं ना तो 30 दिन के अंदर इसको वेरीफाई कर लेने हैं। गाइस अभी तक आप 3 लिमिट पढ़ चुके हो, ठीक है, वो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ। एक 30 दिन की लिमिट किस चीज के लिए थी, वो रिसीव एंड कलेक्ट करने के लिए थी ऑफ द क्लेम्स को, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास 14 डेज की लिमिट आई, वो किस चीज के लिए थी, आपको कोई अल्टरेशन करना है या फिर विड्रॉ करने हैं क्लेम, तो 14 दिन का टाइम दिया गया था। फिर इसके बाद हमारे लिए आई थी वेरिफिकेशन, आपको वेरीफाई करने के लिए भी उतना ही टाइम मिलेगा जितना रिसीव एंड कलेक्ट करने के लिए दिया गया था, वो भी क्या 30 डेज का टाइम रहेगा। अगर आप मेरी मानो तो मैं आपको यहाँ एक चीज सजेस्ट करूंगी, आप प्रॉपर एक साइड में नोटिंग बनाओ जहां पर लिखो, ऊपर हेडिंग डालो 30 डेज, ठीक है। 30 डेज के नीचे लिखो क्या क्या चीजें 30 डेज में आपको करनी होती है, पूरे चैप्टर के अंदर 30 डेज में क्या क्या चीजें करनी है वो एक साथ बना दो। फिर 1 मंथ का बनाओ, आप इस तरीके से एक बना लो, ठीक है। मैं ये क्यों बनवा रही हूँ, मैं ऐसा क्यों करा रही हूँ, मैं आपको बता दूं। पेपर 4 एंड पेपर 60 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं ना वो डेज के ऊपर या फिर परसेंटेज के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप जितनी पहले मेहनत कर लोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। आप डेज के हिसाब से बनाओ और परसेंटेज के हिसाब से बनाओ कि 66% किस किस केस में होती है, 51% किस केस में होती है, तो वो चीज से आपको अल्टीमेटली एग्जाम टाइम में काफी हेल्प होने वाली है। तो गाइस लिक्विडेटर के पास सारे क्लेम आ गए 39 तक। अब लिक्विडेटर क्या करेगा, आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द क्लेम्स अंडर सेक्शन जो 39 में मिले थे, तो उनको क्या है वो एडमिट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, इसके पास पावर है। लेकिन अगर रिजेक्ट करता है तो उसको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे रीजन इन राइटिंग, ठीक है भाई, वजह तो बताओगे ना कि क्यों रिजेक्ट करा, या फिर ये बोल दिया हाँ मेरा मन नहीं है, ऐसे नहीं करना है, आपको प्रॉपर रीजन बताना पड़ेगा। और जो आपने डिसीजन लिया है ना एडमिशन और रिजेक्शन का, वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा आपको, वो डिसीजन कम्युनिकेट करना पड़ेगा टू द क्रेडिटर और द कॉर्पोरेट डेट, क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर विद इन 7 डेज, ठीक है। 7 दिन के अंदर कम्युनिकेट करना पड़ेगा ऑफ सच एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ द क्लेम। 30 डेज पड़ा था रिसीव और कलेक्ट करने के लिए, फिर 30 डेज एक और बार पड़ा था वेरीफाई करने के लिए, फिर हमने 14 डेज किसके लिए पड़ा था, विड्रॉ और वारी करना है, तो फिर हमने इसके 14 का आधा पड़ा था 7 दिन किस चीज के लिए पड़ा था, 7 दिन कम्युनिकेट करने के लिए। आप यहाँ देख रहे होंगे कम्युनिकेशन के लिए सबसे कम टाइम दिया गया है। पता है क्यों दिया गया था, क्योंकि गवर्नमेंट सोच रही थी कि लिक्विडेटर अगर लेडीज हुई तो वो वहां बैठ गई बतलाने, तो कहीं किसी कंपनी में लिक्विडेटर लेडीज ना बन जाए और वो बतलाने बैठ जाए, तो इसीलिए बतलाने के लिए सबसे कम टाइम दिया गया 7 दिन का, ठीक है। और जो वैल्यूएशन ऑफ क्लेम्स करा जाएगा ना वो डिटरमाइन करेगा लिक्विडेटर वैल्यू ऑफ द क्लेम जो एडमिट करी थी उसने, जो भी क्लेम उसने एडमिट करे हैं ना उनकी वैल्यू को डिटरमाइन करेगा इन द सेम मैनर जो कि स्पेसिफाइड करे गए हैं बाय द बोर्ड, ठीक। अगर कोई क्रेडिटर जो है वो अग्रीव है बाय द डिसीजन ऑफ लिक्विडेटर, अपील में जा सकता है अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ लिक्विडेटर, किसके पास जा सकता है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो कि हमारी एनसीएलटी रहेगी, उसके पास अपील में जा सकता है। और यहाँ जो अपील में जाने के लिए टाइम दिया है, अपील के लिए वो सेम टाइम दिया गया है जो क्लेम को वारी या विड्रॉ करने के लिए दिया गया था। विद इन 14 डेज के अंदर आप अपील करोगे। देखो आप नोटिस कर रहे होंगे मैं पीछे वाली चीजों को भी लिंक कर करके पढ़ा रही हूँ, जैसे 14 डेज का कहाँ पर और था सेम, 30 डेज का कहाँ पे था और सेम, क्योंकि इससे क्या होता है आप जितनी बार भी लेक्चर सुनोगे आपको पीछे की चीजें भी रिमाइंड होती जाएंगी, ठीक है। तो गाइस अब देखेंगे सेक्शन 43 जो बात करेगा प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन एंड एक्सटर्नेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये टॉपिक न्यूली एडेड टॉपिक, अगर आप मार्क्स की पूछो तो इसमें से आप 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये टॉपिक जो है वो काफी लोगों को हार्ड लगता है, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपको पढ़ाऊंगी, आप बस उसी तरीके से पढ़ना, आपको देखना ये टॉपिक जो है पनीर बटर मसाला लगने लगे। प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन में क्या होता है, बेसिकली लिक्विडेटर और जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होते हैं वो अप्लाई करते हैं किसके पास, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो सारे ही केस में आपने देखा अपीलेट अथॉरिटी जो है वो हमारी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होती है, तो इसी के पास अप्लाई करेंगे और बोलेंगे भाई जो फॉर अवॉइडेंस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए कि इनको अवॉइड करो, जो हमारी प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है ना उनको आप अवॉइड करिए। अगर प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन का आप बेसिक मतलब पूछो तो वो नाम से ही समझ आ रहा है कि आप किसी ट्रांजैक्शन को प्रेफरेंस दे रहे हो, ठीक है, जो कि गलत पर्पज से दे। यहाँ कुछ डीम्ड प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन भी बताइए क्या क्या होती है। सबसे पहले क्या प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है या फिर उससे रिलेटेड इंटरेस्ट को ट्रांसफर कराया ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर फॉर द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर और इस श्योरिटी और एक गारंटर, इनके बेनिफिट के लिए करा है। आपने ये ट्रांसफर कराया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो ट्रांसफर हुआ ये इफेक्ट कर रहा है उस क्रेडिटर को, श्योरिटी या गारंटर को इन ए बेनिफिशियल पोजीशन इन द इवेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द असेट बीइंग मेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 53। आप सेक्शन 53 में देखोगे जब लीगल एस्टेट की एसेट को बांटा जाता है तो उस केस में क्या होता है, जो हमारे इस क्रेडिटर है श्योरिटी या फिर गारंटर, इनको प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन करी जाती है, इनको पहले पे कर दिया जाता है जो कि गलत चीज है। उनको बेनिफिशियल पोजीशन दे दी जाती है जिससे इनको बेनिफिट होता है, ठीक है, जो कि गलत चीज है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो इनको ये हमारी डीम्ड प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन मान ली जाएगी। लेकिन यहाँ कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी भी बताई गई है जो हमारी प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं
होती है। अगर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, सबके लिए जैसा है वैसा है तुम्हारे लिए भी, तो उस केस में वो हमारी प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं होगी। सेकंड है ट्रांसफर क्रिएटिंग अ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, लेकिन कितना, टू द एक्सटेंट सिक्योर्स न्यू वैल्यू। और साथ साथ ये जो ट्रांसफर हुआ है ना वो रजिस्टर्ड है विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ऑन और बिफोर द 30 डेज आफ्टर द कॉर्पोरेट डेटर रिसीव द पोजीशन। अल्टीमेटली क्या है, मैं आपको शुरू से बता देती हूँ क्या होता है। प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन है, यहाँ सबसे पहले हम प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल क्रेडिट ट्रांजेक्शन बाद में पढ़ेंगे। प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं करनी चाहिए, अगर आपने करी है तो लिक्विडेटर क्या करेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बता देगा, ठीक है, कि इनको अवॉइड करो प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन को, ठीक है। फिर यहाँ दो केसेस बताए गए हैं, डीम्ड प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है, नॉट प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन कौन सी होती है। तो डीम्ड प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन कब मानी जाएंगी, अगर आपने कोई ट्रांसफर करा है, किसका, प्रॉपर्टी का या फिर इंटरेस्ट का, लेकिन इससे बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है किसको, इन लोगों को बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट होने के साथ साथ इनको बेनिफिशियल पोजीशन में आ रहे हैं, उस बेनिफिट से ये बेनिफिशियल पोजीशन में आ रहे हैं फॉर इन द इवेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट बीइंग मेड इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 53। जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट करा जाए तो उनको उसमें बेनिफिशियल पोजीशन में आ रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो ये गलत है, नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए डीम्ड प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन मान लेंगे अगर ऐसी ट्रांजेक्शन हुई तो। लेकिन नॉट प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होगी भाई, आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करो कोई दिक्कत नहीं, या फिर आप कोई ट्रांसफर क्रिएट कर रहा है आपका सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी जो कि सिक्योर करता है कि नई, और वो जो ट्रांसफर है वो रजिस्टर्ड है विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, तो उस केस में भी ये प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपका, मैंने आगे बढ़ने से पहले आपको दोबारा से रिवाइज करा दिया है, ठीक है, तो क्लियर है ना आपका। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास अपील गई है, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो ऑर्डर पास करेगी इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन, बोलेगी फॉर रिवर्सल ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन, इसको रिवर्स कर दीजिए। जैसे से आपने अगर कोई प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन करी है ना, तो ए बोलेगा हमको, तो ए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोलेगा कि इन ट्रांजेक्शन को आप रिवर्स कर दीजिए, जैसे कि ये कभी हुई नहीं, इस तरीके से आप इसे रिवर्स कर दीजिए। वही चीज को बताया गया है, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी को बोल सकता है वेस्ट कर दीजिए इन द कॉर्पोरेट डेटर, वापस कर दो कॉर्पोरेट डेटर को। अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई थी ना, उस प्रॉपर्टी को वापस कर दो कॉर्पोरेट डेटर को। हो सकता है कोई भी प्रोसीड्स आई है ना ऑफ द सेल प्रॉपर्टी, उसको भी ट्रांसफर कर दो। ऑर्डर पास कर सकता है रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट का, कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करा गया था ना, उसको रिलीज और डिस्चार्ज के रिगार्डिंग भी ऑर्डर पास कर सकता है। रिक्वायर एनी पर्सन टू पे, मतलब उसने अगर कोई भी बेनिफिट रिसीव करा था ना, तो उसको भी बोलेगा कि उस पैसे को वापस दो आप। किसी गारंटर को भी ये डायरेक्ट कर सकता है, वही सारी चीजें आप एक बार रीड कर लेना। तो मिलाकर अगर कोई प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करके उनको रिवर्स करा देगा, ठीक है। लेकिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहाँ ऑर्डर पास नहीं करेगा अगर वो ट्रांजेक्शन जो करी गई थी ना, वो जो ट्रांसफर करा गया था या फिर जो इंटरेस्ट क्रिएट करा गया था इन द गुड फेथ में किया गया था, तो वहाँ कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। लॉ तो देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, गवर्नमेंट भी बेचारी देखो पागल हो गई है क्लैरिफिकेशन दे देकर। फिर से एक क्लैरिफिकेशन आ गया, वो भी देख लेते हैं। क्लैरिफिकेशन क्या आया था, ये क्लैरिफिकेशन क्या है, बेसिकली एक तरीके से प्रिजम्पशन आई है। इस प्रिजम्पशन में क्या होता है, अगर किसी बंदे ने रिसीव कराया बेनिफिट फ्रॉम द प्रेफरेंस करके, मतलब कॉर्पोरेट डेटर ने उसे प्रेफरेंस दी थी, तो इस तरीके से अगर किसी बंदे को, आपने ऊपर देखा था ना क्रेडिटर और गारंटर वगैरह, उनको अगर कोई बेनिफिट मिला है लेकिन उनके पास क्या है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है ऑफ द इनिशिएशन ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, अगर उनके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है एंड अगर वो रिलेटेड पार्टी है, उस केस में प्रिज्यूम करा जाएगा जो इंटरेस्ट जो एक्वायर करा है ना फॉर द बेनिफिट वाज रिसीव अदरवाइज देन इन गुड फेथ, ठीक है, वो गुड फेथ में नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि गुड फेथ में लिया तो ऊपर कोई दिक्कत ही नहीं थी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वहां ऑर्डर पास नहीं करेगी। लेकिन ये क्लैरिफिकेशन आया, अगर उनके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है और रिलेटेड पार्टी है वो, तो उस केस में प्रिज्यूम करा जाएगा कि वो गुड फेथ में नहीं किया गया। भाई रिलेटेड पार्टी के साथ कौन सा आप गुड फेथ में करोगे, नहीं, आपने जानबूझकर ही प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन करी है, ये मान लिया जाएगा। यहाँ पर हम एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे, अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन। आपने 50 की चीज 10 रुपए में दे दी, ठीक है, तो अंडर वैल्यू करिए आपने कोई ट्रांजेक्शन, ठीक है, तो उसको कैसे अवॉइड करेंगे, उससे रिलेटेड प्रोविजंस रहेंगे जो कि हम सेक्शन 45 में डील करेंगे। ये क्या है, जो हमारी अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन जो होती है वो हमारी कुल मिला के वॉइड होती है, उसको रिवर्स करा जाता है, ठीक है। जैसे आपने ऊपर देखा ना, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी रिवर्सल के लिए, तो यहाँ भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिक्लेयर करेगी सच ट्रांजेक्शन को एज ए वॉइड और रिवर्सल का ऑर्डर पास करेगी और रिवर्स और साथ साथ रिवर्स कर देगी द इफेक्ट ऑफ सच ट्रांजेक्शन इन अकॉर्डेंस विद दिस चैप्टर, ठीक है। तो रिवर्सल के लिए जो यहाँ प्रोविजंस रहेंगे वो हम सेक्शन 49 में देखेंगे आगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी रहेंगी जिसे हम कंसिडर करेंगे एज द अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन। तो कोई भी ट्रांजेक्शन शैल बी कंसीडर्ड एज अंडरवैल्यूड वेयर द कॉर्पोरेट डेटर ने मेक्स ए गिफ्ट टू ए पर्सन। अगर गिफ्ट में दिया है तो माना जाएगा कि वो अंडरवैल्यू हुई है। भाई तो गिफ्ट तो फ्री हो गया ना, कम भी पैसे क्या हुआ, फ्री में हो गया, तो माना जाएगा अंडरवैल्यू ट्रांजेक्शन है। अगर वो एंटर हुआ है या फिर वो एंटर हुआ है इन ट्रांजेक्शन विद द पर्सन जो इन्वॉल्व करता है ट्रांसफर ऑफ वन और मोर ऑफ द असेट बाय द कॉर्पोरेट डेटर फॉर ए कंसिडरेशन द वैल्यू देखिए आप, वैल्यू ऑफ विच सिग्निफिकेंटली लेस देन द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन प्रोवाइडेड बाय द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है भाई। आप पैसे ही कम ले रहे हो, यहाँ क्लियर लिखा है। अगर
अगर आपने वैल्यू लेस देन चार्ज करी है एंड ये दोनों चीज जो हुई है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं हुई है, ये जो ट्रांजेक्शन हुई है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं हुई है, तो वो हमारी क्या है, मान ली जाएगी अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन रहेंगी। देखेंगे रिलेवेंट पीरियड क्या रहेगा फॉर द अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन, मतलब कितने टाइम तक की ट्रांजेक्शन को आप कंसिडर करोगे। जो हमारे लिक्विडेटर और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल रहेंगे ना, वो डिटरमाइन करेंगे कि ट्रांजेक्शंस जो एंटर करी गई है विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर प्रीसीडिंग द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, आईसीडी जब से स्टार्ट हुई है उससे पिछले 1 साल तक की ट्रांजेक्शन लेंगे अगर वो अदर केसेस। लेकिन अगर वो रिलेटेड पार्टीज है तो वहां वो जो ट्रांजेक्शन ली जाएंगी वो पिछले 2 साल तक की ली जाएंगी। रिलेटेड पार्टीज के लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ है ये प्रोविजन, 2 साल तक की ट्रांजेक्शंस को कंसिडर करेंगे, जबकि अदर केसेस में क्या है आप सिर्फ 1 साल तक की ट्रांजेक्शन लोगे। तो कैसे हम देखेंगे अगर कोई हमारी अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन है उसके रिगार्डिंग अगर किसी लिक्विडेटर या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने रिपोर्ट नहीं करा है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, तो वहां क्या है क्रेडिटर मेंबर या पार्टनर वो एप्लीकेशन दे सकते हैं टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू डिक्लेयर। उनसे कहेंगे कि सर आप डिक्लेयर कर दीजिए उन ट्रांजेक्शंस को वॉइड कर दीजिए आप और रिवर्स कर दीजिए देयर इफेक्ट इन अकॉर्डेंस विद दिस चैप्टर। तो उस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है ऑर्डर पास कर सकता है इन द मैटर ऑफ अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शंस। क्या क्या ऑर्डर पास कर सकता है ये सारा मैं यहाँ चार्ट से पढ़ाऊंगी, यहाँ से देख लेंगे। विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द एप्लीकेशन, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाता है उस एप्लीकेशन से कि अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शंस हुई है और साथ साथ लिक्विडेटर और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने रिपोर्ट नहीं करी है टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो उस केस में क्या है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगा, बोलेगा रीस्टोर करिए पोजीशन को जैसे भी एग्जिस्ट करती थी बिफोर सच ट्रांजेक्शन एंड रिवर्स कर दीजिए इफेक्ट देयरऑफ। ठीक है, रिक्वायर द बोर्ड टू इनिशिएट द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द लिक्विडेटर और द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। मतलब सेक्शन 49(7) में क्या कहा है मैं 1 मिनट में फिर से बता देती हूँ। अगर लिक्विडेटर और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल रिपोर्ट नहीं करते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, मतलब मक्कारी कर रहे हैं वो नहीं बता रहे हैं, तो यहाँ क्या है क्रेडिटर, तो यहाँ क्या है क्रेडिटर मेंबर और पार्टनर के पास हक है, वो चाहे तो एप्लीकेशन कर सकते हैं किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन कर सकते हैं कि इन ट्रांजेक्शन को वॉइड कर दीजिए और रिवर्स कर दीजिए इफेक्ट को। ठीक है, इसलिए ये कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास अगर कोई एप्लीकेशन है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, पहले वो सेटिस्फाइड होगी कि क्या कोई अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन हुई है, अगर हुई है और हुई है तो क्या लिक्विडेटर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ने मुझे रिपोर्ट नहीं कराया, अगर ऐसा हुआ है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उस केस में क्या क्या ऑर्डर पास करेगी। अगर अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन हुई है तो इनको तो रीस्टोर कर देगी और रिवर्स कर देगी उसके इफेक्ट को, लेकिन ये जो इन्होंने मक्कारी करी है तो उसके लिए भी तो सजा दी जाएगी। उस केस में उनको क्या सजा दी जाएगी, बोर्ड को बोला जाएगा इनके खिलाफ इनिशिएट करो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट द लिक्विडेटर और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल की इन्होंने मक्कारी कैसे करी। साथ साथ देखेंगे अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन के केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और क्या क्या ऑर्डर पास कर सकती है। वो कह सकती है कोई भी जो प्रॉपर्टी है उसे वेस्ट करा दीजिए, कॉर्पोरेट डेटर को वापस करिए, सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो क्रिएट करा गया था उसे रिलीज और डिस्चार्ज का भी ऑर्डर पास कर सकती है। रिक्वायर कर सकती है किसी पर्सन को कि सच सम को पे कीजिए, जो भी सम आपने बेनिफिट रिसीव करा था ना उस पर्सन से, ठीक है, वो सम आप वापस दीजिए और पेमेंट ऑफ सच कंसिडरेशन जो कि डिटरमाइन करा गया बाय द इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट के थ्रू, उसने अगर जो भी पैसा डिसाइड करा है वो पेमेंट आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, वो कंसिडरेशन आपको देना पड़ेगा। तो रिवर्सल का अल्टीमेटली मतलब क्या होता है वही चीज बता दी गई है, ये चीज कुल मिलाकर रिवर्स कर दी जाएगी। आप जहां पर भी देख रहे हो ना, जैसे कि प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन हुई है, अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन हुई है, तो वहां हमने क्या देखा, वो वॉइड करार कर देंगे और उनको रिवर्सल कर देंगे उसके इफेक्ट को। तो रिवर्सल का मतलब ये रहेगा अल्टीमेटली। अब देखेंगे कोई ट्रांजेक्शन जो डिफ्रॉड कर रही है क्रेडिटर्स को, तो उसके रिलेटेड प्रोविजन क्या रहेंगे। ठीक है, सेक्शन 49 डील करेगा इससे। कॉर्पोरेट डाटा हैज एंटर इनटू अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन, अगर कोई कॉर्पोरेट डाटा एंटर कराया किसी अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन में, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर सेटिस्फाइड हो जाती है कि उसने ये सब चीजें जानबूझकर करी है, डेलिब्रेटली करी है, एंटर डेलिब्रेटली हुआ है, तो उस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगी, फॉर कीपिंग असेट ऑफ द कॉर्पोरेट डाटा बियॉन्ड द रीच ऑफ एनी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड, उससे दूर कर देगी। या फिर और क्या कर सकती है, इन ऑर्डर टू एडवर्सली अफेक्ट करने के लिए इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन, जो बेनिफिट लेकर बैठ गया है ना उसके इंटरेस्ट को एडवर्सली अफेक्ट करने के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये ऑर्डर भी पास कर सकती है। क्या करेगी, रिस्टोर कर देगी पोजीशन को जैसे कि वो पहले थी। ठीक है, साथ साथ वो क्या कर सकती है, प्रोटेक्ट करेगी इंटरेस्ट को ऑफ सच पर्सन हु आर विक्टिम्स। ठीक है, उसके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करने का ध्यान रखेगी। ठीक, कुल मिलाकर वही सब चीजें रिपीट हो रही है। आप डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स में भी वही सब पढ़ोगे जो आप प्रेफरेंशियल पेमेंट्स में पढ़कर आए हो, प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शंस में पढ़कर आए। तो यहाँ क्या होता है, अगर कॉर्पोरेट डाटा ने एंटर करी है किसी अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन एंटर करी, तो उस एसेट को उससे दूर रखने के लिए और या फिर एडवर्सली इफेक्ट करने के लिए, जो इसका इंटरेस्ट है ना उसको एडवर्सली इफेक्ट करने के लिए वो ये ऑर्डर पास कर देगा। क्या क्या ऑर्डर पास करेगा, रिस्टोर कर देगा पोजीशन को और साथ साथ प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन हु आर विक्टिम्स। ठीक है, तो ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ये ऑर्डर पास करेगा। इसके बाद देखेंगे कोई भी ऑर्डर पास नहीं करा जाएगा अगर ये सब जो हुआ है वो गुड फेथ में किया गया है। सेम उसी की तरह प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शंस में जो पढ़ा था आपने। गाइस अब देख लेते हैं एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। ठीक है, एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट बोला भी नहीं जाता यार, क्या है ये एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शंस क्या होता है, सेक्शन 50 में डील करेंगे। आगे ना यार इसको ईसीटी बोलेंगे, बड़ा बेकार सा नाम है, एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शंस। ठीक है, तो ईसीटी बोलेंगे वेयर द कॉर्पोरेट डेटर इज अ पार्टी टू ईसीटी। तो वो क्या होगा, उसके वहां रिलेवेंट डेट कितनी होगी, वहां 2 इयर्स रहेगी, विद इन 2 ईयर प्रीसीडिंग द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। आपने ऊपर क्या देखा था, अवॉइडेबल ट्रांजेक्शंस में जो रिलेवेंट पीरियड लिया गया था वो रिलेटेड पार्टीज के लिए 2 ईयर था, अदर केसेस में 1 ईयर। लेकिन यहाँ क्या है, चाहे रिलेटिव पार्टीज हो चाहे अदर देन रिलेटिव पार्टीज हो, 2 ईयर का पीरियड ही रहेगा। ठीक है, याद रखना डिफरेंस, याद रखना। एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट यार ईसीटी ट्रांजेक्शंस के केस में 2 ईयर रहेगा। ठीक है, तो लिक्विडेटर और रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो
वो एप्लीकेशन करेंगे किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। अगर ईसीटी ट्रांजेक्शन हुई है तो उसके रिगार्डिंग जैसे ऊपर एप्लीकेशन करी गई थी वैसे ही सेम यहाँ पर भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन करी जाएगी। ठीक है, रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन भी आया, डेट अगर एक्सटेंड करा गया बाय एनी पर्सन जो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सर्विसेज तो उसको हम ईसीटी नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन नहीं बोली जाएंगी। अगर ये ट्रांजेक्शन हुई है तो ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी पास कराया जाएगा, जैसे हमने ऊपर भी देखा था, रिस्टोर करने के लिए बोलेगा सारी पोजीशन जैसे भी पहले थी ऐसे जैसे कि वो पहले एग्जिस्ट करती थी, सेट असाइड कर देगा जो डेट क्रिएट करा गया, मॉडिफाई कर देगा टर्म्स ऑफ द ट्रांजेक्शन, रीपे करने के लिए बोलेगा अमाउंट जो रिसीव करा गया, सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो क्रिएट करी है एज ए पार्ट ऑफ ईसीटी तो उसको रिलिंक्विश करा जाएगा इन द फेवर ऑफ लिक्विडेटर और आरपी। ठीक है, तो ये सब ऑर्डर ये पास कर सकता है। देखेंगे सेक्शन 52 जो की बात करेगा सिक्योर्ड क्रेडिटर इन लिक्विडेशन प्रोसीडिंग, क्या रोल रहेगा सिक्योर्ड क्रेडिटर के रिलेटेड, क्या प्रोविजन रहेंगे। तो राइट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर रहेगा क्या क्या, वो रिलिंक्विश कर सकता है अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को जो लिक्विडेट असेट पे क्रिएट किया गया है, या फिर वो रिलीज भी कर सकता है सिक्योरिटी इंटरेस्ट को। ठीक है, वो मतलब चाहे तो छोड़ दे या फिर वो सेल कर सकता है अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को। अगर इसने सेल करा है अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट तो उसमें उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा लिक्विडेटर ऑफ द डिसीजन टू रिलीज द सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, लिक्विडेटर को ये इन्फॉर्म करेगा, लेकिन सिक्योरिटी इंटरेस्ट को रिलीज करने से पहले लिक्विडेटर पहले वेरीफाई करेगा सिक्योरिटी इंटरेस्ट को, फिर परमिट करेगा सिक्योर्ड क्रेडिटर को, हाँ अब जाओ तुम बेच लो इसको। ठीक है, पहले इसका वेरीफाई कराना जरूरी है, ऐसा नहीं है तुम बेच के आ गए हो तब उसको बता रहे हो लिक्विडेटर, ना ही पहले बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, स्टेंस हम प्रूव कैसे करेंगे, बाय रिकॉर्ड्स ऑफ सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो मेंटेन करा गया है विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी या कोई अदर मींस जो कि स्पेसिफाई करा है बाय बोर्ड। ठीक है, उस तरीके से इसको वेरीफाई करा जाएगा। बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक रिलीज करते हैं तो ये प्रोविजंस रहेंगे। सिक्योर्ड क्रेडिटर चाहे तो वो एनफोर्स कर सकता है, रिलीज कर सकता है, सेटल कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज भी कर सकता है, डील विद द सिक्योर्ड असेट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ जो कि एप्लीकेबल होती है टू द सिक्योरिटी इंटरेस्ट, वो चाहे तो उस तरीके से भी इसको डील कर सकता है। ठीक है, यहाँ एक रेस्ट्रिक्शन क्लॉज भी दिया हुआ है, रिलीजिंग द सिक्योर्ड असेट। ठीक है, उसको अगर रिलीज करते हो अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया है रिलीजिंग द सिक्योर्ड असेट बाय द, कौन लगा रहा है, कॉर्पोरेट डेटा और एनी अदर पर्सन, तो उस केस में सिक्योर्ड क्रेडिटर चाहे तो वो एप्लीकेशन कर सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फैसिलिटेट्स अ सिक्योर्ड क्रेडिटर टू रिलीज द सिक्योरिटी इंटरेस्ट, बोलेगा भाई मुझे फैसिलिटेट कराओ, मुझे रिलीज करने दो इस सिक्योरिटी इंटरेस्ट को जो कॉर्पोरेट डेटा ने और अदर पर्सन ने मुझ पर रेस्ट्रिक्शन लगाई है उसको प्लीज रिमूव कीजिए। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास कर देगी, उसको परमिट कर देगी, जहां सिमरन जहां जीले अपनी जिंदगी। ठीक है, तो यील्ड ऑफ सरप्लस देखिए इसमें क्या प्रोसीड्स मिली है जो कि एक्सेस है ऑफ द डेट, मतलब पैसा आपको ज्यादा मिल गया है तो वहां सिक्योर्ड क्रेडिटर उस केस में क्या करेगा, लिक्विडेटर को बता देगा और साथ साथ टेंडर कर देगा लिक्विडेटर एनी सरप्लस फंड रिसीव्स फ्रॉम द एनफोर्समेंट ऑफ द सिक्योर्ड असेट। मिला के जो पैसा एक्स्ट्रा मिला है वो लिक्विडेटर को दे दिया जाएगा। अगर कोई अमाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट ड्यू फ्रॉम द सिक्योर्ड क्रेडिटर है तो वो डिडक्ट कर लिया जाएगा फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ एनी रियलाइजेशन बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर। भाई उसको जो भी पैसा दे रहे हो ना उससे पहले जो प्रोसेस कॉस्ट का खर्चा था ना उसको पहले आप डिडक्ट कर लीजिए और उस पैसे को अमाउंट टू द लिक्विडेटर टू बी इंक्लूडेड इन द लिक्विडेशन एस्टेट, उसको लिक्विडेशन एस्टेट में डाल दो, फिर वो पैसा वो लिक्विडेशन एस्टेट में आ जाएगा, तब वो लिक्विडेशन एस्टेट पूरी बांटी जाएगी तो वो पैसा भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के सिक्योर्ड क्रेडिटर पे जो पैसा ड्यू था आप सिक्योर्ड क्रेडिटर को जो पैसा दोगे उसमें से पहले उस ड्यू अमाउंट को काट लीजिए। ठीक है, और उस ड्यू अमाउंट को वहां से काट लीजिए और लिक्विडेटर एस्टेट में डाल दीजिए। ठीक है, अगर कोई पैसा अनपेड डेट है, ठीक है, वहां तो ऊपर तो आपने देखा आपको एक्सेस मिल गया डेट, ठीक है, मतलब आपको एक्सेस प्रोसीड्स मिल गई है फ्रॉम द डेट। यहाँ क्या अनपेड डेट्स, पैसा पूरा नहीं मिला है, तो अगर एडिक्वेट पैसा नहीं मिला है तो अनपेड डेट्स जो है वो पेड बाय द लिक्विडेटर। भैया तुम ले रहे हो तो वो पे भी तुम्हें लिक्विडेटर को ही करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा पैसे को ले लिक्विडेटर रहा है तो पेड भी कौन करेगा, लिक्विडेटर ही करेगा। जब एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाता है सेक्शन 53 जो की बात करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट। यहाँ प्रायोरिटीज देखिए तो किस प्रायोरिटीज में असेट को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ लिक्विडेशन असेट कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूशन वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे किसको पैसा मिलेगा, आईआरपी कॉस्ट दी जाएगी, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस को आपने ऊपर भी देखा था, सबसे पहले हम प्रोसेस कॉस्ट को पे करते हैं। ठीक है, तो आईआरपी कॉस्ट दी जाएगी और लिक्विडेशन कॉस्ट को सबसे पहले पूरा अमाउंट पे कर देंगे। ठीक है, फिर जो पैसा बचा है उसमें से रैंक इक्वली करेंगे वर्कमैन ड्यूज को और सिक्योर्ड क्रेडिटर। वर्कमैन ड्यूज का सारा पैसा दे देना है क्या, जितना भी ड्यू है, नहीं, सिर्फ 24 मंथ्स ड्यूज देंगे, मतलब पिछले 24 महीने का जितना ड्यूज है ना उतना उसका वर्कमैन ड्यूज का दिया जाएगा। सिक्योर्ड क्रेडिटर का भी दिया जाएगा, लेकिन इन द इवेंट ऑफ सच सिक्योरिटी हैज रिलिंक्विश सिक्योरिटी, अगर उसने रिलिंक्विश करी थी, मतलब उसने सेल नहीं करी थी, रिलीज नहीं करी थी, उसे रिलिंक्विश किया था अपना इंटरेस्ट, तो उस केस में सिक्योर्ड क्रेडिटर को भी दिया जाएगा। ये जो इन दोनों को पैसा दिया जाएगा वो इक्वल में दिया जाएगा, मतलब बराबर होगा, ऐसा नहीं है वर्कमैन ड्यूज को पहले देना है सिक्योर्ड क्रेडिटर को बाद में देना है, इन दोनों का इक्वल रैंकिंग रहेगी। ठीक है, फिर देंगे वेजेस एंड एनी अनपेड ड्यूज जो ओन करता है टू द एम्प्लॉइज अदर देन द वर्कमैन। देखो वर्कमैन तो ऊपर कवर हो गया, अब जो वर्कमैन के अलावा कोई एम्प्लॉय तो उनका ड्यूज दिया जाएगा, लेकिन क्या सारा ड्यूज लेंगे इनका, नहीं, इनका 12 मंथ्स का लेगा। वर्कमैन के लिए ज्यादा रिलैक्सेशन है 24 महीने का, और इनका सिर्फ 12 महीने तक का ड्यूज ही दिया जाएगा। फिर 4th नंबर पे फाइनेंशियल डेट जो कि ओन करते हैं टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के ड्यूज है वो दे दिए जाएंगे। फिर 5th नंबर पे रैंक होगी, फिर से इक्वली रैंक होगी किसकी, जो भी अमाउंट ड्यू है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। मोदी जी कहाँ रह जाएंगे भाई, सरकार तो आएगी। ठीक है, तो 5th नंबर पे 5वें नंबर पे सरकार को दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ डेट ओन टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर एनी अमाउंट अनपेड, जो भी अमाउंट अनपेड है ना सेक्शन 52 में जिन्होंने जो पैसा नहीं ले
है अपना, ठीक है, तो इनका जो भी अमाउंट अनपेड है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर का यहाँ दे दिया जाएगा। तो जो भी पैसा बचा हुआ था उसमें गवर्नमेंट के ड्यूज और सिक्योर्ड क्रेडिटर के ड्यूज को इक्वली बांट दिया जाएगा। कोई अदर रिमेनिंग डेट एंड ड्यूज है वो देंगे, फिर जाकर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का नाम आएगा। ये इक्विटी शेयर होल्डर नल्ले लोग, मतलब कंपनी के नाम के मालिक है, इनको पैसा वैसा सबसे लास्ट में दिया जाता है। जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो सबसे लास्ट में हम इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करते हैं, ठीक है। फिर से देख लेते हैं इसको कैसे याद रखोगे। देखो प्रोसेस कॉस्ट तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, सोचना ही नहीं है। फिर इसके बाद देखोगे वर्कमैन, जो हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, जो वर्कमैन होते हैं, और साथ साथ सिक्योर्ड क्रेडिटर को दिया है, लेकिन ये कौन से सिक्योर्ड क्रेडिटर जिन्होंने रिलिंक्विश किया है। सारे सिक्योर्ड क्रेडिटर कवर नहीं होंगे, जिन्होंने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को रिलिंक्विश किया है बस वो वाले ही यहाँ आएंगे। ये दो आपके क्लियर हुए। अब वर्कमैन जो इंपॉर्टेंट थे उनके साथ साथ एम्प्लॉइज लिए जाएंगे, कंपनी में एम्प्लॉइज भी होने जरूरी। फिर इसके बाद देखेंगे जो हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर थे इससे रिलेटेड यहाँ आ जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिए जाएंगे। तो जब तक चार चीजें नहीं हो जाती तब तक मोदी जी की कोई नहीं सुनेगा। ये चार चीजें हो जाएंगी, फिर उसके बाद हम मोदी जी को बुलाएंगे, आइए मोदी जी आपके पेमेंट करेंगे हम, लेकिन आपके साथ साथ जो सिक्योर्ड है, जिन्होंने पहले से ही सिक्योर्ड है, उनको कैसे छोड़ दे, उनको भी आपके साथ ही इक्वली रैंकिंग देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद कोई भी अदर डेट्स रह जाता है उन्हें दे देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर हमेशा याद रखना सबसे लास्ट में होते हैं, जिसमें प्रेफरेंस फिर भी पहले हो जाता है, इक्विटी तो बिल्कुल ही लास्ट में होता है, ठीक है। इसको आप बस एक दो बार देख लो, आपको लर्न हो जाएंगे, कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए कॉर्पोरेट डेटा का डिसोल्यूशन हो गया, कंपनी का लिक्विडेशन होता है, बंदे का डिसोल्यूशन होता है। तो कॉर्पोरेट डेटा का डिसोल्यूशन हो गया तो उस केस में क्या होगा, जब असेट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटा हैज बीन कंप्लीटली लिक्विडेटेड, ठीक है, कंप्लीटली लिक्विडेट हो गई है, तो लिक्विडेटर क्या करेगा, एप्लीकेशन करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। ये एप्लीकेशन होगी फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ सच कॉर्पोरेट डेटा। जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का ऑर्डर रहेगा वो विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा टू द अथॉरिटी विद विच कॉर्पोरेट डेटा रजिस्टर्ड है। भाई जिसके पास रजिस्टर है उसको बताना जरूरी है ना कि वो डिसॉल्व हो रहा है, तो उस अथॉरिटी को ये नोटिस विद इन 7 days में दे दिया जाएगा, ठीक है। मिलाकर ये जो लिक्विडेशन प्रोसेस है वो विद इन 1 year कंप्लीट हो जानी चाहिए। जैसे आपने सीआईआरपी प्रोसेस देखा था ना, 180 days में हो जानी चाहिए, प्लस में एक्सटेंशन 90 days का दिया गया था। ऐसे ही लिक्विडेटर को लिक्विडेट कर देनी है, कॉर्पोरेट डेटर को विद इन 1 year के अंदर सब कुछ कर देना है, ठीक है। अगर वो फेल हो जाता है 1 year के अंदर नहीं कर पाया तो उस केस में एप्लीकेशन करेगा टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू कंटिन्यू सच लिक्विडेशन अलॉन्ग विद ए रिपोर्ट, एक्सप्लेन करेगा व्हाई द लिक्विडेशन नॉट कंप्लीट हुआ एंड उसमें स्पेसिफाई करेगा एडिशनल टाइम कि उसको कितना रिक्वायर्ड है इस लिक्विडेशन को कंप्लीट करने के लिए। ये प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, जिसको हम प्यार से पीपीआईआरपी बोलते हैं, ठीक है। ये टॉपिक भी आईबीसी के अंदर अभी नया इंसर्ट हुआ है। कुछ लोग इसको भी लेकर वरीड हैं कि इसे कैसे करेंगे, ये काफी वास्ट है। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है कि ये वास्ट है, ये जस्ट सीआईआरपी की समरी। कोशिश करेंगे टॉपिक को समझने के साथ साथ इसे कम टाइम में भी कवर करने। तो मैं बता दूं ये जो टॉपिक है प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, इसको हम आगे प्यार से बोलेंगे पीपीआईआरपी, ठीक है। इसको प्यार से पीपीआईआरपी बोला जाता है। ये जो आया था फॉर एमएसएमईज के लिए आया था, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। और ये एमएसएमई जो है वो क्या होनी चाहिए, कंपनी या फिर एलएलपी ही होनी चाहिए। सबसे पहले हम कुछ की टर्म्स का देख लेते हैं क्या मतलब होता है। सबसे पहले हमारा बेसिक रिजोल्यूशन प्लान। बेसिक रिजोल्यूशन प्लान का मतलब क्या है, मींस अ रिजोल्यूशन प्लान जो कि प्रोवाइडेड कौन करेगा, बाय द कॉर्पोरेट डेटर। मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट डेटर को बेसिक रिजोल्यूशन प्लान बनाकर सबमिट करना होता है, ठीक है। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट क्या होती है, मतलब किस दिन से इसको कमेंस मान लिया जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन। जैसे कि सीआईआरपी को माना जाता था वैसे ही इसको भी मान लिया जाएगा। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं कॉर्पोरेट डेटा की फॉर द पीपीआईआरपी, ठीक है। तो कॉर्पोरेट डेटा क्लासिफाई होने चाहिए एमएसएमईज, ठीक है। मैंने आपको ऊपर भी बताया था एमएसएमईज के लिए आया था ये, ठीक है। वो क्लासिफाई होने चाहिए एमएसएमईज अंडर सेक्शन 7(1) के हिसाब से, ठीक है, ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 7(1) में एमएसएमईज क्लासिफाई होना चाहिए। साथ मतलब क्या है, पीपीआईआरपी में सिर्फ एमएसएमईज ही जा सकती है, ठीक है। आपके माइंड में यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि एमएसएमई क्या सीआईआरपी में नहीं जा सकती, ऐसा नहीं है। मतलब एमएसएमई के पास ऑप्शन होता है वो पीपीआईआरपी या फिर सीआईआरपी किसी में भी जा सकती है, लेकिन पीपीआईआरपी में सिर्फ और सिर्फ एमएसएमईज ही जा सकती है, ठीक है। मतलब कोई और नहीं जा सकता है, ये सिर्फ एमएसएमईज के लिए ही आया। फिर सेकंड नंबर पे क्या है, पीपीआईआरपी में जाने के लिए आपका डिफॉल्ट होना कंपलसरी है, ठीक है, जो कि सीआईआरपी में भी था। आप देखोगे ना मोस्टली पॉइंट्स वहां से कॉमन निकल कर आएंगे, तो आपको लर्न करना भी इजी रहेगा। तो उससे कंपेयर कर करके करना, ठीक है। कमिट करा हुआ होना चाहिए डिफॉल्ट जो वहां पर भी। और क्या है, पीपीआईआरपी नहीं चलनी चाहिए या फिर कंप्लीटेड नहीं होनी चाहिए पीपीआईआरपी पिछले 3 साल के अंदर। मतलब पिछले 3 साल में ऐसा ना हो पीपीआईआरपी या तो चल रही है या फिर कंप्लीटेड हुई है, तो वो नहीं होना चाहिए। आपने वहां पर भी देखा था सीआईआरपी के केस में कब एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो वही सेम चीज है पीपीआईआरपी के केस में, वो अंडरगोन नहीं होनी चाहिए पीपीआईआरपी या फिर कंप्लीटेड भी नहीं होनी चाहिए विद इन 3 years में। मतलब अगर 3 साल के अंदर ही अगर कंप्लीट हुई है फिर दोबारा जा रहा है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी बात वो अंडरगोन में भी नहीं होनी चाहिए टू द सीआईआरपी। सीआईआरपी भी नहीं चल रही रहनी चाहिए। मतलब क्या है, आपकी सीआईआरपी भी नहीं चल रही होनी चाहिए उस टाइम, ठीक है। नो ऑर्डर रिक्वायरिंग इट टू बी लिक्विडेटेड। भाई लिक्विडेशन का अगर ऑर्डर पास हो चुका है तो फिर उसमें भी जाने की क्या जरूरत है, कोई भी ऑर्डर पास नहीं हुआ होना चाहिए। एलिजिबल होना चाहिए टू सबमिट अ रिजोल्यूशन प्लान। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो 29A के अंदर थे ना, उस हिसाब से वो एलिजिबल होना चाहिए टू सबमिट द रिजोल्यूशन प्लान। फिर क्या है, फाइनेंशियल क्रेडिटर, जो कॉर्पोरेट डेटा का जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो रिलेटेड पार्टीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो सीओसी बनाई जाएगी यहाँ पर उसमें भी फाइनेंशियल क्रेडिटर होंगे। तो ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो
रिलेटेड पार्टीज नहीं होनी चाहिए और वो रिप्रेजेंट करनी चाहिए मिनिमम 66% इन वैल्यू ऑफ द फाइनेंशियल डेट। मतलब क्या है, मिनिमम 66% इन वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल डेट जो है ना वो अप्रूव करेंगे सच प्रपोजल। वही सेम है जैसे CIRP में था कि जो COC कमेटी बनाई जाती थी उसमें मिनिमम 66% की अप्रूवल लगेगी। और ये साथ साथ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नेम भी प्रपोज करेंगे, किसको, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, फॉर द PPIRP। मतलब PPIRP कंडक्ट करने के लिए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नेम भी बताना पड़ेगा, जैसे हमने वहां देखा था सेम CIRP में। ठीक है, और कॉर्पोरेट डेटा के पास कोई भी ऐसे फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है जो कि वो रिलेटेड पार्टीज ना हो, मतलब सारे रिलेटेड पार्टीज है। तो उस केस में क्या होगा, जो प्रपोजल और अप्रूवल होंगे ना वो उस पर्सन से जो भी स्पेसिफाई करेगा ना बोर्ड, उससे अप्रूवल ली जाएगी। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर और पार्टनर क्या होंगे, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर पार्टनर जो है वो डिक्लेयर करेंगे, क्या डिक्लेयर करेंगे, ये चीजें डिक्लेयर करेंगे। क्या क्या चीजें डिक्लेयर करेंगे, वो बोलेंगे कॉर्पोरेट डेटा को एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी फॉर द PPIRP। ठीक है, इन डेफिनेट टाइम पीरियड, कितने टाइम के अंदर, मतलब मैक्सिमम 90 डेज के अंदर उनको एप्लीकेशन फाइल कर देनी है कॉर्पोरेट डेटा को। और साथ साथ ये बोलेंगे कि जो PPIRP इनिशिएट करा जाएगी नॉट टू इनिशिएट द डिफ्रॉड एनी पर्सन, मतलब किसी बंदे को डिफ्रॉड ना करे। और साथ साथ नेम ऑफ IP प्रपोज करा जाएगा और अप्रूव करा जाएगा बाय द बोर्ड। ठीक है, टू बी अपॉइंटेड एज ए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आपको रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाना है ना, उसका नेम जो है प्रपोज भी कराना पड़ेगा और अप्रूव भी कराना पड़ेगा। और क्या था, मेंबर और पार्टनर जो है, ठीक है, उनको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। कंपनी केस में तो मेंबर और पार्टनर, अदर केस में क्या होगा, 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द पार्टनर। ठीक है, वो क्या है, अप्रूवल देंगे, रिजोल्यूशन पास करेंगे, अप्रूविंग द फाइलिंग एंड एप्लीकेशन। मैं ये वाले पॉइंट्स आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। यहाँ क्या है, कॉर्पोरेट डेटा को अगर PPIRP स्टार्ट करनी है तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, वो MSMEs होना जरूरी है, क्योंकि ये जो PPIRP थी वो MSMEs के लिए ही आई थी। सेकंड नंबर पे वो क्या होना चाहिए, उसने डिफॉल्ट कंडक्ट किया होना चाहिए, मतलब क्या डिफॉल्ट होना यहाँ मैंडेटरी है। फिर उसके साथ साथ ये चीजें और होनी चाहिए, मैं बता देती हूँ क्या क्या चीजें। PPIRP उसकी अंडरगोन नहीं होनी चाहिए और कंप्लीटेड भी नहीं होनी चाहिए पिछले 3 साल के अंदर। ठीक है, साथ साथ हम देख लेंगे और क्या चीज थी, CIRP भी अंडरगोइंग नहीं होनी चाहिए। भाई CIRP चल रही है तो यहाँ पर मत आओ। ठीक है, दूसरी बात, लिक्विडेशन का ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए और एलिजिबल टू सबमिट रिजोल्यूशन प्लान होना चाहिए। ठीक है भाई, एलिजिबल तो होने चाहिए ना रिजोल्यूशन प्लान को सबमिट करने के लिए वो कॉर्पोरेट डेटा जो है। ठीक है, साथ साथ फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो रिलेटेड पार्टीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इनके जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, मतलब जो मिनिमम 66% जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, वो क्या करेंगे, नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बनाना है फॉर द PPIRP नेम जो है वो प्रपोज करेंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो था वो फाइनेंशियल क्रेडिटर से रिलेटेड था, आपने यहाँ देख लिया फाइनेंशियल क्रेडिटर का पॉइंट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट जो पॉइंट होगा ये किससे रिलेटेड होंगे, डायरेक्टर और द पार्टनर से रिलेटेड पॉइंट रहेंगे। ठीक है, और यहाँ किससे रिलेटेड रहेगा, वो मेंबर से रिलेटेड रहेगा। आप इस तरीके से भी याद रखेंगे, ऊपर क्या था, फाइनेंशियल क्रेडिटर का था, यहाँ क्या है, डायरेक्टर का है, और थर्ड नंबर पे मेंबर का है। ठीक है, तीनों की अप्रूवल चाहिएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्टर की जो मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर रहेंगे वो एक डिक्लेरेशन देंगे। क्या डिक्लेयर करेंगे, ये बोलेंगे कॉर्पोरेट डेटा एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए फॉर द PPIRP, लेकिन डेफिनेट पीरियड में करनी है, मैक्सिमम आपको 90 डेज के अंदर फाइल कर देनी है। ठीक है, और साथ साथ बोलेंगे कि ये जो हम PPIRP स्टार्ट कर रहे हैं वो किसी क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने के लिए नहीं कर रहे हैं, और हम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का नेम भी प्रपोज करना है और अप्रूव कराना पड़ेगा बाय द बोर्ड। ये जो डिक्लेरेशन दी जाएगी ना वो आप याद रखोगे, मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर देना है, ऐसा नहीं है कि सारे को देनी जरूरी है, मेजोरिटी दे देंगे तो भी काम चलेगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, यहाँ क्या मेंबर और पार्टनर को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और या फिर 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द पार्टनर जो है वो अप्रूवल देंगे। ठीक है, किस लिए अप्रूवल दी जाएगी, फॉर पासिंग अ रिजोल्यूशन अप्रूविंग द फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन, तभी PPIRP इनिशिएट करी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका। कॉर्पोरेट डायरेक्टर फाइनेंशियल क्रेडिटर को क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेगा देख लेते हैं। एक तो डिक्लेरेशन जो ऊपर दी थी ना मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर ने, वो डिक्लेरेशन प्रोवाइड करेगा। स्पेशल रिजोल्यूशन या फिर रिजोल्यूशन जो 3/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टनर वाला था वो उसको प्रोवाइड करा जाएगा। बेसिक रिजोल्यूशन प्रोवाइड करा जाएगा जो कंफर्म करेगा जो भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो सारी कंडीशंस रिक्वायरमेंट उस बेसिक रिजोल्यूशन प्लान में होंगी वो दिया जाएगा, और सच अदर इन्फॉर्मेशन जो भी स्पेसिफाइड करी जाएंगी। ठीक है, वो सारी चीजें पहले फाइनेंशियल क्रेडिटर को देनी पड़ेंगी, तभी वो अप्रूव करेगा। ठीक है, अब देखेंगे जो हमारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है उसकी क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी बिफोर द इनिशिएशन ऑफ द PPIRP। ठीक है, यहाँ पर हम ये भी देखेंगे PPIRP को स्टार्ट करने से पहले भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की कुछ ड्यूटीज होती है, तो वो देख लेते हैं क्या क्या ड्यूटीज होती है। इसको एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी जो कि रिक्वायरमेंट मीट करेंगी 54A की, जो आपने ऊपर अभी रिक्वायरमेंट देखी है ना सारी की सारी, वो मीट करनी चाहिए। और फाइल करेगा सच रिपोर्ट्स और अदर डॉक्यूमेंट जो कि बोर्ड स्पेसिफाई करेगा, या सच अदर ड्यूटीज जो भी स्पेसिफाइड करी जाएंगी वो भी ये परफॉर्म करेगा। लेकिन ये जो ड्यूटीज जो है वो सीज हो जाएंगी। कब सीज होगी, अगर कॉर्पोरेट डाटा फेल कर देता है टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द PPIRP विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। आपने ऊपर 90 डेज का टाइम दिखा था ना, अगर आपने ये 90 डेज के अंदर फाइल नहीं करी है, ठीक है, तो ये ड्यूटीज का कोई मतलब नहीं है, ये ड्यूटीज वहीं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ड्यूटी सीज हो जाएंगी। ठीक, या फिर एप्लीकेशन फॉर इनिशिएटिंग द PPIRP एडमिट कर लिया या फिर रिजेक्ट कर लिया बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो भी क्या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की जो ड्यूटीज कंटिन्यू आ रही थी ना, ये जो पहले थी PPIRP से रिलेटेड, वो अब यहाँ पर सीज हो जाएंगी। ठीक है, दो केसेस है, अगर वो फेल हो जाता है, ठीक है, और दूसरा क्या है, एप्लीकेशन आपकी एडमिट और या फिर रिजेक्ट हो जाती है। तो अब देख लेते हैं जो फीस पेबल होगी टू द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या PPIRP के केस में वो कैसे पे करी जाएगी। वो अगर कोई एप्लीकेशन एडमिट कर लिया ना PPIRP के रिगार्डिंग, तो ये जो कॉस्ट लगेगी ना, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को कॉस्ट देनी है वो PPIRP कॉस्ट में आ जाएगी। और आपको पता ही है जो बड़ी प्रोसेस कॉस्ट होती है, चाहे वो CIRP कॉस्ट हो या चाहे PPIRP कॉस्ट हो, वो सबसे पहले पे करी जाती है। ठीक, अब जैसे CIRP प्रोसेस आपने पढ़ा था ना चार्ट में, वही सारी
सारी चीजें अब स्टार्ट हो जाएंगी। एप्लीकेशन टू इनिशिएट द पीपीआईआरपी प्रोसेस, ठीक है, वही सारी चीजें जो आपने वहाँ चार्ट में पढ़ी थी, ठीक है। तो मैंने आपको चार्ट बनवाया था ना फर्स्ट पार्ट में, आईबीसी का जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो थी, मैंने उसमें आपको सीआईआरपी प्रोसेस का पूरा चार्ट दिया था, तो चीजें वहां से ही सेम मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। तो कॉर्पोरेट डाटा जो है वो 54A के अंदर रिक्वायरमेंट अगर मीट कर जाता है तो वो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को एप्लीकेशन फाइल करेगा, जो कि आपने सीआईआरपी में भी देखा था, सबसे पहले एप्लीकेशन फाइल करी जाती है। फिर उसके साथ साथ उसमें क्या था, आपने देखा पहले डिफॉल्ट था वहां, फिर एप्लीकेशन फाइल करी जाती है, फिर कुछ डॉक्यूमेंट फर्निश करे जाते हैं, ठीक है। डिफॉल्ट आपने ऊपर देख लिया, होना जरूरी है। फिर देख लिया हमने एप्लीकेशन फाइल करी गई, अब इस पे देखेंगे क्या क्या चीजें फर्निश करी जाती है, स्पेशल रिजोल्यूशन और या फिर अदर रिजोल्यूशन एंड अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर भी आ जाएंगी फॉर द यहाँ पीपीआईआरपी, ठीक है। वहां पर भी आपने देखा था स्पेशल रिजोल्यूशन और रिजोल्यूशन पास करना होता है। रिटन कंसेंट जरूरी है भाई, वहां पर भी देखा था रिटन कंसेंट ऑफ द जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आपने प्रपोज करा है उसकी रिटन कंसेंट आपको देनी पड़ेगी एंड इस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 54B में जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ एक न्यू पॉइंट जो ऐड हुआ है, जो कि वहां पे नहीं था सीआईआरपी में। आप फाइनेंशियल क्रेडिटर का जब सीआईआरपी देख रहे थे ना, जो फाइनेंशियल क्रेडिटर इनिशिएट करता है सीआईआरपी, ठीक है, वहां से सारे पॉइंट्स तो मैच करते हैं, लेकिन यहाँ एक नया पॉइंट ऐड होता है, वो देख लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ट्रांजेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, आपने ऊपर पढ़ा था ना अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन से रिलेटेड प्रोविजन, अगर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी इनको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। और इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट जो है वो भी यहाँ फर्निश करे जाएंगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स जो वहाँ सीआईआरपी में थे वैसे सेम पॉइंट्स हो गए, बस एक नया पॉइंट था, ये आपको देख लेना है कि अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन से रिलेटेड भी कोई एक्सिस्टेंस ऑफ ट्रांजेक्शन है तो उसकी भी डिक्लेरेशन आपको यहाँ सबमिट करनी पड़ेगी। नीचे पढ़ोगे वो सेम है सीआईआरपी है, ठीक है। आप देखोगे ना प्रोसेस तो ऑलमोस्ट दोनों की सेम है, ठीक है। मैं एक बार फिर भी पढ़ा देती हूँ। वहाँ आपने देखा था 14 डेज के अंदर या तो एडमिट कर देनी है एप्लीकेशन या रिजेक्ट कर देनी है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, ठीक है। लेकिन बिफोर रिजेक्शन से पहले इसको टाइम दिया जाएगा टू रेक्टिफाई करने के लिए, विद इन 7 डेज में आप रेक्टिफाई करके लेकर आइए। और पीपीआईआरपी कमेंसमेंट डेट कब से मान ली जाएगी, फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन इसने एडमिट कर दी ना वहां से ही इसको पीपीआईआरपी को कमेंस मान लिया जाएगा। तो अभी तक तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम चलता आ रहा है, ठीक है। अब टाइम लिमिट देख लेते हैं फॉर द कंप्लीशन ऑफ पीपीआईआरपी। भाई शुरुआत करिए तो खत्म भी करना पड़ेगा, तो टाइम लिमिट क्या रहेगी फॉर द कंप्लीशन ऑफ पीपीआईआरपी, आपको विद इन 120 डेज के अंदर कंप्लीट कर देनी है फ्रॉम द प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। अगर आज शुरू हुई है तो 120 दिन के अंदर आपको कंप्लीट कर देनी है। अब एक बात बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, सीआईआरपी का क्या टाइम लिमिट था, सीआईआरपी कितने टाइम में कंप्लीट करनी थी, सोचो। मैं बता देती हूँ आपको, सीआईआरपी के लिए जो टाइम दिया गया था वो 180 डेज के लिए दिया गया था, और अगर आपको कोई एक्सटेंशन चाहिए थी उस केस में 90 डेज की आपको एक्सटेंशन अलाउ थी। लेकिन यहाँ पर जो टाइम दिया गया है वो कम दिया गया है, विद इन 120 डेज का आपको टाइम दिया जाएगा, आपको पीपीआईआरपी 120 दिन के अंदर कंप्लीट कर देनी है, जिसमें 120 डेज का भी मैं आपको बाइफर्गेशन दूंगी, ठीक है। यानी कि विद इन 90 डेज यानी 120 दिन में से 90 दिन के अंदर तो आपका रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सबमिट कर देना चाहिए रिजोल्यूशन प्लान को टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, और जो बचा कुछ 30 दिन है ना, रेस्ट 30 डेज, उसमें क्या करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जो प्लान आया उसको 30 डेज के अंदर अप्रूव कर देना है। अगर कोई रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं करा गया है बाय द सीओसी ऑन द डे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 90 डेज, फाइल एन एप्लीकेशन विद द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है ना वो 90th डे, ठीक है, लास्ट वाले दिन क्या है, एप्लीकेशन फाइल कर देगा टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द पीपीआईआरपी। आपने वहां देखा था सीआईआरपी में टर्मिनेशन का कोई क्लॉज नहीं था, यहाँ पर आप याद रखोगे पीपीआईआरपी में एक टर्मिनेशन का भी पॉइंट है। अगर कोई रिजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं हुआ है 90 डेज के अंदर तो उस केस में क्या है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास कर देगी फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द पीपीआईआरपी। अब जब सीआईआरपी में मॉरेटोरियम पीरियड एंड पब्लिक अनाउंसमेंट हुई थी तो यहाँ कैसे रह जाएंगे, यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, डिक्लेरेशन करना पड़ेगा ऑफ द मॉरेटोरियम एंड द पब्लिक अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द पीपीआईआरपी। जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तो एक काम एनवायरमेंट वहां रखा जाएगा, पब्लिक को भी बता दिया जाएगा। कैसे करा जाएगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है ऑन द पीपीआईआरपी कमेंसमेंट डेट, जैसे जिस दिन शुरू हो रही है उस दिन क्या करेगी, डिक्लेयर करेगी मॉरेटोरियम पीरियड अंडर सेक्शन 14 जो कि म्यूटेंडी अप्लाई हो जाएगा। मॉरेटोरियम पीरियड से रिलेटेड जो भी प्रोविजन सीखे थे ना वो सेम रहेंगे यहाँ पर भी, और साथ साथ अपॉइंट कर देगी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, यानी कि यहाँ नो चक्कर ऑफ द आईआरपी हेयर। मतलब क्या है, वहां पे पहले इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करा जाता था, फिर हमारे पास ऑप्शन होता था कि आईआरपी को ही आप आरपी में कन्वर्ट कर लो या फिर दूसरा आरपी कोई बंदा अपॉइंट करो। यहाँ क्या है, आईआरपी का कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको अपॉइंट करना है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल डायरेक्ट। देखो यार, मैं चाहूँ ना यहाँ पर सिर्फ पीपीआईआरपी को ही पढ़ाऊँ, लेकिन मैं पीछे से क्यों रिलेट कर रही हूँ कि जिससे आपको ये ईजी भी लगेगा एक तो, और फिर पीछे की चीजें भी आपको रिमाइंड होती रहेंगी। इसकी वजह से हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी जाए, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आपके कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी है, ठीक है। अपॉइंट करेगा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, यहाँ पे आईआरपी का कोई चक्कर नहीं रहेगा, और पब्लिक अनाउंसमेंट कर देगा फॉर द इनिशिएशन ऑफ द पीपीआईआरपी इमीडिएटली आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट। जैसे ही आरपी अपॉइंट करा पब्लिक में हल्ला पिटवा देगा कि पीपीआईआरपी स्टार्ट करी जाएगी बाय दिस रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब देख लेते हैं जो मॉरेटोरियम ऑर्डर पास करा गया वो कितने टाइम तक वैलिड रहेगा। इसका इफेक्ट शुरू होगा फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, जब से मॉरेटोरियम आपने डिक्लेयर करा है वहां से तो शुरू होगा, लेकिन कब तक रहेगा, जब तक कि पीपीआईआरपी पीरियड एंड्स ना हो जाए। पीपीआईआरपी खत्म, मॉरेटोरियम पीरियड खत्म, वहां पड़ा फिर सीआईआरपी खत्म, मॉरेटोरियम पीरियड खत्म, वैसे ही यहाँ पर है, ठीक है। सब कुछ तो इजी है, कहा इतना टेंशन ले रखा था बबुआ। एंड पावर क्या रहेगी ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ड्यूरिंग द पीपीआईआरपी। भाई पीपीआईआरपी कर रहे हो तो आपकी कुछ यहाँ ड्यूटीज भी रहेंगी और कुछ पावर्स भी रहेंगी आपके पास, ठीक है। तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास पावर रहेगी, वो कंडक्ट कर सकता है पीपीआईआरपी।
और ड्यूटीज की बात करें तो क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी, कंफर्म कर सकता है लिस्ट ऑफ द क्लेम्स जो कि सबमिटेड करी गई है बाय द कॉर्पोरेट डाटा, इन्फॉर्म कर सकता है क्रिएटर्स रिगार्डिंग देयर क्लेम एज कंफर्म, जो भी कंफर्म हो गए उनके क्लेम उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा क्रिएटर को, मेंटेन करेगा अपडेटेड लिस्ट ऑफ द क्लेम्स, मॉनिटर करेगा मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर, इन्फॉर्म करेगा सीओसी को इन द इवेंट ऑफ रीच ऑफ द ऑब्लिगेशन, कंस्टिट्यूट करेगा भाई सीओसी भी कंस्टिट्यूट करनी पड़ेगी किसको, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, ठीक है, प्रिपेयर करेगा इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम और एप्लीकेशन देगा फॉर द अवेयरनेस ऑफ ट्रांजेक्शन। ये आपको थोड़ा पॉइंट यहाँ नया लग सकता है, बाकी ऑलमोस्ट पॉइंट जो सीआईआरपी में थे वही यहाँ पर है, ठीक है। पावर की बात करेंगे तो क्या क्या पावर्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट वगैरह को असेस कर सकता है, रिकॉर्ड्स को और इन्फॉर्मेशन जो कि अवेलेबल है विद द कॉर्पोरेट डाटा उनको असेस कर सकता है, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी को असेस कर सकता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स अगर कॉर्पोरेट डाटा के रखे हुए हैं इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में तो उनको वो असेस कर सकता है। अगर कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड और अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो है वो अवेलेबल है विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज या स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स या फिर अकाउंटेंट या फिर कोई अदर पर्सन जो भी स्पेसिफाइड है उनको भी असेस कर सकता है, अटेंड कर सकता है मीटिंग ऑफ किसकी, मेंबर की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कमेटी ऑफ डायरेक्टर उनकी मीटिंग्स को भी अटेंड कर सकता है, ठीक है। इसके पास ये पावर रहेंगी, अपॉइंट कर सकता है किसी को, किसको, अकाउंटेंट को, लीगल और अदर कोई प्रोफेशनल इसको जरूरत लगेगी उनको भी अपॉइंट कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है इन्फॉर्मेशन फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, उस कॉर्पोरेट डाटा की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द असेट फाइनेंसेस और द ऑपरेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। बिजनेस ऑपरेशंस फॉर द प्रीवियस 2 ईयर्स के देख सकता है और फाइनेंशियल ऑपरेशंस पेमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल पेमेंट ऑफ द प्रीवियस 2 ईयर्स भी चेक कर सकता है, असेट एंड लायबिलिटीज को देख सकता है, अदर मैटर्स जो भी स्पेसिफाइड है, ठीक है, उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये कलेक्ट कर सकता है। ये अदर का रह जाएगा, ठीक है। तो अदर फंक्शंस कोई भी रह जाते हैं तो वो भी ये कर सकता है, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, जिस दिन अपॉइंट करा है ना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जो मेंटेन करे हुए हैं ना अकाउंट्स ऑफ द कॉर्पोरेट डाटा वो फर्निश कर दी जाएंगी सारी इन्फॉर्मेशन किसको, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, जो कि आपने सीआईआरपी में देखा था भाई सेम पॉइंट चल रहा है अभी तक, ड्यूटीज पावर्स भी ऑलमोस्ट सेम थी। कॉर्पोरेट डाटा प्रमोटर वगैरह जो भी पर्सन है वो प्रॉपर असिस्टेंस और कॉपरेशन देंगे किसको, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, ठीक है। अब देख लेते हैं 54G जो कि बात करेगा लिस्ट ऑफ क्लेम एंड प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। यहाँ क्या होता है, कॉर्पोरेट डाटा विद इन 2 डेज, पीपीआईआरपी कमेंट जब से होती है वहां से 2 दिन के अंदर इसको सबमिट करने पड़ेगा रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को। क्या क्या चीजें सबमिट करनी पड़ेगी, लिस्ट ऑफ क्लेम्स, ठीक है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को बताएगा कि ये लिस्ट ऑफ क्लेम्स आए हुए हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ रेस्पेक्टिव क्रेडिटर्स, ठीक है। प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम भी देगा जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होंगी रिलेटिंग फॉर द फॉर्मुलेटिंग और रिजोल्यूशन प्लान किस तरीके से बनाया है, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी दी जाएंगी, किसको दी जाएंगी, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को ये सारी चीजें दी जाएंगी। वेयर पर्सन हैज सस्टेन्ड एनी लॉस और डैमेजेस एज ए कंसीक्वेंसेस ऑफ ओमिशन या फिर किसी के इंक्लूजन की वजह से, उस केस में क्या है, कोई भी प्रमोटर, डायरेक्टर या पार्टनर जो भी कॉर्पोरेट डाटा के हैं एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ द क्लेम है जो भी थे, ठीक है, या प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बाय द कॉर्पोरेट डाटा, जो भी बंदे प्रमोटर या डायरेक्टर या पार्टनर थे वो सारे लायबल होंगे टू पे द कॉम्पेंसेशन। किसी भी बंदे ने जिसने ऑथराइज करे हैं सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्लेम्स या फिर प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बाय द कॉर्पोरेट डाटा वो सारे के सारे लायबल होंगे टू पे कॉम्पेंसेशन। लेकिन कॉर्पोरेट डाटा का कोई भी बंदा लायबल नहीं होगा अगर वो विदाउट इज नॉलेज हुआ है या फिर उसकी कंसेंट के बिना हुआ है तो वो बंदा लायबल नहीं होगा। भैया क्यों होगा, उसको पता ही नहीं था इस बारे में और ना ही उसने कंसेंट दी, ठीक है, तो वो लायबल क्यों होगा, नहीं होगा। एनी पर्सन हु हैज सस्टेन्ड और लॉस और डैमेजेस एंटाइटल्ड टू मूव ए कोर्ट में जाना चाहे तो दिस जा सकता है, हैविंग जुरिसडिक्शन फॉर सीकिंग कॉम्पेंसेशन फॉर सच लॉस और डैमेजेस। अगर उसको यहाँ पर लॉस और डैमेजेस नहीं मिले तो वो सिंपल कोर्ट में भी जा सकता है। आपने देखा था ना जब सीआईआरपी स्टार्ट हुई थी तो वहाँ क्या कॉर्पोरेट डाटा का जो भी मैनेजमेंट है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को दे दिया गया था, लेकिन यहाँ क्या होता है जब पीपीआईआरपी स्टार्ट होगी तो जो मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डाटा है वो वेस्ट कर दिया जाएगा इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और द पार्टनर, ठीक, मतलब क्या है, कॉर्पोरेट डाटा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या पार्टनर जो भी है, ठीक है, उसको दे दिया जाएगा टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एज ए गोइंग कंसर्न बेसिस पर, ठीक है, एक्सरसाइज एंड डिस्चार्ज कर देगा देयर कॉन्ट्रैक्चुअल और स्टैट्यूटरी राइट एंड अदर ऑब्लिगेशन, ठीक है। अब सीओसी से रिलेटेड प्रोविजन देख लेते हैं जो कि 54I के अंदर है। यहाँ क्या है रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है विद इन 7 डेज के अंदर सीओसी बना लेगा, ठीक है, जैसे ही पीपीआईआरपी स्टार्ट हुई है ना वहां से 7 दिन के अंदर सीओसी कंस्टिट्यूट कर लेगा। लेकिन अगर सीओसी में कोई अल्टरेशन करना है तो वो अल्टर्ड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम्स इन सच मैनर जो भी स्पेसिफाइड करे हैं, या एंड सच अल्टरेशन जो है नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ एनी पास्ट डिसीजन ऑफ द सीओसी, जो पहले में पास्ट में कोई डिसीजन लिए गए हैं वो डिसीजन को अफेक्ट नहीं करेगा कोई भी अल्टरेशन, ठीक। अब देख लेते हैं फर्स्ट मीटिंग ऑफ सीओसी कितने टाइम में करनी है, 7 डेज के अंदर करनी है। भाई देखो 7 दिन के अंदर ही तो सीओसी बनानी है और 7 दिन के अंदर ही क्या है फर्स्ट मीटिंग कंडक्ट करनी है, ठीक है, याद रखना सीओसी के अंदर 7 डेज का लिमिट क्राइटेरिया, ठीक है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 21 लग जाएंगे, मिटरनिटी अप्लाई होंगे, कोई भी इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ठीक है, टू द कंक्लूडिंग पॉइंट आपको बता दूं पीपीआईआरपी कमेंट्स अगर आज हुई है 7 दिन के अंदर आपको कंस्टिट्यूट कर देनी है सीओसी और 7 दिन के अंदर आपको नेक्स्ट 7 डेज के अंदर जैसे ही आपने कंस्टिट्यूट कर दी ना वहां से 7 दिन के अंदर फर्स्ट मीटिंग ऑफ द सीएसी आपको कंडक्ट कर लेनी है। गाइस आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे जो मैंने ये नोटिंग करी हुई है, ये जो मैंने मार्किंग करी हुई है ना, जैसे ये मैंने अंडरलाइंस करे हुए हैं, इससे आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी हो रही होगी। मैं आपको बता दूं अगर मैं सिंपल रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड करती तो मेरे को इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन ये मैं एक एक चीज को पहले अंडरलाइन वगैरह करती हूँ क्योंकि क्या होता है आपको मैं इस तरीके से रिवाइज करा दूं लेकिन आपकी बुक अगर ब्लैंक रहेगी तो आपको एग्जाम टाइम में बहुत दिक्कत होने वाली है। आपकी बुक में प्रॉपर नोटिंग हाईलाइटिंग होनी चाहिए, मैं फिर बार बार बोल रही हूँ, इससे बहुत ज्यादा हेल्प होती है एग्जाम में किसी भी चीज को फाइंड आउट करने में, ठीक है। तो आपको प्रॉपर नोटिंग हाईलाइटिंग रखनी है। अगर आप साथ के साथ नोटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो मैं ये सारी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में डालती हूँ, वीडियो के साथ साथ आपको ये पीडीएफ भी वहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो वो चैनल ज्वाइन कर लीजिए
अगर ये यूट्यूब चैनल अगर आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। आप देख ही रहे होंगे मैं कितने आसानी से इकोनॉमिक लॉ के सारे चैप्टर्स को आपको रिवाइज करा रही हूँ। एक एक चीज को मैं 2-2 बार रिपीट कर रही हूँ। ऑल्दो ये रिवीजन लेक्चर है, फिर भी मैं रिवीजन लेक्चर में एक एक चीज को 2-2 बार रिवाइज करा रही हूँ, जिससे कि आपको चीजें रिटेन हो जाए। ठीक है, अब देखेंगे वेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डाटा विद द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। आपने ऊपर देखा कॉर्पोरेट डाटा के पास रहेगा, लेकिन यहाँ कुछ केसेस ऐसे दिए हुए हैं कि इस केस में कॉर्पोरेट डाटा के पास नहीं रहेगा। जो मैनेजमेंट है वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को वेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, किस किस केस में? अगर सीओसी ने रिजॉल्व किया है भाई 66% ऑफ वोटिंग शेयर के अप्रूवल के बाद सीओसी ने रिजॉल्व करा है कि मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट डाटा वेस्ट कर दिया जाए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को, तो उस केस में रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है एप्लीकेशन देगा किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को फॉर्म, और इसके लिए एक प्रॉपर फॉर्म भी स्पेसिफाइड है। अभी तक कोई फॉर्म नहीं आया, आपको एक ही फॉर्म आया, आपको ये याद रखना है। आपको जो एप्लीकेशन करनी है वो फॉर्म P14 के अंदर करनी है। ठीक है, ये फॉर्म क्या है? फॉर्म P14, जो कि रिगार्डिंग किस लिए? PPIRP के दौरान अगर आपको मैनेजमेंट रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अगर मैनेजमेंट जो है वो वेस्ट कराना है विद द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल और सीओसी ने इस रिगार्डिंग अप्रूवल दे दी है, तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो एप्लीकेशन देगा किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन अ फॉर्म P14। ठीक है, और ऑन एन एप्लीकेशन अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डाटा जो कंडक्ट करे जा रहे हैं वो फ्रॉडलेंट मैनर में करे जा रहे हैं या फिर ग्रॉस मिसमैनेजमेंट हो रहा है ऑफ द कॉर्पोरेट डाटा, तो ये ऑर्डर पास कर देगा वेस्टिंग द मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डाटा विद द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। अल्टीमेटली क्या था, आपने पीपीआईआरपी में देखा था मैनेजमेंट जो है कॉर्पोरेट डाटा के पास रहता है, मतलब उसके बोर्ड के पास चला जाता है या फिर पार्टनर के पास। लेकिन इस केस में क्या है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डाटा फ्रॉडलेंट मैनर में हो रहा है या फिर ग्रॉसली मिसमैनेजमेंट हो रहा है ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डाटा, तो उस केस में ऑर्डर पास कर देगा और वेस्ट करा देगा विद द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ठीक है, याद रखेंगे आप। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो प्रोविजंस ऑफ यहाँ से यहाँ तक ये सारे के सारे म्यूटेंडिस अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, फिर कॉर्पोरेट डाटा क्या है, सबमिट करेगा बेस रिजोल्यूशन प्लान। ठीक है, बेस रिजोल्यूशन प्लान बनाकर ये सबमिट करेगा विद इन 2 डेज के अंदर, किसको? रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को दे देगा। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल किसको दे देगा? सीओसी को प्रेजेंट कर देगा। ठीक है, प्रेजेंट कर देगा सीओसी के पास। अब सीओसी क्या करेगा, अगर रिवाइज कराना है तो एक अपॉर्चुनिटी देगी टू रिवाइज द बेसिक रिजोल्यूशन प्लान प्रायर टू द अप्रूवल। ठीक है, और इनवाइट करेगी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव बेसिक रिजोल्यूशन प्लान टू सबमिट द रिजोल्यूशन प्लान। मतलब इसमें क्या है, सीओसी जो है अपॉर्चुनिटी दे सकती है कि इसको रिवाइज कर लो या फिर किसी प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को इनवाइट करेगी टू सबमिट द दूसरा रिजोल्यूशन प्लान। ठीक है, सीओसी चाहे तो अप्रूव भी कर सकती है उस बेस रिजोल्यूशन प्लान को, जरूरी नहीं है वो रिवाइज कराने के लिए बोला, अगर उसको ठीक लगे तो वो अप्रूव भी कर सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसा केस बनता है जहां क्या होता है, सीओसी अप्रूव नहीं करती बेस रिजोल्यूशन प्लान को जो भी उसको सबमिट करा गया है, या फिर बेस रिजोल्यूशन प्लान जो है वो इंपेयर कर रहा है एनी क्लेम ओन्ड बाय द कॉर्पोरेट डाटा ऑफ द ऑपरेशनल क्रेडिटर। ठीक है, अगर इंपेयर हो रहे हैं वो क्लेम तो उस केस में वो इनवाइट करेगी प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को। एक तो यहाँ पर इनवाइट कर सकती है और एक अगर इसको ये सिचुएशन लग रही है तो भी इनवाइट कर सकती है प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को। जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो फुलफिल करेगा सारे क्राइटेरिया जो कि लेट किए हुए हैं बाय द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हैविंग रिगार्ड टू द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस वगैरह, वो सारे क्राइटेरिया वो फुलफिल करेगा। अब रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो प्रोवाइड करेगा टू द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। भाई रिजोल्यूशन एप्लीकेंट आ चुका है पिक्चर में, तो वो क्या प्रोवाइड करेगा, क्या क्या चीज? बेसिस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान देगा और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन जरूरी है वो सब भी रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को देगा। ठीक है, लेकिन अगर सीओसी को लगता है, जो रिजोल्यूशन प्लान दिया गया है वो सिग्निफिकेंटली बेटर देन है बेसिक रिजोल्यूशन प्लान से, तो वो क्या रिजोल्यूशन को सेलेक्ट कर लेगा। अगर रिजोल्यूशन प्लान सेलेक्ट हो जाता है फॉर द अप्रूवल तो अप्रूव करा जाएगा बाय द सीओसी फॉर द सबमिशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। लेकिन अगर ये अप्रूव नहीं करा गया है बाय द सीओसी तो उस केस में रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है एप्लीकेशन फाइल कर देगा फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द पीपीआईआरपी। आपने देखा था ना, जब प्लान आपका अप्रूव नहीं होता है तो उस केस में पीपीआईआरपी के पास टर्मिनेशन के लिए एप्लीकेशन कर दी जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली वेस्टिंग मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डाटा विद द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से रिलेटेड प्रोविजंस हो चुके हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसकी मोटा मोटी मैं आपको एक समरी बता देती हूँ। यहाँ क्या होता है, कॉर्पोरेट डाटा बेसिक रिजोल्यूशन प्लान बनाकर देता है पीपीआईआरपी में। बेसिक रिजोल्यूशन प्लान बनाकर किसको देगा? सीओसी को देगा। सीओसी के पास ऑप्शन होता है, चाहे तो उसको अप्रूव कर देगी अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है, अगर उसको लगता है वो ठीक नहीं है तो वो क्या है, प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को इनवाइट करेगी, उससे बोलेगी आप कोई अल्टरनेट रिजोल्यूशन प्लान बनाकर देगी। लेकिन अगर प्रोस्पेक्टिव रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को अगर अपॉइंट करा जाता है तो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल उसको क्या क्या चीजें देगा, बेसिस फॉर इवैल्यूएशन दिया जाएगा, अदर इन्फॉर्मेशन जो भी उसको रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें रिजोल्यूशन प्रोफेशनल दे देगा रिजोल्यूशन एप्लीकेंट को। ठीक है, लेकिन अगर इन सब चीजों से अब सीओसी को लगता है कि वो जो रिजोल्यूशन प्लान है सिग्निफिकेंटली बेटर देन है द बेसिक रिजोल्यूशन प्लान से जो कि सबमिट किए करा था कॉर्पोरेट डाटा ने, ठीक है, अगर उससे बेटर है तो वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, सेलेक्ट हो जाएगा। अब रिजोल्यूशन प्लान जो सेलेक्टेड हुआ है उसके लिए अप्रूवल पास करी जाएगी। अप्रूवल कौन करेगा? ये अप्रूव करा जाएगा बाय द सीओसी। सीओसी अप्रूव करेगी। अगर अप्रूव नहीं करा है सीओसी ने, उस केस में रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो एप्लीकेशन देगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि आप टर्मिनेशन ही कर दीजिए ऑफ द पीपीआईआरपी। ठीक है, अब देखो, अगर जब रिजोल्यूशन प्लान यहाँ कंफर्म हो जाए, अगर कंफर्म हो जाने के बाद अगर अप्रूव हो जाए तो ठीक है, लेकिन अगर अप्रूव नहीं होता है तो उस केस में क्या है, फिर टर्मिनेशन का ही ऑप्शन बचता है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को टर्मिनेशन के रिगार्डिंग एप्लीकेशन कर देगा। ठीक है, तो बेसिक अभी तक हमने मोटा मोटी यही पढ़ा था ना। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास 30 डेज बचता है, रेस्ट 30 डेज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ले रहा था 120 दिन के अंदर,
में, ठीक है, अप्रूव करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद इन 30 डेज में रिजोल्यूशन प्लान को। और ये 30 डेज कहां से होंगे? ऑफ द रिसीप्ट ऑफ सच रिजोल्यूशन प्लान, ऑर्डर पास करेगा, अप्रूव द रिजोल्यूशन प्लान। ठीक, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है रिजोल्यूशन प्लान हैज प्रोविजन फॉर इट्स इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, तो अप्रूवल दे देगा। ठीक है, लेकिन अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होता है, ठीक है, अगर वो कंफर्म नहीं करता है टू द रिक्वायरमेंट्स, उस केस में ये प्लान जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा बाय पासिंग एन ऑर्डर। और ये जो ऑर्डर पास करा जाएगा वो अंडर सेक्शन 54N के अंदर करा जाएगा, जो कि टर्मिनेशन ऑफ PPIRP के बारे में बात करता है। अब देखेंगे अपील अगेंस्ट ऑर्डर अंडर सेक्शन 54L, ठीक है, इसके रिगार्डिंग अगर आपको अपील में जाना है तो जा सकते हो ऑन द ग्राउंड्स लेट डाउन इन सबसेक्शन 3 ऑफ द 61, ठीक है, 61 के सबसेक्शन 3 में जो ग्राउंड्स होंगे ना, बस उन्हीं ग्राउंड्स में ही आप अपील में जा सकते हो। ठीक है, अब देख लेते हैं 54N में क्या है, टर्मिनेशन ऑफ PPIRP प्रोसेस, ठीक है, इसको कैसे टर्मिनेट करेंगे। वेयर द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल फाइल एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अंडर द प्रोवाइसो, इसमें 54K के अंदर और 54D के अंदर अगर इसने एप्लीकेशन फाइल करी है टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो उस केस में क्या होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टर्मिनेट कर देगी PPIRP प्रोसेस को और प्रोवाइड कर देगी मैनर ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसीडिंग इनिशिएटेड फॉर द अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, कोई मैनर भी बता देगी। ठीक है, ये दो चीजों का ऑर्डर पास कर दिया जाएगा बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और इस केस में आप एक चीज और याद रखेंगे, अगर ये ऑर्डर पास हुआ है ना, तो उस केस में कॉर्पोरेट डाटा जो होगा वो बियर करेगा PPIRP कॉस्ट, ठीक है, कॉर्पोरेट डाटा को खुद से बियर करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो यार PPIRP प्रोसेस टर्मिनेट हो चुकी है, तो अब उसका खर्चा और कोई क्यों बियर करेगा, आपको खुद को कॉर्पोरेट डाटा को बियर करनी पड़ेगी, सच PPIRP कॉस्ट है। ठीक है, और इसके बाद अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एट एनी टाइम आफ्टर द PPIRP कमेंसमेंट डेट बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, अगर वो चाहे तो अगर COC चाहे तो टर्मिनेट कर सकती है PPIRP, लेकिन इस रिगार्डिंग COC को अप्रूवल लेनी पड़ेगी बाय मिनिमम 66% ऑफ द वोटिंग शेयर। ठीक है, आपको याद रखना PPIRP कमेंसमेंट डेट के बाद, लेकिन अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान से पहले ही टर्मिनेट कर सकती है और इसके रिगार्डिंग अप्रूवल लेनी पड़ेगी बाय मिनिमम 66% ऑफ द वोटिंग शेयर। देखो कुछ भी अगर पेपर में याद ना है ना, तो हमेशा याद रखना 66% है मोस्टली केसेस में। ठीक है, देखेंगे अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया अंडर सेक्शन 54J, जो कि डील करता है वेस्टिंग मैनेजमेंट विद द कॉर्पोरेट डाटा, ठीक है, अगर फ्रॉडलेंट मैनर में किया है, ग्रॉसली मिसमैनेजमेंट किया है, तो उस केस में क्या है, मैनेजमेंट को वेस्ट कर देंगे विद द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इंस्टेड ऑफ कॉर्पोरेट डाटा। ठीक है, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने 54J के अंदर ऑर्डर पास करा है, तो उस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगा फॉर द लिक्विडेशन और डिक्लेयर करेगा जो PPIRP कॉस्ट है वो इंक्लूड हो जाएगी एज अ पार्ट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट। ठीक है, यहाँ कॉर्पोरेट डाटा को खुद बियर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसे पार्ट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट मान लिया जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं, अगर PPIRP में हैं आप और आप शिफ्ट करना चाहते हैं CIRP में, आप इनिशिएशन ऑफ CIRP प्रोसेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, तो COC एट एनी टाइम कर सकती है आफ्टर याद रखना PPIRP आपकी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन बिफोर द अप्रूवल ऑफ रिजोल्यूशन प्लान, रिजोल्यूशन प्लान के अप्रूवल से पहले ही आप कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं CIRP में, लेकिन इसके लिए आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी बाय वोट मिनिमम 66% ऑफ द वोटिंग शेयर टू रिजॉल्व टू इनिशिएट। ठीक है, ये COC चाहे तो रिजॉल्व कर सकती है टू इनिशिएट करने के लिए CIRP प्रोसेस। ठीक है, इफ सच कॉर्पोरेट डाटा इज एलिजिबल होना चाहिए, मतलब डिफॉल्ट अमाउंट जो है आपका मोर देन 1 करोड़ होना चाहिए, जो कि CIRP प्रोसेस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था ना, आपको पता है ना CIRP की लिमिट क्या थी, 1 करोड़ की लिमिट थी, मिनिमम डिफॉल्ट 1 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप CIRP में जा सकते हैं। ठीक है, और जबकि यहाँ क्या था PPIRP में, मैंने आपको बताया था PPIRP प्रोसेस में कॉस्ट मिनिमम डिफॉल्ट का अमाउंट कितना है, 10 लाख। ठीक है, याद रखोगे, मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट फॉर द PPIRP 10 लाख, जबकि CIRP जो कि पहले आया था अमाउंट जो था 1 करोड़ था। ठीक है, मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट इज 1 करोड़। ठीक, अब यह टॉपिक छड़ा दूं, मैं आपको बता दूं, अगर किसी का डिफॉल्ट अमाउंट 5 लाख है, ठीक है, तो बताओ वो किस में एंटर करेगा, वो PPIRP में जाएगा या फिर CIRP में। देखो CIRP में तो जा नहीं सकता, वो 1 करोड़ की लिमिट का क्राइटेरिया है, तो वहां CIRP में नहीं जाएगा। क्या PPIRP में जाएगा? नहीं, वहां पर भी 10 लाख का मिनिमम डिफॉल्ट होना चाहिए, तो नहीं जाएगा, मतलब 5 लाख वाला बंदा कहीं नहीं जा सकता। अब नेक्स्ट केस देख लेते हैं, अगर आपके पास 11 लाख, ठीक है, नेक्स्ट केस है आपका 11 लाख का मिनिमम डिफॉल्ट है, तो उस केस में आप कहाँ जाओगे, अगर CIRP में जा सकते हो, बताओ CIRP में जा सकते हो, नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट 1 करोड़ है। ठीक है, तो आप क्या इसमें जा सकते हो, PPIRP में यस जा सकते हो, मिनिमम डिफॉल्ट अमाउंट इज 10 लाख। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, आपका 2 करोड़ का अमाउंट का डिफॉल्ट हुआ है। ठीक है, 2 करोड़ का अमाउंट का डिफॉल्ट हुआ है, तो उस केस में क्या CIRP में जा सकते हो, यस जा सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 1 करोड़ की क्राइटेरिया। तो अब ये बताइए, क्या PPIRP में जा सकते हो? जी बिल्कुल जा सकते हैं भैया, मिनिमम है आपका 10 लाख के ऊपर कितना भी हो उस केस में आप जा सकते हो, किसमें, PPIRP में, लेकिन इस केस में आपको MSMEs होना जरूरी है। ठीक है, याद रखोगे MSMEs होना जरूरी है। ठीक है, और COC के इस डिसीजन को रिजोल्यूशन प्रोफेशनल इंटीमेट कर देगा, किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को बता देगा। अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद इन 30 डेज ऑफ इंटीमेशन, जैसे इसको पता चला ना, वहां से 30 दिन के अंदर ये ऑर्डर पास करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो टर्मिनेट कर देगा PPIRP को। भाई आपको CIRP स्टार्ट करनी है ना, तो आपका PPIRP टर्मिनेट करके इनिशिएट कर देगा CIRP को। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बना देगा, जबकि आपने देखा था ना PPIRP में IRP नाम का कोई चीज नहीं होता, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल नाम की कोई चिड़िया नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ क्या है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो था उसको IRP बना देगा, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल बना दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू द परमिशन ऑफ रिटन कंसेंट। ये तो आप हर जगह पढ़ते आ रहे हैं। और जो हमारी
पीपीआईआरपी कॉस्ट थी ना वो इंक्लूड कर दी जाएगी अब किसमें, सीआईआरपी कॉस्ट में, ठीक है। तो वही चीज है जो वहां होना चाहिए वैसा वैसा कर देगा। अगर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल फेल हो जाता है टू सबमिट द रिटन कंसेंट, जो आपने यहाँ देखा था ना रिटन कंसेंट देनी, अगर वो फेल हो जाता है तो उस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट करेगा इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। भाई देखो यहाँ चाहिए तो इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ही, ठीक है। अगर वो तुम फेल हो रहे हो तो किसी दूसरे बंदे को अपॉइंट करेगा, मेकिंग रेफरेंस टू द बोर्ड फॉर रिकमेंडेशन। बोर्ड को बोलेगा कोई दूसरे इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल का नेम रिकमेंड करो, ठीक। अब देखिए अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास कर दिया, आपने यहाँ देखा था ना एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगा, अगर इसने ऑर्डर पास कर दिया है वो डीम टू बी एन ऑर्डर ऑफ एडमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन मान लिया जाएगा अंडर सेक्शन 7 जो कि सीआईआरपी का सेक्शन था, ठीक है, जिसमें एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर आ रही थी, ठीक है। आपने देखा था ना जो मैंने चार्ट में बताया था अंडर सेक्शन 7 में एप्लीकेशन बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर था, ठीक है। तो उसे डीम टू बी एन ऑर्डर ऑफ एडमिशन ऑफ एन एप्लीकेशन मान लिया जाएगा अंडर सेक्शन 7 ना कि अंडर सेक्शन 10। 10 में मत मानने बैठ जाना, 10 में किसकी थी, कॉर्पोरेट डाटा की थी, ठीक है। तो कॉर्पोरेट डाटा के थ्रू नहीं मानी जाएगी, इसे फाइनेंशियल क्रेडिटर के थ्रू मान ली जाएगी। और साथ साथ क्या होगा, सीआईआरपी कमेंस हो जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, ठीक है। प्रोसीडिंग इनिशिएट हो जाएगी फॉर द अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन, जो प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है फॉर द अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन वो कंटिन्यू रहेगी इवन ड्यूरिंग द सीआईआरपी, ठीक है। और फॉर द पर्पस ऑफ 43, 46 एंड 50 सेक्शन के लिए जो हमारा आईसीडी था वो हमारा पीपीआईसीडी बन जाएगा। मतलब क्या है, इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट था वो क्या बन जाएगा, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट बन जाएगा। जहां जहां आपने आईसीडी यूज किया था ना वहां आप पीपीआईसीडी यूज करोगे। इन कंप्यूट इन द रिलेवेंट टाइम और द पीरियड ऑफ अवॉइडेबल ट्रांजेक्शन, टाइम पीरियड फॉर पीपीआईआरपी भी इंक्लूड करा जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप रिलेवेंट पीरियड आप देख रहे थे ना कितना टाइम ले रहा है, तो जो आपने पीपीआईआरपी में टाइम लिया था वो भी यहाँ काउंट करा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपका। तो गाइस हमारा पीपीआईआरपी कंसेप्ट कवर हो गया है, ठीक है। आपको अगर लगे बीच में कि मैंने काफी चीज छोड़ी है तो मैं आपको बता दूं यहाँ पॉइंट्स टू रिमेंबर दिए हुए थे बीच बीच में, जो कि हमारी ऊपर की चीज थी उन्हीं को रिपीट करके बताया था। और भी अगर कोई चीज मैंने थोड़ी मोड़ी छोड़ी है ना तो वो मैं बता दूं, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो रीड करो, वरना मैं तो आपको बोलूंगी ये चैप्टर ऑलरेडी इतना वास्ट है कि मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ जो भी और कराने की जरूरत है ना वो मैंने सब कुछ कवर कराया है। तो आप टेंशन फ्री होकर जितना मैंने कराया ना बस आप उसको ही कर लीजिए, आपको पेपर उसमें से कवर मिल जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए, अभी तक तो हमने नॉर्मल सीआईआरपी प्रोसेस देखी थी, अब हम देखेंगे फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन फॉर कॉर्पोरेट पर्सन क्या होता है। मतलब कि फास्ट ट्रैक प्रोसेस भी आया, जब भैया सीए के बैच ही आप फास्ट ट्रैक चाहते हो तो सीआरपी प्रोसेस भी हर कोई फास्ट चाहता है, तो उसके लिए फास्ट ट्रैक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन आया, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली क्या होता है, जो नॉर्मल सीआईआरपी आपकी कंप्लीट होती है 180 डेज में प्लस में एक्सटेंशन 90 डेज, यहाँ क्या होता है हमारा फास्ट ट्रैक में जस्ट हाफ हो जाता है। 180 डेज की जगह हमारा 90 डेज हो जाता है, मतलब आपकी फास्ट ट्रैक जो प्रोसेस कंप्लीट होती है वो 90 डेज में होती है, और एक्सटेंशन चाहिए तो आपका 90 डेज की जगह 45 डेज अलाउ होंगे, जस्ट हाफ हो जाएगा नॉर्मल प्रोविजन से फास्ट ट्रैक प्रोविजन में, ठीक है। देख लेते हैं ये फास्ट ट्रैक प्रोविजन एप्लीकेबल किस किस पर होंगे, क्या हर कोई ले सकता है क्या, नहीं। ये किस किस पर एप्लीकेबल होगा, स्मॉल कंपनीज पर एप्लीकेबल होगा, स्टार्टअप जो कि क्या है डिफाइंड है बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या फिर कोई अनलिस्टेड कंपनी है विद ए टोटल असेट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, यहाँ पर भी लिमिट का क्राइटेरिया जो है 1 करोड़ है। आपकी अनलिस्टेड कंपनी है जिसकी टोटल असेट जो है मैक्सिमम 1 करोड़ है, मतलब छोटी मोटी कंपनीज ही फास्ट ट्रैक में जा सकती हैं, ठीक है। टाइम पीरियड का क्या रहेगा वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, वैसे तो मैंने कई बार रिपीट कर दिया, फिर भी आपको बता दी। फॉर द कंप्लीशन ऑफ द फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस सीआईआरपी अगर फास्ट ट्रैक करनी है तो उस केस में आपका जो टाइम रहेगा वो 90 डेज का रहेगा। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, 45 डेज की ही मिलेगी मैक्सिमम, और ये एक्सटेंशन जो है ओनली वंस मिलती है। ऐसा नहीं है कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए दे दो, ऐसे नहीं मिलेगी। इसके लिए भी आपको बाय वोट ऑफ मिनिमम 75% ऑफ वोटिंग शेयर लेनी पड़ेगी। आपको कुछ याद आया, यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो 75% का है। अभी तक आप मोस्टली केसेस में 66% पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पर ही 75% है, ठीक है। याद रखना फास्ट ट्रैक के केस में 75% की वोटिंग चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले ही बता दूं। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ये इतना सा बॉक्स ही देखना कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि फास्ट ट्रैक सीआईआरपी कितने टाइम में हो जानी चाहिए, 90 डेज लिखोगे। अगर हम इस फास्ट ट्रैक सीआईआरपी में क्या एक्सटेंशन अलाउ है, हाँ अलाउ है, ठीक है। तो कितने टाइम की मिल सकती है, 45 डेज की मिल सकती है। क्या एक्सटेंशन हम 2-3 बार ले सकते हैं, नहीं, आपको ओनली वंस मिलेगी। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, ठीक है। फास्ट ट्रैक के लिए आपको कितने % की वोटिंग चाहिए, ठीक है। तो वहां ऑप्शन हो सकता है 51%, 66%, 90%, 75%, तो क्या 75%, ठीक है। तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ 4 क्वेश्चन बना के दिखा दिए और बनते भी हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान से याद कर लेना इसको। वही चीजें यहाँ नीचे रिपीट करिए, 75% की वोटिंग शेयर एंड ऑल, ठीक है। अब देख लेते हैं सेक्शन 59 जो कि बात करेगा वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन। भैया मन से लिक्विडेट होना चाहते हैं तो क्या हो सकता है, हाँ हो सकता है, इसके लिए भी कुछ प्रोविजंस है वो देख लेते हैं।
या कॉर्पोरेट पर्सन हु इंटेंड टू लिक्विडेट, कॉर्पोरेट पर्सन है, याद रखना कॉर्पोरेट डाटा नहीं है, ठीक है, कोई भी कॉर्पोरेट पर्सन जो लिक्विडेट होना चाहता है, उसने कोई डिफॉल्ट नहीं करी है, जबकि अगर डिफॉल्ट एक्सिस्ट है तो वॉलंटरी लिक्विडेशन की जरूरत ही नहीं है, सीआईआरपी ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, सीआईआरपी में जा सकते हो। लेकिन अगर आपने कोई डिफॉल्ट नहीं करी है तो उस केस में भी आप वॉलंटरी लिक्विडेट हो सकते हैं। कंडीशन देख लेते हैं फॉर इनिशिएशन ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स, क्या क्या रहेंगी। सबसे पहले डायरेक्टर के लिए देख लेते हैं। डायरेक्टर डिक्लेरेशन देगा फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स, जो कि वेरीफाइड होगा बाय एन एफिडेविट। उसमें क्या क्या चीजें होंगी, मेड फुल इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, डायरेक्टर ने पूरी इंक्वायरी कर ली है, कोई डेट नहीं है, और अगर कोई डेट हुआ भी तो वो ये एबल है टू पे द डेट्स। ठीक है, डायरेक्टर क्या डिक्लेयर करेगा, कंपनी इज नॉट बीइंग लिक्विडेटेड टू डिफ्रॉड एनी पर्सन, मतलब ऐसा नहीं है कि ये कंपनी इसलिए लिक्विडेट हो रही है कि अपने क्रेडिटर को डिफ्रॉड कर सके, ठीक है। और डिक्लेरेशन जो है कंपेन होगी विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी होगी, ये प्रीवियस 2 ईयर्स या फिर पीरियड सिंस इट्स ऑपरेशन, मतलब कंपनी जब से ऑपरेशन में उतने टाइम से या फिर 2 साल, इनमें से जो भी ज्यादा है। मतलब क्या होता है, कंपनी मान के चलो 2 साल से एग्जिस्टेंस में नहीं है, वो भी नई बनी है, वो 1 साल ही हुआ है उसको बना, तो उस केस में आप 1 साल लोगे, ठीक है। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ऑफ ऑपरेशन आप इतने टाइम के लिए ले लोगे, और रिकॉर्ड और रिपोर्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द सेट, वैल्यूएशन रिपोर्ट भी आपकी जाएगी इफ प्रिपेयर्ड बाय द किसने, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने करी है। ऐसा नहीं है अपने बीकॉम वाले बंदे से आपने वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवा लिया, नहीं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने जो रिपोर्ट प्रिपेयर करी है तो वो रिपोर्ट भी आप इसमें अटैच करके दोगे। तो ये डायरेक्टर से रिलेटेड प्रोविजंस थे, डिक्लेरेशन के साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने। अब इसके बाद हम देखेंगे मेंबर से रिलेटेड प्रोविजंस। इसमें क्या है, मेंबर को क्या करना पड़ेगा, विद इन 4 वीक्स ऑफ द डिक्लेरेशन, यहाँ पर मंथ और डेज की बात नहीं करिए, पहली बार ऐसा केस आया जब वीक्स की बात करिए, 4 वीक्स के अंदर, ठीक है, 4 वीक ऑफ डिक्लेरेशन के अंदर मेंबर को क्या करना है, मेंबर को एसआर पास करना है टू बी लिक्विडेटेड and appearing an insolvency professional to act as a liquidator, ठीक है, लिक्विडेटर की तरह वो काम करेगा, ठीक है। और या फिर कोई और रिजोल्यूशन पास करना है टू लिक्विडेट वॉलंटरली एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ ड्यूरेशन इफ एनी फिक्स बाय द आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल में अगर उन्होंने कोई टाइम फिक्स किया हुआ था वो कंप्लीट हो गया है, इस रिगार्डिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके ये लिक्विडेट हो रहा है वॉलंटरली। और साथ साथ ये अपॉइंट करेगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो कि एक्ट करेगा एज ए लिक्विडेटर इन द लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स, ठीक है। तो यहाँ मेंबर के केस में भी कुछ हार्ड नहीं है, आपको 3 चीज याद रखनी है। एसआर पहले नंबर पे आप याद रखोगे एसआर, फिर है हमारा कोई अदर रिजोल्यूशन पास करना है, ठीक है, और थर्ड नंबर पे है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू एक्ट एज ए लिक्विडेटर अपॉइंट करना है, ठीक है। क्रेडिटर के केस में भी आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स याद रखनी है। क्रेडिटर के केस में क्या रहेगा, क्रेडिटर रिप्रेजेंटिंग 2/3 इन वैल्यू ऑफ द डेट ऑफ द कंपनी, ठीक है, अप्रूव करेंगे रिजोल्यूशन पास, ठीक है, अप्रूव द रिजोल्यूशन पास विद इन द 7 डेज ऑफ सच रिजोल्यूशन, ठीक है। जैसे रिजोल्यूशन पास हुआ वहां से 7 दिन के अंदर इसको अप्रूव करना पड़ेगा। तो बेसिकली वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स में आप जा सकते हो, कब जाते हो, जब आपके पास डिफॉल्ट नहीं होता, क्योंकि अगर सीआईआरपी में जा रहे हो तो वहां डिफॉल्ट तो मैंडेटरी है, अगर आपके पास डिफॉल्ट नहीं है तो उस केस में आप वॉलंटरी में जा सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हुई है। कंडीशन किस किस पर है, डायरेक्टर के लिए, कुछ मेंबर्स के लिए, कुछ क्रेडिटर्स के लिए, ठीक है। तो सिंपल सी कंडीशन आपको आराम से याद हो जाएंगी, ठीक है। अब कंपनी एक नोटिफिकेशन देगी टू रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज एंड द बोर्ड, और ये नोटिफिकेशन किस रिगार्डिंग होगा, टू लिक्विडेशन के रिगार्डिंग की कंपनी ऑलरेडी लिक्विडेशन कर रही है तो इस रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। अब देखेंगे कमेंसमेंट ऑफ लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स कब से होगी, फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ रिजोल्यूशन, जब से रिजोल्यूशन पास करा आपकी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई, ठीक है। अब देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ दिस कोड, मतलब सेक्शन 35 से लेकर 53, ठीक है, यहाँ तक जितने भी सेक्शन वो सेम अप्लाई होंगे वॉलंटरी लिक्विडेशन के केस में। लिक्विडेटर जो है वो एप्लीकेशन देगा किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, ऑन कंप्लीट वाउंड अप ऑफ द कॉर्पोरेट पर्सन, ठीक है। जैसे कि कंपनी कॉर्पोरेट पर्सन पूरा वाउंड अप हो जाए तो उस केस में लिक्विडेटर एप्लीकेशन दे देगा टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पास कर देगा एन ऑर्डर ऑफ डिसोल्यूशन का ऑर्डर पास कर दिया जाएगा, और उसकी एक कॉपी ऑफ ऑर्डर जो है अथॉरिटी को दे दी जाएगी विद विच कॉर्पोरेट पर्सन रजिस्टर्ड है, और ये जो कॉपी दी जाएगी ना विद इन 14 डेज के अंदर देनी पड़ेगी फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर, ठीक है। किसको दे देगा, अथॉरिटी के। भाई जिसके पास कॉर्पोरेट पर्सन रजिस्टर्ड है उसको भी तो पता होना चाहिए ना क्या ऑर्डर पास हुआ है, तो 14 दिन के अंदर उसको बता दिया जाएगा। तो गाइस अब देख लेंगे एडजुडिकेशन अथॉरिटी एंड द कॉर्पोरेट पर्सन से रिलेटेड क्या प्रोविजंस दिए हुए हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के। तो यहाँ जो भी कुछ लिखा हुआ है मैं उसे इस चार्ट से समझा देती हूँ, ऑलरेडी लेक्चर काफी लंबा हो गया तो मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ, ठीक है। तो फॉर द कॉर्पोरेट पर्सन और द गारंटर टू द कॉर्पोरेट डेटा, ठीक है, अगर अपील में जाना है तो आप जा सकते हो, सबसे पहले नंबर पे एनसीएलटी के पास जा सकते हो, ठीक है। अगर वहां से भी आप अग्री हो तो आप उस केस में फिर एनसीएलटी के पास जाओगे, और फिर उससे भी आप अग्री हो तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपका। अब मैं बता दूं कितने कितने टाइम में जाएंगे एनसीएलटी के पास। अगर आपको एनसीएलएटी के पास जाना है तो आपके पास 30 डेज का टाइम होगा। अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, 15 दिन के अंदर 15 दिन की एक्सटेंशन मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो उस केस में आपके पास कितना टाइम होगा, 45 डेज प्लस में 15 डेज की एक्सटेंशन आपको दोनों ही केसेस में 15 डेज की मिलेगी। लेकिन आप इसको लर्न कैसे करोगे, देखो 30 + 15 है, यहाँ पर 45 दिन का आपके पास टोटल टाइम है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास भी आपको 45 दिन का ही टोटल टाइम है, लेकिन आपको यहाँ पर एक एक्सटेंशन दे दी जाएगी बाय 15 डेज, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक।
अब देख लेते हैं इंडिविजुअल ऑफ फर्म के केस में क्या केस होगा। डीआरटी के पास एप्लीकेशन में जाओगे, अगर डीआरटी से भी आप अग्री हो तो उस केस में डीआरएटी के पास जाओगे। यहाँ डीआरटी और डीआरएटी का फुल फॉर्म बता देती हूँ, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये डीआरटी का मतलब है, और डीआरएटी का मतलब क्या हो जाएगा, ए से अपीलेट ट्रिब्यूनल और जुड़ जाएगा, मतलब डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। ठीक है, अगर आप डीआरएटी से भी आप अग्री है तो उस केस में आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। ठीक है, ये इंडिविजुअल ऑफ फर्म का केस हो गया, ये कॉर्पोरेट एंड इट्स गारंटर से रिलेटेड केस हो गया। गाइस एक चीज और बोलूंगी, जहां जहां चार्ट है ना, कोशिश करो वहां से पढ़ने के लिए, क्योंकि जब एग्जाम में आप ढूंढोगे ना तो चार्ट पर आपकी आराम से नजर जाती है, जबकि ये लाइनिंग में थ्योरी में इस तरीके से चीजें लिखी रहती है ना, वहां से आपको ढूंढने में बड़ी दिक्कतें होती है। टाइम लिमिट ये मैंने आपको बता दिया, 30 प्लस में 15 डेज का एक्सटेंशन, सुप्रीम कोर्ट वाला भी बता दिया 45 डेज प्लस में 15 डेज का एक्सटेंशन, लेकिन यहाँ ऑन ए क्वेश्चन ऑफ लॉ के केस में ही आप जा सकते हो। ठीक है, फिर देख लीजिए सिविल कोर्ट जो है प्रोहिबिटेड है टू एंटरटेन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग्स, वो एंटरटेन नहीं कर सकता किसी भी सूट प्रोसीडिंग्स को। अब अपील के बाद हमारा ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज से रिलेटेड प्रोविजन आ जाएंगे, इसके लिए आपके पास इंडेक्स रहेगा, तो अगर पेनल्टी से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन आए, सिंपल आप यहाँ इस पेज नंबर पे जो 3.155 है इस पे जंप करना और यहाँ से पेनल्टीज सीधे लिख देना। ठीक है, ये सब पेनल्टीज के बारे में बताया गया है, आप इनको एक बार रीड कर लेना। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे रेगुलेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड प्रोफेशनल एजेंसीज एंड इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज। ठीक है, ये हमारे 4 पिलर्स जो बताए थे मैंने आगे, ठीक है, वो नहीं सबसे से रिलेटेड है, ये सारा प्रोसेसरल और रीडेबल पार्ट है, आप एक बार पढ़ लेना। सब थ्योरी पार्ट है, यहाँ पर बोर्ड का कंपोजिशन वगैरह बताया कैसे कैसे होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, उसमें कौन कौन इंक्लूड होंगे, चेयरपर्सन होंगे और द मेंबर होंगे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह, 1 मेंबर होगा जो नॉमिनेट कराया जाएगा बाय द आरबीआई, अदर मेंबर जो नॉमिनेट करे जाएंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्शन कमेटी, ये सब वो टर्म्स ऑफ ऑफिस, पेमेंट ऑफ सैलरीज, ये सब आप आराम से पढ़ सकते हो। जितने भी आगे के प्रोविजंस है ना ये बोर्ड से रिलेटेड आपने सारे चैप्टर्स में पढ़े हैं, मोस्टली सेम ही है। अब वैकेंसी इज नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स आप आगे पढ़कर आए हो इन सब चीजों को। अब आगे ऐसा कोई कंसेप्चुअल पार्ट नहीं है जिसे मुझे समझाने की जरूरत है, सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, उसे आप आराम से कर सकते हो, ना ही आगे के पार्ट में से कुछ क्वेश्चन बनने के चांस है। ठीक है, अगर आप ही चाहते हो तो आपके पास इंडेक्स रहेगा, आप सिंपल उस पर जंप करके कर लेना। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, तो जितना मैंने पढ़ाया मोर देन इनफ है, आप उसे अच्छे से करिए, वो भी सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, अल्टीमेटली आपको रिटेन भी करना जरूरी है एग्जाम टाइम में। तो गाइस हमारा आईबीसी चैप्टर भी कंप्लीट हो गया और इकोनॉमिक लॉ के हमने टोटल 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। ये लास्ट चैप्टर था, इससे पहले 6 पहले मेरे रिकॉर्ड हो चुके थे। ठीक है, ये 7वां चैप्टर था। जो आईबीसी चैप्टर काफी लंबा भी गया, लेकिन इट्स ओके, इसमें काफी टॉपिक्स ऐड हुए थे, अमेंडमेंट्स भी थी, तो वो कराना जरूरी भी था अच्छे से आपको। अगर मैं इसे कम टाइम में कराती तो वो थोड़ा इनजस्टिस ही होता। ठीक है, चीजें भी समझना आपके लिए जरूरी है। तो ठीक है, आपके 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो आप इन्हीं को कम से कम 3 बार रिवाइज करोगे। ठीक है, पहली बार रिवीजन में जरूर आपको टाइम लगेगा, लेकिन आगे बार टाइम नहीं लगेगा। और ये सब करने के लिए मैं आपको पहले एक बार सजेस्ट करूंगी कि इकोनॉमिक लॉ को प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे आप एग्जाम में टाइम सेव कर सकते हो, उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो डाली हुई है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, वो काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको आज का लेक्चर भी समझ आया होगा। इसमें मैंने सारी अमेंडमेंट्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है सब कुछ इनकॉर्पोरेट किया है। तो सारे चैप्टर्स की वीडियो चैनल पर है, आप आराम से वहां से देखिए। ठीक है, आपको आराम से समझ आएंगे, वो कोई भी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इकोनॉमिक लॉ को आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। और रही बात नोट्स की, वो मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, उसमें सारी वीडियोज की लिंक भी है और साथ साथ सारे नोट्स जो मैं आपको पढ़ाती हूँ ना, ये नोट्स जितने भी हाईलाइटेड है वो सारे नोट्स की पीडीएफ मैंने वहाँ शेयर करी है। तो आप नोट्स आपके हाईलाइटिंग होनी जरूरी है, मैं फिर बता रही हूँ। ठीक है, और केस स्टडी डाइजेस्ट भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना रिवीजन लेक्चर से, तो आपको केस स्टडी डाइजेस्ट सॉल्व करने में इतना कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपको प्रैक्टिस खुद करना है। तो आई होप आपको आज की वीडियो भी समझ आई होगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।